एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि धरती के ऊपर अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि 2026 में दुनिया खत्म है क्योंकि अलग अलग जगहों पे कई सारी जली मछली बाहर आ रही थी। उसी तरीके से यहाँ पे भी कई सारी अंडरवर्ल्ड की मछलियां बाहर आ रही थी, कुछ बड़ी थी तो कुछ छोटी थी। उन्हें ये लग रहा था कि ये किसी वाटर म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। साथ में एक काफी ज्यादा पुराना पेड़ था, वो अचानक से लंबा ही हो गया, दुनिया फाड़ गया, वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया। और कई सारे अंडरग्राउंड भूकंप आ रहे थे जो कि कई सारी जगहों को डिस्ट्रॉय करे जा रहे थे। सभी लोगों को ये लग रहा था कि 2026 में दुनिया खत्म है। इसके बाद हम लोग एक यूनिवर्सिटी को देखते हैं जहाँ पे कई सारे लोगों ने चारों तरफ से सबको घेर रखा था। लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसी मूवी की शूटिंग चल रही है या फिर किसी ज़ॉम्बी ने किसी की गर्दन दबोच ली। लेकिन हम लोग भीड़ भाड़ के सेंटर में एकदम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप कर रही थी। मेन कैरेक्टर का नाम फैंग और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम बेला है या फिर बेली, जो भी हो बेला ही बुलाएंगे हम लोग। खैर बेला यूनिवर्सिटी के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है, लड़के छोड़ो लड़कियां उसके पीछे पागल है। लेकिन वो फैंग से पट गई थी। लेकिन अब बेला को इस रिलेशनशिप के अंदर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है और उसे मजा नहीं आ रहा है, तो वो ब्रेकअप करना चाहती है। बाद में इन लोगों ने इस भीड़ को नहीं बुलाया है, बेला की वजह से ये भीड़ खुद चल के आई है। वो फिर बेला को लग रहा था कि फैंग थोड़ा सा रिएक्ट करेगा, लेकिन फैंग किसी सोच में मगन था। लोग आगे से कह रहे थे कि ये टूट तो नहीं गया कहीं, या फिर ये बेला के सामने झुक के यहाँ पे उसके साथ भीख मांगने वाला है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में रहे। हालांकि फैंग साफ मना कर देता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी यार, वैसे मैं रिलेशनशिप से उब गया था। जिसके बाद वो बड़े आराम से यहाँ से चला जाता है। कहता कि बेला भी हैरान थी कि इसने भीख नहीं मांगी। और वो फैंग को बुलाती है तो वो उसे पूछता है कि हाँ बेला क्या चाहिए भाई। तो वो उसे कहती है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी ट्रिक्स का इस्तेमाल करने वाले हो, मैं तुम्हारे साथ दोबारा नहीं आने वाली। इस पे फैंग उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि ज्यादा उड़ो नहीं तो दो तमाचे मार दूंगा, मुंह भरा गिरोगी नीचे। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। कहता कि ऑडियंस भी हैरान थी कि अचानक से इसे क्या हो गया भाई, इसने तो सिर्फ तमाचे की बात कर दी। फैंग हम लोगों को यहाँ पे दुनिया भर का ज्ञान देता है कि बहुत ही जल्दी ये दुनिया बदलने वाली है। पैसा कौड़ी और धौड़ी दोनों ही बदल जाएंगी और सब कुछ यहाँ पे राख के अंदर बदल जाएगा। इन लोगों को पता भी नहीं कि साला मैं फ्यूचर से आया हुआ हूँ। बेला का हमें चाइनीज नाम पता चलता है जो कि चूक इंग्ली है। और मुझे समझ में आता है ट्रांसलेटर क्या माल फूकते हैं कि ये साला चाइनीज नेम को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं और बाद में भड़वे खुद ही चेंज कर देते हैं कि गलती हो गई साहब माफ कर दीजिए। फैंग बताता है कि चूक इंग्ली उसके लिए अब एक अजनबी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अभी उसके पास और भी कई सारी चीजें हैं जो कि जरूरी है करना बाकी। इसके बाद ये हम लोगों को यहाँ पे बताता है कि दुनिया कैसे बदलेगी। ये जो अपना अर्थ का गोला है, एक झटके के अंदर ये ब्लास्ट कर जाएगा या फिर यहाँ पे कई सारे सीक्रेट इन्वेजन होंगे, जिसके बाद एक एक करके आपदाएं आने लगेंगी, सुनामी आएगी, भूखे पड़ जाएंगे, बिजली गिरेगी और अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर यहाँ पे हमला करेंगे। और रिकवरी इस वर्ड को काफी अच्छे से याद कर लो क्योंकि काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अपनी अर्थ जैसे ही और रिकवरी को कंप्लीट कर लेगी 1 साल के अंदर में, तैसे ही दुनिया पूरी तरीके से बदल जाएगी और अलग अलग चीजें होने लगेंगी। दुनिया के नियम बदल जाएंगे, नियमों को दोबारा लिखा जाएगा और एक ताकत आएगी जो कि यहाँ पे नए तरीके के नियमों को बनाएगी। इसके बाद फैंग के सामने उसका सिस्टम आता है जो कि उसे बताता है हेलो ब्रदर। फैंग उसे पूछता है कि आपकी पहचान भाई साहब। तो सिस्टम उसे अपने बारे में बताता है कि वो यहाँ पे यूनिवर्स के आखिर से आया है, जो कि यहाँ पे टॉप टायर एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेगा कॉस्मिक सीक्रेट्स के साथ में। जैसे यहाँ पे फैंग ऑटो जनरेटेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कई सारी टेक्निक्स को बना सकता है स्पिरिचुअल मटेरियल्स के साथ में। फैंग जिसको भी छुएगा वो यहाँ पे उसके लिए मार्शल आर्ट टेक्निक के अंदर बदल जाएगी। अब फैंग किस सुपरनैचुरल चीज को छुएगा ये तुम्हें आगे पता चलेगा। फैंग को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो सिस्टम उसे यहाँ पे एक हल्का फुल्का झटका देता है जहाँ पे वो उसे दिखाता है कि उसका अंत कैसे हुआ था पास्ट लाइफ के अंदर। एक बिस्ट ने फैंग को निगल लिया था। सिस्टम उसे बताता है कि ये तुम हो जिसका अंत यहाँ पे ऑर्डिनरी पर्सन के रूप में हुआ था और यही तुम्हारा फेट है और यही कई सारे लोगों का फेट होने वाला है इस अर्थ के ऊपर। जिससे ये सबको भी याद आता है कि पास्ट लाइफ में जो ऑर्डिनरी लोग थे वो यहाँ पे टाइड से इधर उधर भटक गए थे, जो कि यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद आखिर में उन लोगों को सिर्फ सफर ही करना पड़ा और वो लोग अपना दम तोड़ दिए सिर्फ क्लैमिटी की वजह से। कहता कि ये सब जब मरा था तो वो यहाँ पे सिर्फ निराशा, गुस्से और बदले की चाहत से भरा हुआ था और यही रीजन हो सकता है कि सिस्टम यहाँ पे फैंग को चूज कर लिया और पास्ट मिले जब और रिकवरी शुरू नहीं हुआ था। इसलिए फैंग फैसला करता है कि यहाँ पे ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा कि दुनिया बदलने वाली है, इसलिए वो हर एक एनोमली का इस्तेमाल करेगा जो कि यहाँ पे ऑरा से बनेगी अपने एडवांटेज के लिए। एनोमली का मतलब कोई भी अजीब गरीब चीज जो नॉर्मल तरीके से अलग होती है। जैसे कि तुम कल सो के उठे और तुम्हें पता चला कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं अब वो यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पोल्यूशन को हटाने की बात कर रहे हैं, ना कि लैंग्वेज रिलीजन और कास्ट की बात पे वोट मांग रहे हैं। इसको तुम एक एनोमली कह सकते हो। इसके बाद फैंग यहाँ पे सिस्टम के साथ जुड़ जाता है और तुम थोड़ी चीजों पे ध्यान देना। सिस्टम यहाँ पे फैंग के साथ जैसे जुड़ता है तो वो उसके लिए एक नए पाथ को अनलॉक कर देता है जिसके अंदर यहाँ पे हर एक चीज सिस्टम के लिए मटेरियल बन जाएगी। सिस्टम ये सबसे कहता है कि पावरफुल टेक्निक्स और एबिलिटीज को कलेक्ट करो और पावरफुल कल्टीवेटर बनो दुनिया को बचाने के लिए। तो कितने ज्यादा क्राइसिस हो रहे थे, समुद्र से बड़ी बड़ी मछलियां बाहर आ रहे थे, भूकंप आ रहे थे, बिजली गिर रहे थे, इसलिए लोगों को यहाँ पे जवाब तो चाहिए था। इसलिए सरकार आगे से कह देती कि धरती उल्टा घूम रही है भैया, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। फिर हम लोगों को बताता है कि गवर्नमेंट ने ही कभी यहाँ पे मना किया कि ये कोई सुपरनैचुरल फेनोमेनन है और ना ही कभी हाँ कहा। वो सिर्फ लोगों को यही कह रहे थे कि तैयारी करते रहो ताकि जो नई चीज आने वाली है उसे तुम एडाप्ट कर सको और सर्वाइव कर सको। कहता कि सभी लोगों को वार्निंग भी दी जाती है कि लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। कहता कि गवर्नमेंट ने लोगों को बताया था भाई कि सुपरनैचुरल चीजें हो रही हैं, थोड़ा सा अपने आप को बैकअप करो, पावरफुल बनो। लेकिन लोगों ने हमेशा इस चीज को एक सीरियल के तरीके ही समझा, एकदम बेकार चीज। उन लोगों ने कभी भी चीज को सीरियस नहीं लिया। लेकिन जब ये चीजें हद से ज्यादा पार हो गए तो फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने बगावत कर दी और जिसके बाद जो आतंक मचा पूछो नहीं। फिर फैंग सिस्टम के बारे में सोच रहा था क्योंकि सिस्टम ने बोला था कि वो एनोमली का यूज अपने एडवांटेज के लिए कर सकता है। तभी उसके फोन में ट्रेंडिंग नंबर की एक न्यूज आती है कि फैंग की यूनिवर्सिटी के अंदर ही अचानक से टेंपरेचर काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए सभी लोगों से कहा जाता है कि जिसमें सनस्क्रीन पहन के आना, नहीं तो तुम्हारी त्वचा के ऊपर काफी ज्यादा नुकसान बढ़ सकता है। कहता कि जान जाने का भी खतरा है। जिसपे जो लोग थे वो आगे से कहते हैं कि कैसा बात कर रहे हो भाई, लोग बेहोश होते हैं, मरते थोड़ी ना है। उसी टाइम में फैंग अपने ऊपर देखता है तो यहाँ का वेदर पूरी तरीके से अलग था। यहाँ पे एकदम ठंडक भरा था लेकिन यूनिवर्सिटी के पास में पूरा टेंपरेचर गर्म था। इससे फैंग को समझ में आ जाता है कि एक एनोमली है। इससे फैंग को समझ में आ जाता है कि ये उसकी पहली अपॉर्चुनिटी है जिसको उसे यहाँ पे सीज करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी वाला एरिया देखते हैं तो यहाँ पे पड़ा था भाई गर्मी, वो भी इतनी ज्यादा कि पत्ते भाई सुलग रहे थे। और उधर जहाँ पे फैंग थोड़ी देर पहले था वहाँ पे एकदम मस्त छांव थी। इसको बोलते हैं एनोमली। हम लोग फैंग को देखते हैं जो कि कपड़े वपड़े पहन के आता है लेकिन इसके भी हालात खराब थे। लोग भाई भाग रहे थे वहाँ से, ये कहते हुए कितनी गर्मी है यार। और जिस मैंने ऑरा के बारे में बताया था कि इसे ध्यान में रखना, तो फिर हम लोग देखते हैं कि फैंग नीचे बैठता है और एक चीज को टच करता है। अब इसे तुम स्पिरिचुअल पावर समझो, ऑरा समझो या फिर एनर्जी समझो, लेकिन ये एक तरीके से मीडियम है जो ये सौ को यहाँ पे ताकत देगा। क्योंकि ये सौ जैसे उसे छूता है तो सिस्टम बाहर निकलता है और उसे बताता है कि उसने यहाँ पे यंग एट्रीब्यूट को डिटेक्ट किया है, जिससे ये सौ के पास यहाँ पे यंग एट्रीब्यूट अनलॉक होता है और सिस्टम इसे डेटा के अंदर कन्वर्ट करके अपने अंदर सेव कर लेता है। इसी तरीके के और भी कई सारे एनर्जी होंगे जैसे कि लाइटनिंग हो गया, डार्क एट्रीब्यूट हो गया, लाइट एट्रीब्यूट होगा, इसी तरीके के अलग अलग जगह पे भी होंगे। फिर फैंग जैसे यहाँ पे यंग एट्रीब्यूट को छूता है तो
यंग एट्रीब्यूट अब सिस्टम के हिसाब से उसकी बॉडी के साथ में मर्ज होने लगता है। इससे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा रोशनी का धमाका होता है, इतनी ज्यादा रोशनी रिलीज होती है कि कई सारे लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वो आगे से यही कह रहे थे कि मुझे भ्रम हो रहा है या फिर गोकू यहाँ पे सुपर सियान का इस्तेमाल कर रहा है। तो हम लोग फैंग को देखते हैं तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से आग के अंदर झुलस रही थी। इसकी बॉडी पूरी तरीके से गुलाबी, पीली, नीली, हरी, गुलाबी सब हो गई थी। तो फैंग को ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी बस ब्लास्ट ही करने वाली है और तभी सिस्टम का कम्प्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है और वो सक्सेसफुली यंग एट्रीब्यूट टेक्निक को एक्नॉलेज कर लेता है। और फैंग की इस टेक्निक का नाम था गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक। इसके बाद अगले सीन में हम लोग यहाँ पे चोकिंग ली को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर आए हुए थे। बेसिकली ये लोग यहीं पे रूम या फिर हॉस्टल कहते हैं वहीं पे रुकने के लिए आए हुए थे और जो भी लौंडे थे वो सभी यहाँ पे चोकिंग ली को प्रिंसेस की तरीके ट्रीट कर रहे थे। उसे कहते हैं कि लाओ तुम्हारा बोझा मैं उठा लेता हूँ। चोकिंग ली उन लोगों से कहती है कि कोई जरूरत नहीं, अपने काम से काम रखो। और तभी साइड में वो दो लौंडों को देखती है, सॉरी लड़के और लड़की को देखती है जो कि प्यार में थे। ये आगे से कहते हैं कि अच्छा हुआ कि हम लोग सेमी यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए, अब हम लोगों को एक दूसरे से अलग नहीं रहना पड़ेगा। चोकिंग ली के लिए प्यार पूरी तरीके से बेकार चीज है, तो रिलेशनशिप में क्यों थी भाई, एक्सपीरियंस करने के लिए गई थी। लेकिन तभी यूनिवर्सिटी गेट पे ही तगड़ा धमाका होता है जहाँ पे फैंग ही था और उसी की वजह से ये धमाका हुआ था। यूनिवर्सिटी के जितने भी स्पीकर थे वो सभी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि नॉर्थ गेट पे काफी ज्यादा हाई टेंपरेचर देखा गया है, उस तरफ जाना भी नहीं तो चिकन कबाब बन जाओगे। वहीं पे चोकिंग ली अपने मन के अंदर सोचती कि साला आजकल मैं जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे कुछ ना कुछ हो ही रहा है। इसके बाद हम लोग नॉर्थ गेट की साइड को देखते हैं जहाँ पे फैंग पूरी तरीके से चिकन कबाब बन चुका था लेकिन जला हुआ। लेकिन तभी उसकी बॉडी धीरे धीरे करके रिकवर कर जाती है और सिस्टम उसे बताता है कि अब वो यहाँ पे सन ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल अपनी बॉडी को रिफाइन करने के लिए कर सकता है। और फैंग ने ये टेक्निक अपनी तरफ से बनाई, यानी कि सिस्टम उसे कोड करके दिया और फैंग ने उसे बना दिया, इसलिए उसे इस टेक्निक को सीखने की जरूरत नहीं है। और फैंग जब भी यहाँ पे कोई नया एट्रीब्यूट या फिर टेक्निक को सीखेगा तो फिर उसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिनका इस्तेमाल वो अलग तरीके से करेगा। मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। फैंग इन पॉइंट्स को देख के सोचता है कि इनका इस्तेमाल कब किया जाएगा, जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, सिस्टम ये बोलता है उससे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एरिया धीरे धीरे करके काला हो रहा था, लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे फैंग अपने टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो उस पूरी हवा को अपनी बॉडी के अंदर खींच लेता है, जिससे मौसम दोबारा नॉर्मल हो जाता है। यहाँ तक कि नॉर्मल लोग भी ये देख लेते हैं कि कुछ सेकंड्स के लिए आसमान काला हो गया था जस्ट लाइक डेली, और अगले पल यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो गया और यहाँ तक कि जो मौसम गर्मी बढ़ रही थी वो भी एकदम नॉर्मल हो गई, मौसम ठंडा हो गया। फिर वो सभी नॉर्थ गेट के पास इकट्ठा हुए थे, लेकिन तभी यहाँ पे यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट आ जाता है जो कि उन सभी लोगों को यहाँ से भगा देता है। ये कहते हुए कि चिल्ला के बोला नहीं कि पास में जाना, यहाँ पे क्या अंडा पकड़ने के लिए आए हो क्या, भागो यहाँ से। इसलिए वो सभी लोग यहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। वहीं पे प्रेसिडेंट के साथ में एक और लड़की आई हुई थी जो कि प्रेसिडेंट से कहती है कि ये पूरा इलाका पूरी तरीके से सील कर दो और यहाँ पे और कोई भी भटकना नहीं चाहिए। फिर हम फैंग को देखते हैं जिसके पास सिस्टम नोटिफिकेशन देके बताता है कि उसने यहाँ पे ए ग्रेड के पॉल्यूटेड जोन को क्लियर कर दिया, प्यूरिफाई कर दिया है। पॉल्यूटेड जोन्स के बारे में बताया जाता है कि ये एबनॉर्मल साइट्स होती हैं जिसको चाइनीज गवर्नमेंट यहाँ पे डिजाइन करती है, बेसिकली नाम देती है। उन्हें पता चला कि ये जगह खतरनाक है तो थप्पा मारेंगे ना, यहाँ पे भटकना नहीं। और यहीं पे ही ऑरा जनरेट होता है और रिकवरी एनर्जी होती है और साथ में यहाँ पे जो डेंजर लेवल होता है वो अनसर्टन होता है, यानी कि कभी भी कम ज्यादा हो सकता है, अनिश्चित। जिससे फैंग को यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन से पता चल जाता है कि वो एक अकेला बंदा नहीं है जो कि यहाँ पे ऑरा रिकवरी यानी कि कुछ एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि यहाँ पे सुपरनेचुरल तरीकों से हो रही है। और भी कई सारे लोग हैं क्योंकि गवर्नमेंट पहले इन सभी चीजों को यहाँ पे डिजाइन कर दे रही है और यहाँ पे सील ऑफ कर दे रही है उन सभी जगहों को। तभी उसे साइड से आवाज आती है कि ये जगह सील हो चुकी है, यहाँ से भाग जाओ तुरंत। फैंग उस तरफ देखता है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट और वो लड़की थी, उसे समझ में आ जाता है कि तुरंत भाग लेना चाहिए और वो तुरंत यहाँ से भाग भी लेता है। फैंग के तुरंत जाने के बाद यहाँ पे वो लड़की आती है जो कि जगह को सूंघ के बताती है कि यहाँ पे कोई था और इस जगह के ऊपर मैन मेड स्ट्रक्चर देखे गए हैं। उस लड़की को पता चल जाता है कि यहाँ पे एक पर्सन आया था जिसने यहाँ पे ऑरा के साथ में कांटेक्ट किया है। जो किंगली भी इस बात को सुन लेती है कि इस जगह के जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मैन मेड था, यानी कि किसी इंसान ने किया था और उसने यहाँ पे फैंग को भागते हुए देख लिया था, मतलब पीछे से। अब तुम एक साल किसी लौंडे के साथ रहो तो फिर तुम्हें यहाँ पे उसके बारे में सब कुछ पता लग जाता है। लेकिन चोकिंग ली इस बात को इग्नोर कर देती है, ये कहते हुए कि फैंग के ग्रेड जितने नीचे है ना उतना ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए वो उसे इग्नोर मार देती है कि वो हो ही नहीं सकता। इसके बाद हम लोग फैंग को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ पे उसकी बॉडी को ज्यादा ही गर्म थी टेक्निक की वजह से, चाहे वो नहा ले, एसी के सामने खड़ा रहे या फिर पानी के अंदर ही डूब जाए, कुछ भी नहीं हो रहा था, उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। तभी फैंग को याद आता है कि वो वहाँ से भागा था, किसी ने अगर फोटो वोटो खींच के ऑनलाइन डाल दिया होगा तो फिर उसकी यहाँ पे रेल लग जाएगी, इसलिए वो तुरंत न्यूज चेक करता है। तो फिर उसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं थी, बस उसने जो कांड किया था उसी के बारे में यहाँ पे न्यूज चल रही थी और साथ ही में गवर्नमेंट ने कुछ कल्टीवेशन गाइडलाइंस भी रिलीज की थी। बेसिकली अब यहाँ पे पावर लेवल को कैटेगराइज करेंगे। ऑफ कोर्स लोगों को ये सब कुछ मजाक ही लग रहा था। वो आगे से कहते हैं कि ये साले गवर्नमेंट एनिमे देख रहे हैं आजकल, इन्हें का दिमाग खराब हो रखा है, ये नहीं सारा काम धंधा करे लेकिन एनिमे देखने को इनको टाइम मिल जा रहा है। तो फैंग उस लड़की को देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये पक्का कोई और रिकवरी वाली बंदी ही होगी, इसके पास भी एबिलिटीज होगी। फिर इसके बाद वो गाइडलाइंस को ओपन करता है तो फिर हमें यहाँ पे कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में बताया जाता है कि फर्स्ट रियलम पे जो लोग होते हैं उन्हें घोस्ट एक्स बोला जाता है। इनके पास एबिलिटी होती है कि ये यहाँ पे मॉर्टल वेपन्स को क्राफ्ट करके डिवाइन वेपन्स बना सकते हैं हेवन एंड अर्थ की ऑरा की मदद से। सेकंड रियलम को स्पिरिचुअल क्रिएशन बोलते हैं जहाँ पे डिवाइन ब्लड लाइन अवेकनिंग होती है नेचर की फोर्सेस की वजह से, जो कि यहाँ पे इंटरनल स्पिरिट ऑरा बना देती है। थर्ड रियलम के अंदर डायमंड बोला जाता है जो कि यहाँ पे ऑरा को ब्लड लाइन के अंदर फोर्ज करके इंडेस्ट्रक्टेबल बॉडी बनाई जाती है और बॉडी के अंदर यहाँ पे उसे चलाया जाता है, जैसे यहाँ पे मास्टरी हासिल होती है इंटरनल अथॉरिटी की। फोर्थ रियलम को डिवाइन मून बोला जाता है जो कि यहाँ पे दुनिया के सभी नियमों को तोड़ के एक नया भगवान बन जाता है, बोले तो न्यू गॉड। फिफ्थ रियलम को राइजिंग सन बोला जाता है जो कि पीक ऑफ द यूनिवर्स है, इसके अंदर लाइफ और डेथ का कोई भी मायने नहीं रखता, बंदा अमर हो जाता है बस, और सभी डायमेंशंस के अंदर ये ट्रैवल कर सकता है। बाय द वे इनको एबिलिटी के साथ मैच ना करना, बस यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। अल्टीमेट रियलम लास्ट रियलम है ये, जहाँ पे सभी चीजों के अंदर सब चीजें पार जाती हैं वगैरह वगैरह। लोग यहाँ पे कॉस्मिक बियॉन्ड यूनिवर्स सबको समझ जाते हैं, बस इतना ही। लोग नीचे कमेंट कर रहे थे कि मैं बता रहा हूँ ये लोग माल फूक रहे हैं इस समय, ये लोग कुछ भी लिख दे रहे हैं, इनके मन के अंदर जो आ रहा है उसे फूक के ये छाप दे रहे हैं। ऐसा कुछ होता ही नहीं, ग्रेविटी नाम की चीज नहीं यहाँ पे। एक बंदा नीचे कमेंट करके कहता है कि अगर इनके हिसाब से चले ना, अगर कोई बंदा यहाँ पे अल्टीमेट रियलम के अंदर होगा तो वो हक भी दे तो वो सोने के अंदर बदल जाएगा इनके लिए। मैं हम लोगों को बताता है कि उसने अपनी पास्ट लाइफ के अंदर एसोसिएशन के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। दिल जो तुम्हारा टूटा था भाई, सदमे में थे, सब कुछ बोल गए थे, लेकिन जब बुंड फटी तब याद आया कि सर्वाइव करना भी जरूरी है। फिर इसके बाद फैंग यहाँ पे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए गोल्डन सन ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसके साथ में यहाँ पे कल्टीवेट करने लगता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर बॉडी को रिफाइन करना पड़ता है और उसे एक वेपन के अंदर कन्वर्ट करना रहता है, जिसके अंदर यहाँ पे हेवन एंड अर्थ का ऑरा रहेगा। ये सब अपनी बॉडी एनर्जी को रिफाइन करते हुए उसे यहाँ पे एक वेपन के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था और धीरे धीरे करके अब वो यहाँ पे सक्सेसफुली एक एक्स यानी कि कुल्हाड़ी को कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो सक्सेसफुली फर्स्ट रियलम के अंदर असेंड कर जाता है, एक मॉडल से कल्टीवेटर के अंदर बदल जाता है। रियलम का नाम डोशुआई रियलम था और जिन पॉइंट्स के बारे में मैंने बोला था कि मैं तुम्हें बात बताऊंगा अब उनका इस्तेमाल होता है। सिस्टम उसे बताता है
कि तुम उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उन्हें फोर्स कर सकते हो, जिसके बाद वो यहाँ पे एक स्प्लिट वेपन के अंदर बदल जाएंगे। वो जिस पे फैंग साइड में रखे हुए कप की तरफ देखता है और उसके ऊपर यहाँ पे फोकस करता है, तो कप हवा में उड़ने लगता है। सिस्टम उसे पूछता है कि तुम सच में इसके ऊपर अपने एटीट्यूड पॉइंट्स खर्चा करना चाहते हो, इसे यंग एटीट्यूड के साथ जोड़ना चाहते हो। तो फैंग उसे कैंसिल कर देता है, क्योंकि कप के साथ वो क्या ही कर पाएगा, खोपड़ी के ऊपर मार पाएगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या कर पाएगा। लेकिन ये एबिलिटी काफी ज्यादा कमाल की है। बेसिकली पॉइंट्स इस्तेमाल करके यहाँ पे वो कई सारे वेपन्स को सुपर नेचुरल वेपन्स दे सकता है। गन्स हो गई, ब्लेड्स हो गए, कुल्हाड़ी हो गई, उसके पास यहाँ पे कई सारे सिग्नेचर वेपन्स बन सकते हैं। और सिस्टम की रेगुलेशन के हिसाब से उसके पास सिर्फ एक एट्रीब्यूट नहीं रहेगा, वो यहाँ पे कई सारे एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि अनलिमिटेड एट्रीब्यूट और अनलिमिटेड स्प्लिट वेपन्स। फैंग हम लोगों को बताता है कि जो कस्टम मेड वेपन होते हैं सुपरनेचुरल पावर्स के साथ में, वो फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी रोल प्ले करते हैं। इसके बाद फैंग की नजर कटाना के ऊपर पड़ती है, तो वो मन के अंदर सोचता है कि ये बढ़िया रहेगी। अब फैंग को यहाँ पे किसी भी मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी होना था। लेकिन तभी हम लोग उसके घर के बाहर यहाँ पे एक म्यूटेटेड रैबिट को देखते हैं, जो अपने मालिक को यहाँ पे प्यार दे रहा था, दोनों हाथों से उसकी मुंडी पकड़ के। फिर हम लोग फैंग को देखते हैं जो कि सो रहा था, लेकिन तभी उसे अचानक से यहाँ पे काफी ज्यादा आवाज आने लगती है। उसे लगता है कि कोई चूहा है, इसलिए वो सबसे पहले अपने घर के अंदर ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी चूहा नहीं दिखाई देता। तो उसे यही लगता है कि ये किसी नेबर का पेट होगा जो कि चूहे की तरह की आवाज निकाल रहा है। लेकिन आवाज धीरे धीरे करके काफी ज्यादा अजीब होने लगती है, जिसके बाद वो घर के बाहर जाता है, तो फिर उसे वहाँ पे वो डिवोवर रैबिट मिल जाता है, जो कि म्यूटेट हो चुका था। फैंग का उसका पास्ट ट्रॉमा अभी भी उसे हॉन्ट करता था। वो जब भी यहाँ पे इस तरीके के म्यूटेटेड बीस्ट को देखता है, तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद हम उस लड़की को दोबारा देखते हैं, जिसको हमने पहले भी देखा था, और ये भी यहाँ पे उस म्यूटेटेड रैट के पीछे आई हुई है। वहाँ पे इन लोगों के पास किसी तरीके की डिवाइस है, जिससे ये लोग यहाँ पे जो रैट्स हैं, सॉरी जो म्यूटेटेड बीस्ट है, उनके अंदर से निकलते हुए ऑरा को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये लोग सिंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए उस रैट का पीछा कर रहे थे, और साथ में ये लड़की शायद से ऑरा डिटेक्ट कर सकती है। इसलिए जैसे यहाँ पे इसे म्यूटेटेड रैबिट के बारे में पता चलता है, तो ये उसकी तरफ जाने लगती है फुल स्पीड के साथ में। वहाँ पे ये बिल्डिंगों से होते हुए जा रही थी। इसलिए जो लोग लेट नाइट काम कर रहे थे, वो आगे से कहते हैं कि मुझे भ्रम हो रहा है, ओवर टाइम करने की वजह से छुट्टी चाहिए। लेकिन इन लोगों को 65वें फ्लोर से कोई कूदते हुए दिखाई दे रहा था। जिसके बाद हम लोग फैंग वाली साइड पे आते हैं, तो वो म्यूटेटेड रैबिट फैंग के ऊपर हमला ही बोल देता है। लेकिन फैंग स्पीड की मदद से उसे डॉज करता है। फैंग की बॉडी पहले से काफी ज्यादा अलग हो चुकी है ब्रेक थ्रू के बाद में, इसलिए अब उसे यहाँ पे छोटे छोटे मूवमेंट्स भी काफी ज्यादा स्लो दिखाई दे रहे थे। तो उसके लिए डॉज करना काफी ज्यादा ईजी हो गया था। हालांकि उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इतनी जल्दी ये सभी म्यूटेटेड बीस्ट ऊपर क्यों आ रहे हैं, इन्हें तो काफी ज्यादा टाइम लगना था। हालांकि ये रैबिट अभी तक पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं हुआ था, ये आधा इवॉल्व हुआ था। लेकिन फैंग को इसे खत्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बाकी लोगों के लिए खतरा बन सकता है। फैंग तेजी के साथ आगे बढ़ता है, रैबिट की पूंछ पकड़ता है और उसे उठा के बिल्डिंग से बाहर फेंकता है, ताकि बिल्डिंग के अंदर रहने वालों को कोई भी नुकसान ना हो। इसके बाद वो भी बिल्डिंग से बाहर निकलता है और उसके मुंह के ऊपर गड़ाम से एक जोरदार पंच मारता है। फैंग के पंच के अंदर इतना दम है कि वो रैबिट के सीने के अंदर बड़ा सा छेद कर देता है। लेकिन ये भी काफी नहीं था, क्योंकि वो रैबिट यहाँ पे यंग एटीट्यूड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रैबिट को पता नहीं था कि यंग एटीट्यूड काफी ज्यादा खतरनाक होता है, ये अपने यूजर को भी कभी कभी नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए हम लोग रैबिट को देखते हैं, तो उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है, क्योंकि वो पावर को हैंडल ही नहीं कर पाया था। नेबर्स आगे से कहते हैं कि सवेरा हो गया क्या, लेकिन तभी अचानक से मौसम दोबारा ठंडा हो जाता है। तो नेबर को यही लगता है कि बिजली गिरी होगी। फैंग हम लोगों को बताता है कि ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं, इनके पास नाइट या फिर डार्क एट्रीब्यूट होता है, जो दूसरे एट्रीब्यूट्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ एट्रीब्यूट्स इन्हें इजीली हरा देते हैं। फैंग हमें बताता है कि अगर वो ऑर्डिनरी पर्सन होता, तो फिर उसके खत्म होने के साथ में ही इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग थे, वो सभी इस म्यूटेटेड रैबिट का खाना बन जाते हैं। इसलिए फैंग को यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी और भी ज्यादा टेक्निक और एट्रीब्यूट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। फैंग के जाने के बाद में वो लड़की यहाँ पे आती है, लेकिन उसे सिर्फ रैबिट की बॉडी ही मिलती है। लेकिन फैंग ने अपने एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसके एट्रीब्यूट की छोटी मोटी चीजें और पीछे ही रह जाता है। इसलिए उस लड़की को यहाँ पे यंग एट्रीब्यूट मिल जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है। ये वही फीलिंग है जो कि यहाँ पे नॉर्थ गेट के पास में देखी गई थी। जिसके बाद वो हेडक्वार्टर को बताती है कि रैबिट खत्म हो चुका है, लेकिन उसने रैबिट को एलिमिनेट नहीं किया है, किसी दूसरे बंदे ने किया है, जिसके पास भी हाई लेवल का एट्रीब्यूट है। जिस पे प्रेसिडेंट आगे से कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि नॉर्थ गेट पे जो जोन यहाँ पे पोल्यूशन से प्यूरिफाई हुआ था और इस रैबिट को खत्म करने वाला दोनों ही सेम पर्सन है, जिनके पास यंग एट्रीब्यूट है, जिनका ऑरा यहाँ पे गोस्ट एक्स के बराबर का है। लड़की यहाँ कहती है, तो ये लोग अपने डेटाबेस में चेक करते हैं, तो फिर इन्हें कोई भी यहाँ पे बंदा नहीं मिलता जिसके पास यंग एट्रीब्यूट हो। और इन लोगों को यहाँ पे इस तरीके के बंदे की जरूरत है जो कि पावरफुल हो, क्योंकि और भी कई सारे लोग धीरे धीरे करके ऑरा अनलॉक कर रहे हैं, और वो लोग कौन सा रास्ता चूज करेंगे ये उनके हाथों में नहीं है। हम लोग लड़की को देखते हैं और ये पता नहीं कैसे, लेकिन दोनों एट्रीब्यूट्स को एक झटके के अंदर कंट्रोल करती है और उन्हें कलेक्ट कर ले अपनी शर्ट के अंदर डाल लेती है। यानी कि इसने नाइट एट्रीब्यूट भी कलेक्ट कर लिया और फैंग का यंग एट्रीब्यूट भी। इसके बाद और एसोसिएशन कल्टीवेशन इन लोगों को यहाँ पे यंग को ढूंढने के लिए मिशन पे लगा देती है। बाकी सभी मिशन इनके रोक दिए जाते हैं। इस पे वो लड़की कहती है ओके, लेकिन पहले चाय पी लेते हैं। वहाँ पे वो लड़की फैंग के बारे में यही सोचते हुए कहती है कि ये कौन सा बंदा है भाई, जो कि इतने जल्दी इतने पावरफुल एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे मास्टर कर ले रहा है। अगले दिन में हम लोग फैंग को देखते हैं, जो कि सुबह उठते हैं यहाँ पे सल्ट वर्ट उतारता है और ताजी धूप में बैठ के कल्टीवेट करना शुरू करता है। वहाँ पे फैंग जब घोस्ट एक्स फर्स्ट स्टार पे आ गया था, तो फिर उसे फील हो रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके एनर्जी एक्स के अंदर बदलती है, जिसका वो इस्तेमाल यहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए करता है। और बहुत ही जल्दी उसका दूसरा ब्रेक थ्रू आ जाता है और वो यहाँ पे घोस्ट एक्स सेकंड स्टार पे प्रमोट हो जाता है। फैंग को भी महसूस होता है कि उसकी पावर अब पहले से बढ़ गई है। हालांकि फैंग यहाँ पे जब भी ब्रेक थ्रू करता है, तो फिर उसकी वजह से कई सारी चीजें यहाँ पे अब नॉर्मल हो जाती है, इसलिए कई सारे लोगों का फोकस उसके ऊपर जाता है। साथ ही में फैंग ने एक शॉट मंगा ली थी, जो कि उसके अंदर वो यहाँ पे एनर्जी को फ्यूज करने वाला है। हम लोग ऑरा कल्टीवेशन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो कि न्यूज पढ़ रहा था कि एक और सोलर एनर्जी फ्लक्चुएशन हुआ है। ऑफ कोर्स ये यहाँ पे फैंग की वजह से ही हुआ था, जब उसने ब्रेक थ्रू किया था। और हमें पता चल जाता है कि ये फैंग ही है। इसलिए फैंग फैसला करता है कि वो अगली बार ट्रेनिंग एकदम दूर दराज इलाके में करेगा, इसलिए वो भागते हुए सीधा एक पहाड़ पे आ जाता है। वह सिस्टम फैंग से पूछता है कि वो यहाँ पे यंग एट्रीब्यूट पॉइंट्स का इस्तेमाल एक आइटम के अंदर डालने के लिए करना चाहेगा, जिसके लिए फैंग हाँ कहता है। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने एट्रीब्यूट को एक वेपन के साथ में फ्यूज करने लगता है, और ऐसे वेपन्स को यहाँ पे स्पिरिट वेपन बोला जाता है, जो एट्रीब्यूट्स के साथ में फ्यूज होकर बनते हैं। वह फैंग हमें बताता है कि कोई भी ऐसी गई चीज यहाँ पे वेपन नहीं बन सकती है। उसने यंग एट्रीब्यूट को एक चाकू के अंदर फ्यूज करने की कोशिश की थी, वो तो सक्सेसफुली हो गया था, लेकिन जो चाकू था वो यहाँ पे यंग एट्रीब्यूट को हैंडल नहीं कर पाया था, वो पिघल के नीचे गिर गया था। इसलिए फैंग को यहाँ पे एक पावरफुल ब्लेड मंगानी पड़ी, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर धातु से बनी थी, जिसका इस्तेमाल वो यहाँ पे स्पिरिट वेपन बनाने के लिए करेगा। इसके बाद कोडिंग सक्सेसफुल हो जाती है और उसका स्पिरिट वेपन रेडी हो जाता है, और ये स्वॉर्ड भी पहले से ज्यादा मजबूत थी, इसलिए वो यहाँ पे इजीली यंग एट्रीब्यूट को हैंडल कर पाती है। इसके बाद फैंग हम लोगों को यहाँ पे थोड़े बहुत अपने नखरे दिखाता है, स्वॉर्ड इधर उधर घुमा के। इसके बाद वो पानी के ऊपर एक स्लैश मारता है, तो स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि आधा पानी भाप बन के हवा में ही उड़ जाता है। ऑफ कोर्स इतना बड़ा बवाल करने के बाद में लोगों को ये लगेगा कि ज्वालामुखी फटने वाला है, तो सभी लोगों का ध्यान आएगा, इसलिए फैंग तुरंत ही कट लेता है। हम उस लड़की को भी देखते हैं, जो कि भागते हुए यहीं पे ही
आ रहे थे और फेंग ने इसकी नाक के अंदर दम कर रखा है। ये चैन से बेचारी चाय तक नहीं पी पा रही है, कुछ ना कुछ बवाल हो ही जाता है। और ऊपर से फेंग यहाँ पे जब भी कोई भी बवाल करके जाता है तो फिर यहाँ पे क्लीन अप डिपार्टमेंट को बुलाना पड़ता है और डिपार्टमेंट वाले इस लड़के को आराह सुनाते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा परेशानी खड़ी करती है उनके लिए। लेकिन तब इस लड़के की नजर यहाँ पे यंग एटीट्यूड के ऊपर दोबारा पड़ती है और उसे समझ में आ जाता है कि फेंग ने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया है, अब वो सेकंड स्टार पे जा चुका है और साथ ही में उसे यहाँ पे स्पिरिट वेपन की एनर्जी भी महसूस हो जाती है। वो लड़की में बताती है कि स्पिरिट वेपन काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और जो भी लोग यहाँ पे एटीट्यूड को स्पिरिट वेपन के साथ में फ्यूज कर पाते हैं उनके पास बहुत ज्यादा एडवांटेज हो पाता है क्योंकि ऑर्डिनरी वेपन उनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। इसलिए जिनके पास स्पिरिट वेपन होते हैं उन्हें यहाँ पे काफी ज्यादा रेयर समझा जाता है। यहाँ तक कि एसोसिएशन के पास भी सिर्फ 2 ही स्पिरिट वेपन है। साथ में ये लोग आर्टिफिशियली भी यहाँ पे स्पिरिट वेपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा कॉस्टली है और बहुत ही ज्यादा रेयर है। लिमिटेड वेपन ही निकल पाते हैं, इसलिए पब्लिक के लिए अभी से यहाँ पे यूज में नहीं डाला गया है। इसलिए फेंग उसे इलीगली खरीद ले, ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद ये गहरी सोच में पड़ जाती है, लेकिन बाद में चाय पीते हुए कहती है कि इस बात को गोली मारो, मेरी इमेजिनेशन होगी। हम लोग फेंग को देखते हैं जो इसी बारे में सोच रहा था कि उसके पास एक स्पिरिट वेपन आया, लेकिन सिस्टम ने बोला नहीं कि इसकी एक लिमिट है, यानी कि वो जितने चाहे उतने वेपन बना सकता है, कई अलग अलग सारी टेक्निक्स के साथ में। और साथ में वो कई सारे एट्रीब्यूट्स को भी यहाँ पे हासिल कर सकता है और उनके अंदर यहाँ पे वेपन्स को फ्यूज कर सकता है। तभी फेंग के पास एक अननोन पर्सन से मैसेज आता है, जब फेंग की ब्राउज हिस्ट्री को सर्च करते हुए आया था। भाई इग्निटो मोड इस्तेमाल करना भूल गया शायद से। खैर वो पर्सन यहाँ पे एक पॉइजनर था, यानी कि एक एट्रीब्यूट वाला बंदा जिसने एट्रीब्यूट अनलॉक किया है और अनलॉक किया है वगैरह वगैरह। इस बंदे के और भी कई सारे दोस्त हैं जो कि यहाँ पे एक साथ घूमते फिरते हैं और वो लोग यहाँ पे पोल्यूटेड जोन्स के अंदर जाके सर्च करते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी को यहाँ पे बढ़ा सकें। इसलिए वो फेंग को अपने ग्रुप के अंदर इन्वाइट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पे एक नए पोल्यूटेड जोन के बारे में पता चला है और वो लोग उसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। फेंग सबसे पहले लोकेशन मांगता है और उनसे कहता है बाद में बताऊंगा, तो वो लोग लोकेशन की फाइल उसे भेज देते हैं। और जब फेंग यहाँ पे लोकेशन को चेक करता है तो फिर यहाँ पे 2 लोकेशन थी, पहले तो एक वाटर वाली थी और दूसरी लावा वाली थी। और लावा वाली यहाँ पे लोकेशन उसके यंग एट्रीब्यूट के हिसाब से ही थी, इसलिए फेंग उनके साथ जाने को मान जाता है। इसके बाद हम लोग पॉइजनर्स के ग्रुप को देखते हैं जो कि यहाँ पे ऑरा वाले थे और ये सभी लोग यहाँ पे फेंग का ही इंतजार कर रहे थे। और ये लोग यहाँ पे एक ली नाम के बंदे को अपना भाई बुला रहे थे जो कि इन सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उनको बताता है कि लोकेशन यहाँ पे है। बेसिकली ग्रुप लीडर यही है और इसी ने यहाँ पे फेंग को मैसेज करके बताया कि अगर आना चाहो तो फिर आ सकते हो साथ में। और जो अपना ओल्डली एक लड़की है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, और ओल्डली कोई और अगर ग्रुप लीडर नहीं है, इसके यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ पुराने रिश्ते हैं। बेसिकली ये एनर्जी एसोसिएशन कल्टीवेशन का एक रिक्रूटर है जो कि यहाँ पे कुछ लोगों को ढूंढता है और अगर वो अच्छे होते हैं तो वो एसोसिएशन के अंदर प्रमोट कर देता है कि तुम इन्हें पकड़ सकते हो और अपने अंदर भर्ती कर सकते हो। और कई सारे पॉइजनर्स को पता ही नहीं है कि ये एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन असल में एक गवर्नमेंट एजेंसी है। और ऑफ कोर्स इस एजेंसी को ज्वाइन करने के लिए पसीने छूट जाते हैं। ली ने काफी सारे एग्जाम दिए हैं, लेकिन इतना सब करने के बावजूद ये लोग उसे ओवर टाइम दे रहे हैं और छुट्टी तक नहीं देते। इसी के बाद यहाँ पे फेंग आ जाता है जो कि उन लोगों से कहता है कैसन बा। मैं पहले भी जब फेंग को देखती है तो उसे महसूस हो जाता है कि इस बंदे के पास 2 स्टार की पावर है, लेकिन इसका ऑरा स्ट्रांग होने के बावजूद ये खतरनाक प्रेशर रिलीज नहीं कर रहा है, बेसिकली गर्माहट छोड़ के जा रहा है। इसके बाद ये लोग उस जोन को ओपन करते हैं और अंदर घुस जाते हैं। खैर ये सभी लोग फेंग को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे थे और उसका काफी ज्यादा अच्छे से ख्याल रख रहे थे। ये सब तो देख के तो फेंग भी काफी ज्यादा हैरान था कि ये कुछ ज्यादा ही अच्छे से पेश नहीं आ रहे हैं। खैर वो यही सोचता है कि या तो ये लोग कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये काफी ज्यादा रिलायबल टीममेट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इस केओटिक एरा के अंदर। इसके बाद ये लोग कोर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे लावा बह रहा था और फेंग आओ ना देखता है ना ताओ भागते हुए चला जाता है और लावा के अंदर हाथ डाल देता है, जिसको देख के वो लोग दंग रह जाते हैं कि बाहर निकालो भाई, जलाना है क्या। वह फेंग जैसे ही हाथ डालता है तो लावा काफी ज्यादा उछल के बाहर आ रहा था। वह सिस्टम आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे एक और एनोमली को डिटेक्ट करता है जिसका नाम इनर फ्लेम था। ये तीसरा एट्रीब्यूट मैं तुम्हें पहले बता दूं, ये एट्रीब्यूट से अलग है और सिस्टम अपनी कोडिंग करता है और इसको भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है और उसको स्कारलेट फ्लेम शॉट टेक्निक के अंदर बदल देता है जो हाईली इंटरनल टेंपरेचरेबल है और साथ में एक्सप्लोसिव पावर भी है इसके पास में। और इसका इस्तेमाल यहाँ पे एक ब्लेड के साथ करना पड़ेगा। बेसिकली ये टेक्निक एक तरीके से चार्जेबल टेक्निक है। जब भी यहाँ पे अपनी शॉट का इस्तेमाल करेगा फाइट के दौरान में तो ये शॉट अपने अंदर एनर्जी इकट्ठा करेगी और कुछ समय के बाद में उसे रिलीज करेगी एक्सप्लोसिव पावर के साथ में। और फेंग इस फ्लेम वाले एट्रीब्यूट को यहाँ पे अपनी शॉट के साथ में इमर्ज कर लेता है। तो ये सभी लोग ये देख के हैरान हो गए थे कि फेंग यहाँ पे लावा पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है और सक्सेसफुली एब्जॉर्ब भी कर लेता है और उसे शॉट के अंदर इमर्ज कर देता है। तो ये सभी लोग चमत्कार ही मान रहे थे क्योंकि फेंग का सर्वाइव करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और साथ ही मैंने पता चलता है कि यहाँ की जो स्पेशल एनर्जी है वो भी स्टेबल हो गई है, अब वो लोग बैठ के यहाँ से कल्टीवेट कर सकते हैं। वो लोग ली से भी कहते हैं कि तुम भी कल्टीवेट कर लो, लेकिन ली आगे से बताती है कि वो बस यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए आई हुई थी, तुम लोग आराम से कल्टीवेट करो, मैं सिर्फ तुम्हें देखूंगी। करीब आधे 2 घंटे के बाद यहाँ पे एक दूसरा ग्रुप आता है जो दिखने से बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लग रहे थे और ये लोग आते हैं यहाँ पे ली के ग्रुप से कहते हैं कि तुरंत दफा हो जाओ, अब से ये जगह हमारी हुई। लेकिन झटके के अंदर पता चल जाता है कि ये सभी लोग 1 स्टार लेवल पे हैं और ये लोग उनसे काफी ज्यादा कमजोर हैं, लड़ाई से कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए वो पीसफुली उनसे बात करते हुए कहते हैं कि उन लोगों ने ये जगह पहले ढूंढी है, वो लोग चाहें तो फिर वो लोग यहीं पे बैठ के इसे शेयर कर सकते हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इन लोगों ने कभी बंटवारा शब्द नहीं सुना था, इसलिए साफ कहते हैं कि दफा हो जाओ, ये जगह हमारी है। इस पे अपने मन के अंदर यही सोच रहे थे कि जब से यहाँ पे ऐसी एनर्जी आई हुई है तब से यहाँ पे सर्वाइव करना और भी ज्यादा टफ हो गया है। अगर यहाँ पे कमजोर पॉइजनर्स को यहाँ पे अच्छे से रिसोर्स नहीं मिलेंगे तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर यहाँ पे नेशन कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए एसोसिएशन का हिस्सा होने के नाते उसे यहाँ पे कुछ तो करना था। लेकिन तभी यहाँ पे फेंग आ जाता है जो कि उस बंदे से कहता है कि तुमने कभी बंटवारा नहीं सुना क्या, इतने ज्यादा बड़े हो गए, कभी किसी लड़की से अच्छे से बात करना नहीं सीखा क्या। इसके बाद वो अपनी शॉट को बाहर निकालता है और जमीन पर रख के बस इन्हें अपना नमूना ही दिखाता है और उसकी उबलती हुई एनर्जी को देख के ये लोग घबराए जाते हैं और तुरंत पीछे हट जाते हैं। फेंग के एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ पे पूरी गुफा ही हिलने लगी थी। फेंग हमें बताता है कि पास्ट में कई सारे कल्टीवेटर्स को यही लगता था कि सर्वाइव करना सबसे जरूरी है, इसलिए उसके पास में कई सारी ट्रेजेडीज हुई थी। बेसिकली ये लोग एक जगह के लिए कई सारे लोगों की लाशें बिछाने तक को राजी थे और फेंग ऐसा कुछ दोबारा नहीं होने देना चाहता था। इसलिए फेंग अपनी शॉट को आगे उठाता है और उनकी तरफ करके सेकंड एक्सप्लोजन करता है। बेसिकली हल्का सा पटाखा फोड़ता है वो। वहीं पे इतना ही काफी था यहाँ पे इसके ग्रुप के लीडर को डराने के लिए और ये तुरंत अपनी जान बचा के यहाँ से भाग लेते हैं। वहीं पे वो सभी लोग फेंग की तारीफ करने लगते हैं तो फेंग आगे से कहता है कि ये कुछ भी नहीं था यार, तुम लोग कल्टीवेट करो। और कल्टीवेट करने के बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं बड़े आराम से। वहीं पे ली का सारा फोकस फेंग के ऊपर ही था कि अगर वो यहाँ पे शॉर्ट स्लैश का इस्तेमाल करता तो फिर उन दिनों की लाशें यहाँ पे पड़ी होती, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसलिए वो यहाँ पे फेंग को एसोसिएशन के अंदर रिपोर्ट कर देती है। हालांकि जब वो रिपोर्ट करती है तो फिर उसे पता चलता है कि ऐसा ही एटीट्यूड वाला बंदा एक और यहाँ पे है। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भेज दो और कुछ देर में वहाँ पे प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं और वो प्रेसिडेंट से कहती है कि वो लोग काफी ज्यादा लकी हैं कि उन लोगों को यहाँ पे दो हाई एटीट्यूड के पॉइजनर्स मिल गए। इस पे प्रेसिडेंट आगे से कहता है लकी वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि उन्हें कंट्रोल करने में भी हमारे पसीने छूट जाएंगे। इसके बाद हम लोग फेंग को देखते हैं और ये कुछ ज्यादा ही अटेंशन खींच रहा था
था, इसलिए इसने यहाँ पे हुडी पहन ली थी। लेकिन हुडी पहनने के बाद ये और भी ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहा था। सभी लोग कह रहे थे कि ये साला कॉस्प्ले कर रहा है। तब फेंग न्यूज देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि उसने जब यहाँ पे भाप बनाया था पूरे आधे तालाब को और जो गुफा के अंदर लावा का यहाँ पे आग बबूला किया था, उसकी वजह से यहाँ पे कई सारे लोगों का फोकस वहाँ पे चला गया था और लोग यही कह रहे थे कि ये पक्का कोई फ्लाइंग ड्रैगन होगा, कल्टीवेशन सच में है। फेंग को इसी बात का डर लग रहा था कहीं ली और बाकी लोग उसकी आइडेंटिटी को यहाँ पे एक्सपोज न कर दे। फेंग ने अच्छी खासी स्पेशल एनर्जी को इकट्ठा कर लिया था, इसलिए वो यहाँ पे नेक्स्ट ब्रेक थ्रू के लिए रेडी हो रहा था। अब उसे माउंटेन दोबारा वापस जाना था। इसके बाद अगला सीन दोबारा माउंटेन का होता है जहाँ पे हम लोग उसी लड़की को दोबारा देखते हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि ये लोग क्लीन अप डिपार्टमेंट से आते हैं, यानी कि साफ सफाई का इन्हीं का काम है। इसलिए सारी गंदगी साफ करके चैन की सांस ले ही रही थी कि तभी पीछे की तरफ एक और एनर्जी यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है। वो लड़की आगे से कहती है कि दो सूरज तो होंगे नहीं, ये पक्का वही पर्सन है जिसने यहाँ पे हम लोगों की नाक में दम कर रखा है। इसलिए वो उस तरफ जाने लगती है ताकि वो फेंग को इस बार यहाँ पे रंगे हाथों पकड़ ले। हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि अपनी थर्ड ब्रेक थ्रू की तैयारी कर रहा था और ये पता नहीं भाई कौन से मंत्र का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अपने हाथों को इतने जल्दी जल्दी मूव कर रहा था कि इसके 10-12 हाथ आ रहे हैं आफ्टर इवेंट्स के अंदर। जिसके बाद वो यहाँ पे डिवाइन एक्स को समन करने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की भी दूर से ये सब कुछ देख रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि फेंग इतनी ज्यादा प्रिसाइजली और स्टेबिलिटी के साथ में एनर्जी को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। जब वो यहाँ पे सेकंड ब्रेक थ्रू के लिए खुद को रेडी कर रही थी तब वो डिवाइन एक्स को कंट्रोल नहीं कर पाई थी और उसने यहाँ पे खून की उल्टी कर दी थी और उसे एक हफ्ते के लिए बेड पे डाल दिया गया था, ये कहते हुए कि अगर तुम उठी तो फिर तुम्हें दुनिया से उठा दिया जाएगा। उसे ये लगता है कि फेंग यहाँ पे सदियों से प्रैक्टिस करते हुए आ रहा था गुफा के अंदर, अब अचानक से यहाँ पे शो ऑफ मारने के लिए आया है। वो लड़की ये कहती है कि फेंग यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे एनर्जी को कंट्रोल करता है, उसे रिफाइन करता है और उसे हार्नेस करता है, ऐसी चीज कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा नहीं कर सकता है, ना ही कोई मॉन्स्टर कर सकता है। ये एक गॉड है जो कि हेवन से धरती पे आया है। ज्यादातर पॉइजनर जो कि यहाँ पे सेंस कर लेते हैं कि वो ब्रेक थ्रू के करीब है तो वो तुरंत ही उसे करने के लिए जल्दबाजी करने लगते हैं, लेकिन फेंग वहीं पे बड़ी आराम से धीरज के साथ में बैठ के आराम तरीके से कर रहा है जैसे कि वो कोई प्राचीन कला का बंदा हो। लेकिन तभी वो लड़की देखती है कि डिवाइन एक्स ईस्ट की तरफ जा रही है और हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो अपनी आंखें खोलता है और मैं इस पैनल की क्या ही तारीफ करूं, लुक्स गुड। खैर फेंग की एनर्जी की वजह से वो लड़की आगे नहीं बढ़ पाती और वो वहीं पे ही रुक जाती है क्योंकि फेंग काफी तेजी के साथ वहाँ पे चला गया था। वहीं पे वो लड़की जाती है कि फेंग को पता है कि वो उसका पीछा कर रही है, इसलिए वो उसे कभी भी यहाँ पे रिक्रूट नहीं कर पाएगी अगर वो उसका पीछा दोबारा करेगी। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि फेंग यहाँ से गया नहीं है, वो यहीं पे ही है। वह फेंग उस लड़की को देख लेता है यही सोचते हुए कि अच्छा यही 2 दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई है। इसके बाद वो लड़की यहाँ पे एसोसिएशन के बारे में बताती है, अपने बारे में बताती है और ये भी कहती है कि वो उसका पीछा कर रही थी। इनडायरेक्टली वो फेंग से कहती है कि क्या तुम हमारी एसोसिएशन को ज्वाइन करोगे? हम लोगों ने अभी तक कुछ भी पब्लिक नहीं किया लेकिन डॉक्यूमेंट रेडी है, यानी कि फेंग जैसे ही हाँ बोलेगा तो ये लोग तुरंत ही बोल देंगे कि इससे मिलो, ये है हमारा नया रक्षक। वह फेंग आगे से सांस तक नहीं ले रहा था तो ये लड़की थोड़ी सी कसमकस में थी, कहीं उसने फेंग को नाराज तो नहीं कर दिया, कहीं वो मना तो नहीं कर देगा। फेंग उसे पूछता है क्यों, मुझे क्यों ज्वाइन करवाना चाहती हो? इस पे वो लड़की बताती है कि जिया नेशन यानी कि चाइना नेशन या जो पहली बैच के पॉइजनर्स उन्हें इकट्ठा करके उन्हें गाइड करना चाहती है, उन्हें एक सही रास्ता दिखाना चाहती है। ऑफ कोर्स उन्हें यहाँ पे स्पेशल रिवॉर्ड्स और एक प्रोटेक्शन भी मिलेगी क्योंकि बहुत ही जल्दी ये पूरी तरीके से दुनिया चियोटिक वर्ल्ड के अंदर चली जाएगी जहाँ पे इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हालांकि उसे पता है कि फेंग के लिए यहाँ पे एसोसिएशन को ज्वाइन करना एक तरीके से पाबंदी लगाना ही है कि उसे यहाँ पे फुल छूट नहीं मिलेगी, आजादी नहीं मिलेगी, लेकिन आखिर में वो लोग यहाँ पे रिसोर्स के लिए लड़ेंगे और अननोन एनिमी से ही उन्हें भिड़ना पड़ेगा। फेंग उसे कहता है अगर मैं कहूँ कि मुझे अभी भी यकीन नहीं है और मैं तुम्हारे पर भरोसा नहीं कर सकता तो वो लड़की अपने पास से अपनी आईडी ही बाहर निकाल लेती है, आधार कार्ड, ये कहते हुए कि उसका नाम यहाँ पे किंग इन है। वो पहले एथलीट थी लेकिन स्पेशल एनर्जी के टच में आने के बाद वो यहाँ पे एक पॉइजनर बन गई है। अगर फेंग को उसके ऊपर यकीन नहीं तो ये उसकी आईडी है। फेंग ऐसे सुकिंग को पहचान लेता है लेकिन वो उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं बताता, वो हम लोगों को बताता है कि जो एथलीट होते हैं जो बेसिकली हेल्दी रहते हैं, जिनकी बॉडी फिट रहती है, वो यहाँ पे जल्दी पॉइजनर बन जाते हैं एक ऑर्डिनरी बंदे के मुकाबले में। फेंग हम लोग को ये भी बता देता है कि उसकी पास्ट लाइफ के हिसाब से यहाँ पे जो नेशन ऑफ जिया का अल्टीमेट गोल है वो यहाँ पे फेल हो जाता है। वो लोग ह्यूमैनिटी को यहाँ पे बचा नहीं पाते हैं, आखिरकार वो जाके इंस्टिंक्ट हो ही जाती है, पूरी तरीके से इंस्टिंक्ट नहीं होती, बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसलिए फेंग को ऐसा लगता है अगर वो यहाँ पे इनके साथ जुड़ेगा तो अल्टीमेटली वो यहाँ पे फेल ही होगा। इसलिए अगर वो सिस्टम के साथ रहेगा यहाँ पे अपने हिसाब से चले तो उसके ज्यादा चांसेस है कि वो सक्सेस हो जाए। इसलिए वो सुकिंग से कहता है कि तुम्हारी खातिर मैं मान जाता हूँ, लेकिन वो उसे कहता भी है कि तुम्हें मेरी लोकेशन दूसरों को नहीं बतानी है। वहीं पे उसे ये भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पे एसोसिएशन उसके जैसे पॉइजनर्स को अभी यहाँ पे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती, इसलिए वो यहाँ पे इस चीज को अपने एडवांटेज में इस्तेमाल कर सकता है। सुकिंग इस बात को तुरंत समझ जाती है और वो फेंग से कहती है कि यहाँ पे एसोसिएशन ने उसके ब्रेक थ्रू को नोटिस कर लिया है, लेकिन वो यहाँ पे आधा सच ही बताएगी और फेंग को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। जिसके बाद वो यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद वो एसोसिएशन को यहाँ पे चूना लगा देती है कहते हुए कि वो फेंग को अभी भी नहीं ढूंढ पाई, वो साला यहाँ पे अवॉइड करके भाग गया। तो एसोसिएशन वाले उसे डांटते हैं कहते हुए कि तूने बंदे को नहीं ढूंढ पा रही यार। फिर वो लोग उसे ये कहते हैं कि चलो इस बात को गोली मारो, तुम्हें एक दूसरा साइड मिशन दिया जा रहा है, तुम वहाँ पे पहुंचो। वहाँ पे कई सारी अजीबोगरीब एंटिटीज देखी जा रही हैं और जब एसोसिएशन सुकिंग से कहती है कि वो वापस आ गए हैं तो फिर सुकिंग यहाँ पे कहती है कि मैं उन खूनी क्रीचर्स को भूल ही नहीं सकती, उनके जैसे खून के प्यासे और दरिंदर क्रीचर्स को कोई भी भूल नहीं सकता है। उनका काम यहाँ पे पोल्यूटेड जोन के अंदर से एनर्जी को डिवोवर करना होता है और कुछ स्पेशल एनर्जी के रिटर्न में अजीबोगरीब तरीके से मॉन्स्टर्स के अंदर बदल जाते हैं जो कि यहाँ पे इंसानों को खाना शुरू कर देते हैं और कुछ तो इस हद तक बदल जाते हैं कि वो यहाँ पे एक नेचुरल डिजास्टर के अंदर बदल जाते हैं और जितना वो आतंक मचाते हैं उतना कोई भी सुनामी या फिर चीज नहीं मचा सकती है, जिससे एक नया पोल्यूटेड जोन बनता है और वहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल क्रीचर बन जाते हैं। बेसिकली ये लोग किसी भी यहाँ पे क्रीचर को बढ़ने नहीं दे सकते हैं, नहीं तो वो आगे चल के और भी ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसके बाद अगला सीन कुछ दिनों के बाद का होता है और यहाँ पे एक और अंडरमोली हो रही थी। बेसिकली कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बिजली का तूफान भड़के ही जा रहा था, वो रुक ही नहीं रहा था, यहाँ तक कि माउंटेन को पूरी तरीके से सील कर दिया गया था, वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता है। अब फेंग को भी समझ में आ जाता है कि एक दूसरे एनोमली है, यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट हो सकता है, इसलिए वो यहाँ पे उस माउंटेन की तरफ चला जाता है जहाँ पे लोगों ने पाबंदी लगा रखी है। लेकिन फेंग को कौन रोक सकता है, वो 2-3 दुआले टापता और बड़े आराम से माउंटेन के पास में आ जाता है। गवर्नमेंट ने इस जगह को पोल्यूटेड जोन के अंदर स्टैब्लिश कर दिया है और इसका लेवल अननोन रखा गया है क्योंकि ये काफी ज्यादा फेमस जगह थी, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ हड्डियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। और जब फेंग यहाँ पे माउंटेन की चोटी पे जाने की कोशिश कर रहा था तभी उसके ऊपर एक बिजली का झटका एकदम जोरों से आके गिरता है। इसके बाद हम लोग एसोसिएशन को देखते हैं जो कि माउंटेन के बारे में ही बात कर रहे थे। ये पहली बार था कि जब इन लोगों ने इतने ज्यादा पावरफुल एनर्जी लेवल से देखे थे, ये लोग यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं कर पा रहे थे कि करना क्या है, इसलिए वो लोग सुकिंग को यहाँ पे बुला लेते हैं। सुकिंग जाके उस जगह को चेक करती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है उसकी क्वालिटी यहाँ पे एस लेवल पे है। सभी डेटा और रेंज को हिसाब करते हुए यहाँ पे ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि यहाँ पे उस माउंटेन को अभी जाके एक्सप्लोर कर सके। अगर वो लोग यहाँ पे ग्रिफी लेवल के एक्सप्लोरर्स और साथ ही में 3 स्टार के पॉइजनर्स को भी वहाँ पे भेजे तो भी मॉर्टेलिटी रेट यानी कि मरने की संभावना 100% है। इसलिए यहाँ पे जो ऑफिसर था वो आगे से कहता है कि अभी के लिए उन लोगों को माउंटेन को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए
किसी को भी वहाँ पे जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। प्रेसिडेंट को भी इस बात के अंदर दम लगता है और वो यही कहते हैं कि अभी के लिए सील कर दो, जब एनर्जी लेवल कम होंगे तब वो लोग जाके उसे एक्सप्लोर करेंगे। तभी सिंसेप्टो के फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि माउंटेन के ऊपर अभी यहाँ पे चिल कर रहा था यंग एटीट्यूड का इस्तेमाल करते हुए। इसके ऊपर बिजली के झटके कर रहे थे, लेकिन एटीट्यूड की वजह से ये अभी तक बचा हुआ था, नहीं तो अब तक इसका चिकन कबाब बन जाना चाहिए था। फैंग हम लोगों को ये बता देता है कि इस स्पेशल एनर्जी की वजह से इंसानों को हल्का फुल्का बेनिफिट भी हुआ, लेकिन फूड चेन पूरी तरीके से रिवर्स हो गई। बेसिकली इंसान जो टॉप पे रहते हैं फूड चेन के अंदर, अब वो सबसे नीचे पे आ गए। उनके लिए यहाँ पे एक छोटा चूहा और एक खरगोश भी काफी ज्यादा खतरे की चीज बन सकती है अगर वो लोग यहाँ पे खुद को इंप्रूव नहीं करते हैं तो। साथ में फ्यूचर में और भी ज्यादा पावरफुल क्रीचर्स यहाँ पे आएंगे, जिनका सामना करना तो प्रोजेनर्स के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हमें अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताता है कि वो यहाँ पे काफी सारी चीजों को मास्टर कर चुका है, लेकिन ये भी काफी नहीं है। उसने अपनी ब्रीथिंग टेक्निक को मास्टर कर लिया, साथ में शॉट को भी मास्टर कर लिया, लेकिन इसके बावजूद उसे यहाँ पे एक चीज की कमी लग रही है। उसे और भी ज्यादा वेपन और सीरियस टेक्निक की जरूरत है, ताकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके और पावरफुल क्रीचर्स का भी सामना कर सके। इसलिए थंडर एनर्जी उसके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, जिससे वो अपनी बॉडी को यहाँ पे टेम्पर कर सकता है। ताकतवर बनने के लिए उसे यहाँ पे इस तरीके की एनर्जीज का सामना करना ही पड़ेगा, तभी वो यहाँ पे ताकतवर बन सकता है, नहीं तो उसके पास यहाँ पे सिर्फ मौत का इंतजार करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तभी उसके ऊपर एक और हाई वोल्ट का झटका आके गिरता है, तो वो शॉट की मदद से उसे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी काफी नहीं था और उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर पड़ रहा था। वो अपने घुटनों पे नीचे गिर जाता है, लेकिन लाइटनिंग एक तरीके से डिवाइन पनिशमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है, तो उसकी बॉडी यहाँ पे और ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही थी। एक तरीके से वो यहाँ पे फैंग के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही थी। ऐसी चीजों को एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा टफ होता है, जहाँ पे हमें स्ट्रगल बताना पड़ता है। अब ये खुद से ही बोले जा रहा है कि वो यहाँ पे एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करेगा और अपनी ब्रीथिंग टेक्निक के ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़ा था। तभी एक बिजली का झटका इसके ऊपर आके गिरता है, तो ये अपनी शॉट का इस्तेमाल करता है उसे डिफ्लेक्ट करने के लिए, लेकिन ये भी काफी नहीं था। लेकिन वो बिजली का सामना करते हुए उसे इंड्योर करते हुए आगे बढ़ता रहता है, जिसके बाद वो एक छलांग मार के उस और या फिर एनर्जी सोर्स को टच कर लेता है, जहाँ से ये वायलेंट थंडर वेव्स आ रही थी और उसकी बॉडी को यहाँ पे पैरालाइज कर रही थी। तभी एक और पावरफुल झटका उसके ऊपर आके गिरता है और ये काफी ज्यादा पावरफुल था, और तभी सिस्टम यहाँ पे इस थंडर वेव को डिटेक्ट कर लेता है और उसे अपने प्रोग्रेशन के अंदर डाल देता है। और फिर दूर से लोग इस बिजली के झटके को देख रहे थे, वो आगे से कहते हैं कि आज तक पहले हम लोगों ने कभी भी इतना बड़ा बिजली का झटका नहीं देखा है। अगर ये किसी घर के ऊपर गिर जाए या फिर पेड़ के ऊपर गिर जाए तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा। फिर सिस्टम अपनी कोडिंग का इस्तेमाल करता है और वो यहाँ पे इस थंडर डिवाइन थंडर को पूरी तरीके से हार्डनेस और ओबीडिएंट कर लेता है, और वो फैंग को बताता है कि वो इसका इस्तेमाल यहाँ पे अपनी बॉडी को टेम्पर करने के लिए कर सकता है, और उसको यहाँ पे 5 पॉइंट्स भी मिलते हैं। फैंग हम लोगों को बताता है कि ये थंडर एटीट्यूड एक सुप्रीम एटीट्यूड माना जाता है, क्योंकि ये डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तरीकों से यहाँ पे काम कर सकता है। फैंग हम लोगों को एक और बात बताता है कि थंडर पावर यहाँ पे डिस्ट्रक्शन और एनालिसिस के लिए नहीं, बल्कि प्यूरिफिकेशन और रिबर्थ के लिए है। अपनी बॉडी बोन्स और अपने टेंडन मेंटेनेंस सबको यहाँ पे स्ट्रेंथन कर सकता है बिना किसी दर्द के। वापस सिस्टम फैंग से पूछता है कि तुम इस थंडर एटीट्यूड को यहाँ पे शॉट के साथ फ्यूज करना चाहोगे, इससे यहाँ पे क्रिटिकल हिट डैमेज बढ़ जाएगा। फैंग इसको करना तो चाहता है, लेकिन शायद से वो शॉट के ऊपर जो पहले से एटीट्यूड लगा हुआ है उसे शायद से यहाँ पे हटा सकता है या फिर उसकी पावर को कम कर सकता है। इसलिए फैंग यहाँ पे जानते हो अपनी शॉट के अंदर उसे फ्यूज नहीं करता, बल्कि अपनी कोट के अंदर फ्यूज कर लेता है या फिर एक आर्म सेट के ऊपर, अच्छे से बताया नहीं, बस फ्यूज कर लेता है वो। जिसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है, जहाँ पे सुकिंग अपने कैप्टन के साथ में आती है, कैप्टन हान के साथ में, इस जगह को चेक करने के लिए, क्योंकि अब यहाँ से एनर्जी लेवल काफी ज्यादा कम हो चुके थे। अब जब सोर्स ही नहीं है तो फिर यहाँ पे एनर्जी लेवल कम होने ही थे। कैप्टन हान एक झटके के अंदर पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे कोई आया था और वो एक सीकर था। सुकिंग उनसे पूछती है कि वो जिंदा तो है ना, कहीं निपट तो नहीं गया। सुकिंग अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बताती है कि उसे यहाँ पे कोई भी सेंस महसूस नहीं हो रही है, वो काफी लंबे टाइम पहले यहाँ पे आया था और कोई भी ट्रेस नहीं बचा है। इस पे कैप्टन हान आगे से बताता है कि वो करीब 8 बजे के आसपास यहाँ से गया होगा। सुकिंग उसे पूछती है कि तुम इतना करेक्टली कैसे कह सकते हो, जिसपे वो बताता है कि 6 बजे ये सब कुछ शुरू हुआ था, 7 बजे हम लोगों ने माउंटेन सील कर दिया था और वो यहाँ पे पावर लेवल नीचे गिरने से पहले आया होगा, तभी तो हम लोग उसे डिटेक्ट नहीं कर पाए। साथ ही में उन लोगों ने ये भी फील किया था कि 8 बजे के आसपास सबसे ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट हुआ था एनर्जी का। कैप्टन हान को ये भी लगता है कि उस बंदे के पास में पक्का साइज है यहाँ पे थंडर एटीट्यूड भी हो सकता है, और वो यहाँ पे सुकिंग से कहता है कि उन्हें किसी भी कीमत पे इस बंदे का पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फैंग जैसे लोग काफी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि वो लोग किस चीज से बिलोंग करते हैं। अगर वो सोसाइटी के लिए खतरा होंगे तो फिर वो एक तरीके से डिजास्टर के अंदर बदल जाएगा। इसलिए उन लोगों को जितनी हो सके उतनी जल्दी उसे ढूंढ के बाहर निकालना ही पड़ेगा। इसलिए वो यहाँ पे अपने लोगों से कहता है जाओ और जाके जहाँ हो सके वहाँ उसे ढूंढने की कोशिश करो, और वो लोग यहाँ पे फैंग का कोड नेम टायरेंट रख देते हैं। वहीं पे ये लोग यही चाहते थे कि टायरेंट इन लोगों को ज्वाइन कर ले तो ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर उन लोगों के पास एक और हाई लेवल का पॉइजनर रहेगा तो फिर वो लोग और भी ज्यादा अच्छे से यहाँ पे चीजों को मेंटेन कर पाएंगे। इसके बाद कैप्टन यहाँ पे सुकिंग को बुलाते हैं और उसे पूछते हैं कि वो वाला प्रिजनर के बारे में क्या हुआ जो कि यहाँ पे नॉर्थ गेट के पास देखा गया था। इस पे सुकिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि इसे सही से शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसकी जबान फिसल गई तो फिर वो लोग फैंग को हमेशा के लिए खो भी सकते हैं। इसलिए सुकिंग कैप्टन हान को यही बताती है कि वो यहाँ पे उसे ढूंढने की तो कोशिश कर रही है, लेकिन साला वो कहाँ रहता है कोई नहीं पता। कभी माउंटेन में दिखता है तो कभी शहरों के बीच में। उसने यहाँ पे बस एक म्यूटेटेड रैट को ही देखा था जो कि यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट से खत्म हो गया था, और वो मन के अंदर सोचती है कि यही बता सकती हूँ भाई, झूठ और सच मिला के अभी जो खिचड़ी बनी है किसे पसंद आई भगवान जाने। कैप्टन हान अपने मन के अंदर कुछ तो सोचता है और वो सुकिंग से कहता है कि तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। इस पे सुकिंग में हैरान कि इसने मान भी लिया मैंने इतना ज्यादा झूठ बोला। वहाँ पे कैप्टन हान प्रेसिडेंट से कहता है कि हम लोगों को सुपरनेचुरल एनर्जी वाली जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑनलाइन पोस्ट नहीं करनी चाहिए, कुछ इंडिविजुअल इसका इस्तेमाल करके इसे गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग फैंग के घर पे आ जाते हैं, जहाँ पे फैंग ने गोल्डन सन ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल अपने कोड के ऊपर भी कर लिया था। बेसिकली उसको भी एक तरीके से स्पिरिट वेपन बना लिया। इसके बाद हम लोगों को बताता है कि उसने थंडर एटीट्यूड का इस्तेमाल अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर किया है। बेसिकली उसने अपने राइट हैंड को एक तरीके से स्पिरिट वेपन के अंदर बदल दिया। उसे यही फील हो रहा था कि अब उसकी बॉडी भी यहाँ पे बिजली के तरीके बन गई है। हम लोग फैंग को देखते हैं और ये अपने हाथों से बिजली निकाल रहा था। भाई मेरे घर आ जा, लाइट बहुत ज्यादा कटती है, बस प्लग में अपने 2 उंगली पेल दियो, स्टेबलाइजर है मेरे पास बिजली कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद फैंग आगे बढ़ता है और अपने फोन को चेक करता है तो फिर एक न्यूज आई थी जो कि फैंग के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी होने वाली है। लेकिन फैंग को ये भी लग रहा था कि कहीं गवर्नमेंट ने ये कोई प्लान तो नहीं बनाया मुझे दर्द पूछने का। खैर फैंग आगे बढ़ता है तो फिर उसे पता चलता है कि न्यूक्लियर प्लांट के अंदर एक्सप्लोजन हो गया है। कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन वो जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसलिए उस पूरे एरिया को खाली कर दिया गया है। सभी लोग ये कह रहे थे कि ये पक्का गवर्नमेंट कुछ इविल प्लान कर रही है, एलियन के साथ कुछ तो मटरगश्ती कर रहा है। मैं बता रहा हूँ लोगों की अलग अलग फैंटेसी चल रही थी। सॉरी न्यूक्लियर ने केमिकल प्लांट है, वो बात तो एक ही हुई ना, साइंस वाले बता सकते हैं। खैर फैंग को ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, तो फिर उसे याद आता है कि ये जगह उसकी सबसे खतरनाक चीजों में से जुड़ी हुई है। बेसिकली उस प्लांट के आसपास एक इविल क्रिएचर था, बेसिकली चूहा जो म्यूटेट हो गया था।
था और फैंग अपनी जान बचा के वहीं पे छुपा हुआ था, लेकिन उस चूहे ने उसे ढूंढ लिया था। फैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उस जैसे क्रीचर्स को अंधेरी जगह पे ही रहना काफी ज्यादा पसंद है और प्लांट अभी के लिए उनके लिए घर के बराबर से कम नहीं होगा। खैर फैंग को यहाँ पे अपना एट्रीब्यूट भी चेक करना था कि ये क्रिटिकल डैमेज 300% से कितना ज्यादा दे सकता है, इसलिए वो प्लांट पे जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम लोग उसी प्लांट के एरिया के पास में एक स्क्वाड को देखते हैं जो कि यहाँ पे किसी क्रिएचर का पीछा कर रहे थे, जिसको ये लोग बड़े प्यार से कैंडल नाइट बुलाते हैं। हालांकि ये लोग उसे यहाँ पे खो चुके हैं, लेकिन उसका पीछा करते हुए जा रहे हैं और उन्हें उसकी एक नई एबिलिटी के बारे में पता चला है जो कि यहाँ पे डार्कनेस के साथ में मिलकर खुद को छुपा लेता है और साथ में वो भागते हुए हमेशा कुछ अजीब सी आवाजें निकालते रहता है। जैसा लगता है कि उसे यहाँ पे इंसानों को खाना पसंद है और ये लोग किसी भी कीमत पे कैंडल नाइट को यहाँ से जाने नहीं दे सकते, नहीं तो वो इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक बन सकता है। इसके बाद एसोसिएशन के अंदर इसकी रिपोर्ट कर दी जाती है और भी 2-3 टीम्स को वहाँ पे भेज दिया जाता है ताकि वो लोग इस कैंडल नाइट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सके। हेडक्वार्टर यहाँ पे डिस्ट्रॉयर स्क्वाड से कह देता है कि तुम लोग अपने मिशन को जारी रखो, लेकिन सावधानी के साथ में। पिलर को बस एक ही परेशानी थी क्योंकि जियानी सन काफी ज्यादा बड़ा हुआ है, वो लोग यहाँ पे अगर उसे ढूंढना चाहे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हेडक्वार्टर यहाँ पे सोकिंग को भेज देती है क्योंकि वो उनकी बेस्ट ट्रैकर है। वो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे कैंडल नाइट को ढूंढ सकती है। इस पे डिस्ट्रॉयर स्क्वाड काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उन्हें पता है कि यहाँ पे सोकिंग कितनी ज्यादा बेहतर है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर सोकिंग को ढूंढ भी लेती है, ये कहते हुए कि ओवर टाइम करने में मजा आ रहा है। इसमें वो लोग यहाँ पे सोकिंग को बताते हैं कि वो लोग कैंडल नाइट के साथ भिड़ रहे हैं, वो एक ऐसी एनोमली है जो कि इंसानों को खाती है, इसलिए ओवर टाइम से भी ज्यादा है। और फिर सोकिंग का इनका एटीट्यूड पसंद नहीं आता, इसलिए वो लोगों से कह देते हैं कि तुम लोग इतना ज्यादा माहिर हो तो फिर खुद ही ढूंढ लो ना, हमारी जरूरत ही क्या है। तो फिर वो लोग थोड़ा घुटने नीचे करते हैं और सोकिंग से मदद मांगते हैं, ये कहते हुए कि कैंडल नाइट काफी ज्यादा खतरनाक है, बिना उसकी ट्रैकिंग स्किल्स के साथ में वो लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे और वो लगातार इंसानों को खाता रहेगा और वो सभी लोग भी यहाँ पे खतरे के अंदर फंस सकते हैं। तो फिर सोकिंग इनकी मदद करने के लिए मान जाती है, जिसके बाद वो अपनी ट्रैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे ऑरा को रिलीज करती है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पे कैंडल नाइट का ऑरा मिल जाता है और वो उसे डिटेक्ट कर लेती है और इन लोगों को लोकेशन के बारे में बता देती है। तो फिर ये लोग अपने ऑपरेशन को यहाँ पे शुरू कर देते हैं और डायरेक्ट कैंडल नाइट के ऊपर धप्पा मारते हैं। मेरी नाक बंद है तो फिर मैं कैंडल नाइट को कैंडल नाइट बुला सकता हूँ। कैंडल नाइट भी इन लोगों को डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए वो तुरंत अपनी जगह बदलने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग फुर्ती को दिखाते हुए चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और तुरंत अपने मिशन को शुरू कर देते हैं। और तभी 5वां लीडर नीचे से आता है और वो स्लैश का इस्तेमाल करते हुए कैंडल नाइट को आधा चीर देता है, लेकिन इतना भी काफी नहीं था कैंडल नाइट को पूरी तरीके से हराने के लिए, क्योंकि ये एमएफ मींस मदर एंड एफ वर्ड अपने पंख बाहर निकाल लेता है बिल्कुल कॉकरोच की तरीके और उड़ना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो अपने पंखों का जलवा दिखाते हुए इन लोगों की तरफ 2-3 झोंके मारता है और ये उड़ते हुए दूर गिर जाते हैं। फिर डिस्ट्रॉयर स्क्वाड का जो लीडर था उसे समझ में आ जाता है कि कैंडल नाइट काफी ज्यादा पावरफुल है, वो लोग उसके साथ डायरेक्टली नहीं मिल सकते हैं। वो अपने डिस्ट्रक्शन पावर के साथ में उन लोगों की हड्डियां तोड़ सकता है और ऐसे उसके पास डार्क एट्रीब्यूट भी है। जिसके बाद उन्होंने डार्क एट्रीब्यूट यानी डार्क स्मोक का इस्तेमाल करते हुए जमीन के ऊपर छेद बनाना शुरू करता है। बेसिकली अपने मुंह के अंदर से एसिड स्मोक निकाला है जो कि जमीन को पिघला दे रहा है और वो उस रास्ते का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग जाएगा। इसलिए सोकिंग जल्दी से उन लोगों से कहती है कि हमला करो, नहीं तो वो यहाँ से भाग जाएगा और वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उन्हें डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अंडरग्राउंड में उसकी स्किल ढंग से काम नहीं करती है। ये लोग धुएं की वजह से यहाँ पे कैंडल नाइट को देख भी नहीं पा रहे थे कि वो साला है कहाँ पे। तभी वो एक बंदे के ऊपर टैकल करता है और उसे उठा के नीचे पटक देता है और तुरंत उस रास्ते से भागने लगता है। तो ये लोग दोबारा पकड़म पकड़ा खेलते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। फिर सोकिंग अपने दो चूजों से कहती है कि तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं जाके उनका पीछा करती हूँ। इसके बाद सोकिंग डिस्ट्रॉयर स्क्वाड के साथ में एक अबंडन फैक्ट्री के अंदर आ जाती है। सोकिंग सबसे पहले अपने एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए यहाँ की स्पेशल एनर्जी लेवल को चेक करती है। अगर वो 50 के आसपास रहे तो ये लोग ऑपरेशन को शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे ऊपर है तो फिर तुरंत कल्टी मार लो यहाँ से। लेकिन जब वो डिवाइस का इस्तेमाल करती है तो फिर यहाँ पे 80 के ऊपर था, जिससे इन लोगों को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कैंडल नाइट के अलावा भी एक और मॉन्स्टर है। और तभी इन लोगों के ऊपर हम लोग एक सांप टाइप में किसी को देखते हैं जो कि इन लोगों के ऊपर यहाँ पे हमला कर देता है। और पता नहीं कि हॉरर मूवी के तरीके यहाँ पे दरवाजा भी अपने आप ही बंद हो जाता है, तो ये बेचारे भाग भी नहीं सकते थे। सोकिंग अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टूटे तो टूटे कैसे, क्योंकि उससे पहले ही दूसरा मास्टर यहाँ पे सोकिंग के ऊपर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है और पलक झपकते ये भी यहाँ पे स्मोक का इस्तेमाल करता है और सभी लोगों को अलग अलग कर देता है, जस्ट लाइक हॉरर मूवीज। वह सोकिंग अपने मन के अंदर इसी बारे में सोच रही थी कि यहाँ पे कैंडल नाइट उसे यहाँ पे इस फैक्ट्री तक लेके आया और ये सरपेंट यहाँ पे पहले से ही था, कहीं ये दोनों एक साथ काम तो नहीं कर रहे हैं। वहीं सोकिंग को ये भी पता चलता है कि ये सरपेंट यहाँ पे कैंडल नाइट के तरीके नहीं है जो डार्क एट्रीब्यूट का इस्तेमाल धुएं के तरीके करता है, क्योंकि इसकी जो मिस्ट है वो पूरी तरीके से जहरीली है, जिसको ये लोग अभी अपने सांसों के अंदर ले रहे हैं, जस्ट लाइक डेलीज। जिससे इन लोगों की बॉडी यहाँ पे पैरालाइज करने लगती है और उनके सेंसेस यहाँ पे ढंग से काम नहीं कर रहे थे। जिसके बाद यहाँ पे सोकिंग बेहोश हो जाती है, लेकिन उसके बेहोश होने से पहले कोई छत को तोड़ के नीचे एंट्री मारता है और ऑफ कोर्स ये हमारा फंगी था और कौन हो सकता है हीरो एंट्री मारने के लिए। फंग जैसे एंट्री मारता है तो उसके पीछे सरपंच था और ये पता नहीं क्या बके जा रहा था, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन सरपंच इसके ऊपर हमला कर देता है। तो ये जल्दी से छलांग मार के उसे डॉज करता है और तभी साइड से कैंडल नाइट यहाँ पे फंग के ऊपर हमला करता है। तो ये दोनों मिली भगत कर रहे थे। वह फंग उन दोनों को देख के हैरान हो जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी तो आपसी दुश्मनी रहती है ना, एक साथ दोस्त कैसे बन गए तुम। वह कैंडल नाइट ने फंग का हाथ अपने मुंह के अंदर दबोच रखा था। फंग उससे कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे इन्हें ललचा के लेके आते हो और सरपंच बाबू इन्हें यहाँ पे हार्वेस्ट करते हैं, काफी अच्छी टीम है तुम्हारी। इसके बाद फंग आगे से यहाँ पे थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे सबसे पहले कैंडल नाइट बाबू को झटका देता है, जिससे कैंडल नाइट बाबू एक झटके के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हवा में गायब हो जाते हैं वो। इसके बाद फंग अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे सरपंच बाबू के ऊपर एक स्लैश मारता है और उसकी बॉडी को यहाँ पे 2 हिस्सों में काट देता है, लेकिन सरपंच बाबू बहुत ही जल्दी हील हो जाते हैं। जिसके बाद वो दोबारा फंग के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ते हैं। फंग उसे डॉज करता है और अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह के ऊपर एक डबल स्लैश मारता है, जिससे उसका मुंह 2 हिस्सों में फट जाता है। लेकिन कमाल की बात ये थी कि सांप बाबू अपने आप को बहुत ही जल्दी रिकवर भी कर लेते हैं। जिस पे फंग उससे कहता है बढ़िया है, क्योंकि फंग ने जो स्लैश मारा था उसने यहाँ पे लाइटनिंग को भी ऐड कर दिया था। इसलिए सापू भाई जैसे यहाँ पे रिकवर होते हैं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी अपना काम करती है और वो यहाँ पे जो भी रिकवर हुआ था उसे पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देती है, जिससे नागू भाई का गेम यहीं पे ही बच जाता है। फंग हम लोगों को एक्सप्लेन भी करता है कि उसने यहाँ पे शॉट के अंदर पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी डाल दी थी, क्योंकि जैसे ही नागू भाई यहाँ पे रिकवर होंगे तो वो तुरंत यहाँ पे ब्लास्ट कर जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि उसे पता था कि कैंडल लाइट भले ही ज्यादा खतरनाक हो लेकिन नागू भाई काफी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, इसलिए उनका गेम खत्म करना काफी ज्यादा जरूरी था। लेकिन तभी नागू भाई मरते मरते यहाँ पे फंग के ऊपर स्नीक अटैक करके जाते हैं जो उसके कंधे के अंदर घुस जाता है। फंग जल्दी से अपने यंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता है उस स्नीक अटैक को हटाने के लिए, जो कि एक पॉइजन डार्ट था जो फंग की बॉडी को बहुत ही ज्यादा जल्दी तरीके से पैरालाइज कर सकता था। हालांकि उसके यंग एट्रीब्यूट की वजह से वो बहुत जल्दी हील हो जाता है कि उसके यंग एट्रीब्यूट के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज भी है। नहीं तक तो वो यहाँ पे बेहोश हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइजन भी काफी ज्यादा मात्रा में है, इसलिए सोकिंग और उसके बाकी टीममेट्स एक झटके के अंदर बेहोश हो गए थे। फंग अपने मन के अंदर यही सोचता है कि अगर ये दोनों मिलकर
मिलकर यहाँ पे और भी कई सारे लोगों को डिवोर कर लेते तो फिर ये काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते और एसोसिएशन भी नहीं रोक ना पाती। लेकिन फैंग की वजह से ये काम जल्दी खत्म हो गया और नागो भाई इतने समय जल के हड्डी के अंदर बदल चुके थे। जिसके बाद फैंग आगे बढ़ता और वो यहाँ पे डार्क एट्रीब्यूट को एब्जॉर्ब करने वाला था कि उसे पहले ही उसे यहाँ पे सोकिंग दिखाई देती है जो मरने का नाटक कर रही थी। फैंग उसे कहता है कि नौटंकी तुम्हारी खराब है, 20 रुपए काट लूंगा और एक्टिंग का, जल्दी उठ जाओ। जिसपे सोकिंग आगे से कहती है कि वो बस सो रही थी और कुछ भी नहीं, वो अभी ही जागे धुएं की वजह से। फैंग उसे कहता है ठीक है ठीक है। खैर फैंग को यहाँ पे जो भी बात करनी थी वो करता है और वो जाते हुए कहता है कि आंखें ढकने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, सब कुछ खत्म हो चुका है। सोकिंग इसी बारे में पूछना चाहते थे लेकिन फैंग पहले यहाँ से चला जाता है ये कहते हुए कि उसे कुछ जरूरी काम है। फैंग हम लोगों को बताता है कि उसने डार्क एट्रीब्यूट को यहाँ पे टच कर लिया था लेकिन यहाँ पे सिस्टम उसे बार बार रिजेक्ट कर दे रहा है। बेसिकली सिस्टम डार्क एट्रीब्यूट को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और ना ही सिस्टम इसके बारे में कुछ बता रहा है कि ये रिजेक्ट है। बस फैंग को फील हो रहा है कि सिस्टम उसे मना कर रहा है, इसलिए वो अभी के लिए चुपचाप घर पे चला जाता है। फिर इसके बाद सोकिंग अपने टीममेट्स को उठाती है यही सोचते हुए कि अगर यहाँ पे फैंग ना होता तो उन लोगों की फील्डिंग सेट हो चुकी होती। जिसके बाद वो स्क्वाड डिस्ट्रॉयर के लीडर को उठाता है तो वो आगे से चिपते उठता है कि हम लोगों को बचाना पड़ेगा। लेकिन सोकिंग उसे बताती है कि काम पहले ही खत्म हो चुका है, कोई पहले सरपेंट को मार के जा चुका है। वहाँ पे उन लोगों को यहाँ पे उस सरपेंट के अंदर से यांग एट्रीब्यूट दिखाई दे रहा था जो काफी ज्यादा मात्रा में था। जिसपे सोकिंग इन लोगों से दोबारा झूठ कहती है कि यहाँ पे शायद उसका टारगेट आया हुआ होगा और लोगों के बेहोश होने के बाद में उसने यहाँ पे सरपेंट को हरा दिया होगा। उसकी आइडेंटिटी अभी मिस्ट्री है, हम लोगों को नहीं पता है कि वो कौन है और क्या करना चाहता है, लेकिन उसने हमारी मदद की है। इसका लीडर आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे डार्क एट्रीब्यूट को एब्जॉर्ब या फिर इकट्ठा करने लगता है, कोई टेक्निक होगी इनके पास में। लेकिन तभी उसका पैर एक फ्लैश के ऊपर पड़ जाता है जिसके अंदर से वायलेंट थंडर एनर्जी निकल रही थी। जिससे ये लोग सोकिंग से पूछते हैं कि तुमने तो कहा था कि उसके पास सिर्फ यांग एट्रीब्यूट है, यहाँ पे थंडर एट्रीब्यूट क्या कर रहा है। जिसपे इन लोगों को समझने में देने लगती है कि यांग के पास यहाँ पे डुअल एट्रीब्यूट्स पावर है, वो यहाँ पे थंडर और यांग दोनों एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है, इसलिए लोगों को यही लगता है कि शायद से यहाँ पे दो लोग आए हुए होंगे, जिसने यहाँ पे कैंडल लाइट को मारा होगा और दूसरे ने यहाँ पे यांग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए सरपेंट को। हालांकि सोकिंग अपने मन के अंदर यही सोच रहे थे कि उसने यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन को देखा था जिसके पास यहाँ पे दो एट्रीब्यूट है हाई एक्सट्रीम लेवल के। सोकिंग अपने मन के अंदर यही सोचते हैं कि ये चलता फिरता टैंकर के बराबर है, एक के पास यांग फ्लेम वॉकर है और दूसरा थंडर टायरेंट है। ये आदमी कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। जिसके बाद यहाँ पे एसोसिएशन की टीम वाले आते हैं, बेसिकली फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाने वाले और एरिया को साफ करने वाले। वहीं पे सोकिंग के जितने भी टीममेट्स थे वो काफी ज्यादा खुश थे कि सोकिंग की फील्डिंग सेट नहीं हुई। जिसके बाद फॉरेंसिक वाले आगे बढ़ते हैं और वो यहाँ पे सबसे पहले क्रॉप्स को चेक करते हैं और साथ ही में नाइट कैंडल को भी, और बताते हैं कि यहाँ पे जिसने भी इन दोनों को खत्म किया है वो एक ही पर्सन है जो कि यहाँ पे दोनों एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कर सकता है। जिसपे स्क्वाड लीडर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि एक बंदा दो एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कर सकता है और सिंगल स्ट्राइक में दोनों की फील्डिंग सेट कर सकता है। सोकिंग जल्दी से इस बारे में यहाँ पे प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करती है तो प्रेसिडेंट उसे कहता है कि तुम अपने मिशन को अभी के लिए पॉज कर दो, उसने यहाँ पे तुम्हारी जान बचाई और एनामोलिस को एलिमिनेट किया है। इसका मतलब यही है कि वो एसोसिएशन के साथ में कोई भी गद्दारी या फिर दुश्मनी नहीं रखना चाहता है। अभी के लिए अपनी आंखें मूंद लो, क्योंकि अगर तुम उसके पीछे पड़े रहोगे तो फिर वो शायद से हमसे चिढ़ सकता है और हमारे खिलाफ भी जा सकता है। जिसपे सोकिंग प्रेसिडेंट को यहाँ पे एक और चीज के बारे में बताती है कि उसने माउंटेन में महसूस किया था कि शायद से यहाँ पे फैंग के पास में एक स्पिरिचुअल वेपन भी हो सकता है। ये बात कंफर्म हो चुकी है कि उसके पास में यहाँ पे दो हाई एट्रीब्यूट पॉइजनर एबिलिटीज है, लेकिन स्पेशल वेपन के बारे में अभी कोई भी यहाँ पे पुख्ता सबूत नहीं है। प्रेसिडेंट आगे से ये कहता है कि थर्ड पार्टी से स्पेशल वेपन खरीदना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, बेसिकली नामुमकिन ही है। और ऊपर से यहाँ पे उन लोगों ने अभी भी फैंग के अंदर कोई भी तीसरा एट्रीब्यूट महसूस नहीं किया है। तो सोकिंग आगे से बताते हैं कि उसने यहाँ पे वेपन के अंदर से सिर्फ यांग एट्रीब्यूट को महसूस किया था। जिसपे प्रेसिडेंट आगे से कहते हैं कि यांग एट्रीब्यूट उसके खुद के एट्रीब्यूट से आता है। जिसका मतलब ये है कि अगर वो यहाँ पे स्पिरिट क्रिएशन रियलम कल्टीवेटर पे है तो फिर वो यहाँ पे अपने लिए स्पिरिचुअल वेपन बना सकता है। जिसपे सोकिंग आगे से बताती है कि जो स्पिरिट क्रिएशन रियलम के कल्टीवेटर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लो होते हैं, मुश्किल से सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर दो ही है। और अगर गलती से फैंग के पास में यहाँ पे तीन एट्रीब्यूट होंगे तो ये चीज पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी, वो पॉइजनर्स की दुनिया के अंदर पूरी तरीके से तहलका मचा देगी। जिसपे प्रेसिडेंट आगे से बताता है कि अभी तक रिसर्चर्स ने यही बताया कि एक बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट रह सकता है। सबसे पहली बात तो यह है, दो वाली बात ही काफी ज्यादा मुश्किल है और ऊपर से तीसरे की बात ही छोड़ दो, ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अगर उसके पास कोई स्पेशल वेपन है और उसके पास कोई थर्ड एट्रीब्यूट नहीं है तो ये सबसे बढ़िया चीज है और हम उम्मीद यही करेंगे कि ये पावरफुल पॉइजनर कभी भी इंसानियत का दुश्मन ना बने। फिर हम लोगों को बताता है कि अभी तक एक साल भी ढंग से नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कई सारी अजीबोगरीब चीजें पहले ही होने लगी हैं, यानी कि एनोमलीज काफी ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। यहाँ तक कि कई सारे पॉइजनर्स उसके जैसे अपने आप ही कल्टीवेट करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन सुपरनैचुरल वर्ल्ड के अंदर एक्सपोजर काफी ज्यादा इजी हो गया है। अगर तुम गलती से भी किसी चीज को टच कर लो तो फिर तुम पॉइजनर बन सकते हो, डिपेंड ऑन योर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि अभी तक यहाँ पे कंट्री ने सेल्फ ट्रेंड पॉइजनर्स को भी रिकॉग्निशन नहीं दी है, लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ पे उन्हें दे दी जाएगी। जिसके बाद दोनों पॉइजनर्स यानी कि ऑफिशियल जो कि कंट्री की तरफ से चूज किए जाते हैं और वाइल्ड यानी सेल्फ ट्रेंड एक साथ मिलकर एक्सप्लोरेशन को शुरू कर देंगे ताकि वो खतरे को कम कर सके। लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पे सीरियस एनोमली देखी नहीं गई है तो यहाँ पे सभी लोगों को हरा सके। गवर्नमेंट ने भले यहाँ पे स्पेशल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन को स्थापित कर दिया है, लेकिन अभी तक उसे पब्लिक के सामने नहीं लाया गया है। लोग बार बार पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी साफ साफ नहीं बता रही है। सिंपल सी बात है कि वो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट भी करना चाहती है और वार्निंग के बारे में भी बताना चाहती है कि दुनिया बदलने वाली है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अभी यहाँ पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस में नहीं है कि वो यहाँ पे फुल स्केल कल्टीवेशन एरा को रिलीज कर दे। लेकिन इतने ज्यादा मात्रा में पॉपुलेशन होने की वजह से अगर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी लीक हो जाती है तो फिर उसे बहुत ज्यादा क्योस हो सकता है और कई सारी कैजुअलिटीज हो सकती है और ऊपर से पॉइजनर्स भी पूरी तरीके से वाइल्ड हो सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों थ्रेड्स ही काफी ज्यादा है और उनकी ये तेजी बढ़ जाएगी। इंटरनल थ्रेड्स मतलब कि जो एसोसिएशन के पॉइजनर्स होंगे वो और वाइल्ड पॉइजनर्स होंगे वो, और एक्सटर्नल थ्रेड्स का मतलब एनोमलीज यानी कि क्रिएचर्स जो कि बाहर से आएंगे। वहीं को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि एनोमली से कहीं डेवलप ना कर ले खुद को, यानी कि वो पहले से स्ट्रांग ना हो जाए। जिसके बाद फिर हम लोगों को यहाँ पे अपने डार्क एट्रीब्यूट के बारे में बताता है कि जब उसने यहाँ पे उसे टच किया था तो वो एक मिस्ट थी तरीके से, जिसको यहाँ पे डार्क एट्रीब्यूट का छोटा बच्चा माना जाता है शैडो एट्रीब्यूट के नाम से, जो कि यहाँ पे पॉइजनर्स का नेचुरल एनिमी होता है। और सिस्टम ने बता दिया था कि देखो भाई ये डार्क एट्रीब्यूट है, इसे अब्सॉर्ब नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे पॉइजनर्स का नेचुरल एनिमी होता है। वहीं पे हम लोगों को बताता है कि एनोमली से पहले से काफी ज्यादा बुद्धिजीवी हो चुके हैं, ना ये सिर्फ इंसानों के ऊपर खाना खाते हैं बल्कि ये एक साथ काम करके कुछ पॉइजनर्स को भी ट्रैप कर लेते हैं और उन्हें मारते हैं, क्योंकि पॉइजनर्स की बॉडी के अंदर से उन्हें कुछ ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है जिससे वो खुद को डेवलप कर पाते हैं। हालांकि फैंग ने अभी जो यहाँ पे कैंडल नाइट और सरपेंट से मुकाबला किया था ये भी पूरी तरीके से डार्क एट्रीब्यूट को मास्टर नहीं कर पाए थे, इसलिए ये काफी ज्यादा कमजोर थे और अगर फैंग वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए ना जाता तो फिर वो स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती। इसलिए सरपर और कैंडल नाइट जैसे क्रिएचर्स जो कि सब एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे इतने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं नॉर्मल पॉइजनर्स के लिए, तो फिर उनका क्या कहना होगा जो फुल डार्क एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते होंगे। वही सिस्टम ने पूरी तरीके से बोला नहीं था कि
वो यहाँ पे डार्क एट्रीब्यूट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इसीलिए फंग अगर गलती से यहाँ पे कोई चाबी वाबी ढूंढ ले जिससे वो यहाँ पे डार्क एट्रीब्यूट को एब्जॉर्ब कर सके तो फिर वो यहाँ पे शायद से उस टाइड को रोक सकता है जो ह्यूमैनिटी को पूरी तरीके से बदल देगी। फंग के पास टोटल यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स हैं, गोल्डन सन ब्रीथिंग टेक्निक यंग एट्रीब्यूट से, डिवाइन थंडर टेम्परिंग थंडर एट्रीब्यूट से और क्रिम्सन फ्लेम ब्लेड टेक्निक सब एट्रीब्यूट ऑफ यंग इनर फ्लेम। और फंग के पास कई सारे टेक्निक्स भी है जो कि उसे पूरी तरीके से सूट करती है, लेकिन इसके बावजूद उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे 3 स्टार घोस्ट एक्स के बराबर की ही है और सिर्फ कुछ ही पॉइजनस होंगे जो कि यहाँ पे उसका राइवल बन सकते हैं, बाकी तो वो उनसे काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन इतना काफी नहीं है। उसी टाइम में फंग की आंटी उसे फोन करके बताती है कि उसकी कजिन उसके पास के एरिया में ही पढ़ाई करने के लिए आ रही है, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो किसी होटल में रुके, इसलिए वो चाहती है कि फंग अपनी कजिन को अपने घर में कुछ दिनों के लिए रहने दे। फंग अपनी कजिन के बारे में सोचता है और उसे याद ही नहीं आता कि वो कैसी दिखती है, बस उसे उतना पता है कि उसकी कजिन एक नंबर की किताबी कीड़ा है। तो फंग को कोई भी दिक्कत नहीं थी, उसके पास एक्स्ट्रा रूम बड़ा हुआ था तो वो आंटी से हाँ कह देता है। आंटी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे घर की लोकेशन और खाना पानी भिजवा दूंगी तुम्हारे लिए, चिंता न करो, वो कल शाम तक तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। हम लोग फंग की कजिन को देखते हैं तो ये एक तरीके से यहाँ पे स्पेशल एनर्जी के बारे में ही पढ़ रही थी और मार्शल आर्ट्स के बारे में और साथ में एक क्राइम सीन के बारे में भी जहाँ पे कई सारे लोगों की मौतें हो रही थी किसी एनोमली की वजह से। जिसके बाद उसकी मदर यहाँ पे आती है और उसे बताती है कि तुम चाहो तो अपने कजिन के घर पे रुक सकते हो, लेकिन वो लड़की नहीं रुकना चाहती थी क्योंकि उसे ये लग रहा था कि होटल ज्यादा बढ़िया जगह रहेगी। लेकिन आंटी उसे कहती है कि होटल से ज्यादा सिर्फ तुम्हारे कजिन का घर रहेगा और चिंता न करो, उसे अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है तो वो तुम्हारे काम में उंगल उंगल नहीं करेगा। लेकिन वो लड़की अपनी मदर को बाहर भगा देती है और अपने मन के अंदर यही सोचती है कि क्या ही फर्क पड़ता है, उसका कजिन किसी एनोमली से ज्यादा टफ थोड़ी ना रहेगा हैंडल करना। इसके बाद वो अपना बोरिया बिस्तर बांधती है और फंग के अपार्टमेंट के सामने आके खड़ी हो जाती है। इसके बाद फंग अपनी कजिन से जाके मिलता है तो वो पहले तो उसे पहचाने नहीं पाता, इसलिए वो नाम पूछता है। इसका नाम लिन था तो वो आगे से बताती है भाई मैं ही हूँ। इसके बाद फंग उसे अपार्टमेंट के अंदर लेके जाता है और उसे थोड़ी बहुत चीजें पूछता है। उसके बाद तुरंत ही उसे चाबी दे देता है और उसे कहता है कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ और बगल वाला कमरा तुम्हारा है, परेशानी खड़ी ना करना और ज्यादा शोर ना मचाना। इसके बाद वो तुरंत अपने कमरे में चला जाता है, जिस पे लिन यही सोचती है कि उसका भाई यहाँ पे ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं करेगा और ना ही उसके काम में उंगल देगा। तो फंग अपने मन के अंदर सोच रहा है या तो ये नौटंकी कर रही है या फिर ये बिल्कुल भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रही है। दरअसल लिन जैसे ही कमरे के अंदर बैठी थी तो फिर उसे यहाँ पे महसूस हो गया था कि लिन के पास में अजीबोगरीब तरीके की स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो पहले एक पॉइजनर बन चुकी है। जिससे फंग को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे आने का मतलब कोई तरीके की पढ़ाई वढ़ाई नहीं बल्कि ये किसी जगह को एक्सप्लोर करने वाली है। और जिससे फंग के पास एक मैसेज आया था कि अगर तुम पॉइजनर हो तो फिर अब तुम्हें यहाँ पे किसी पॉल्यूटेड जोन के अंदर ले जा सकते हैं कल्टीवेशन करवाने के लिए। उसी तरीके का मैसेज यहाँ पे लिन के पास भी आया था। इसलिए लिन उनके साथ बात कर रहे थे और उन्हें बता देती है कि वो अपने कजिन के घर पे है और वो उनके काम में कोई भी उंगल नहीं करेगा। और वो उनसे पूछती है कि वो लोग लोकेशन पे कब मिलेंगे। जिसपे 3 लोग लिन से बात कर रहे थे और वो अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे कि यहाँ पे चीजें कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो चुकी है, कई सारे पॉइजनर्स अलग अलग जगह पे जा रहे हैं और वहाँ पे कब्जा कर ले रहे हैं। उसने एक लोकेशन के बारे में सुना था जहाँ पे 2 टीमें आपस में भिड़ गई थी, लेकिन एक बंदा जो कि शॉट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वहाँ से भगा देता है। फंग के बारे में ही बात हो रही है जब वो ली से मिला था फिल्म एट्रीब्यूट को सबड्यू करने के लिए। जिस पे लिन उनसे कहती है कि इसलिए हम लोगों को यहाँ पे सावधानी के साथ सब कुछ करना पड़ेगा ताकि कोई भी अटेंशन हमारी तरफ ना आ सके, पता चले कोई मोस्टर हमारे पीछे पड़ जाए तो फिर हमारे लेने के देने पड़ सकते हैं। जिस पे वो लोग लिन को आगे से नंबर्स में कुछ कोऑर्डिनेशन भेजते हैं तो वो उन्हें पढ़ लेती है और मन के अंदर यही सोचती है कि वो यहाँ पे आई ही है इसलिए कल्टीवेट नहीं किया जाए बढ़िया है, क्योंकि अगर उसके भाई ने पकड़ लिया तो फिर चीजों को एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगला सीन 3 दिनों के बाद का होता है जहाँ पे फंग को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी कजिन की वजह से वो बैठ के आराम से कल्टीवेट नहीं कर पा रहा था धूप के सामने। जब भी वो बेचारा हॉल में बैठता तो कभी वो खाना लेके बैठ जाती, कभी टीवी चला देती और कभी नहा के बाहर निकल आती। और ऊपर से गोल्डन सन ब्रीथिंग टेक्निक काफी ज्यादा फ्लैशी है। बेसिकली जब भी वो कल्टीवेट करता है तो रोशनी निकलती है तो उसके कजिन में ये नोटिस कर सकती है। और सबसे भयानक पार्ट तो ये है कि उसकी बहन उसके लिए खाना भी बनाती है और पूरी तरीके से बनाती है, मतलब सब कुछ। टोमेटो बीफ स्टू, कोल्ड कमूबा सैलेड एंड द कॉर्न बीफ सूप। मैं अपने मन के अंदर ये सोच रहा था कि बहुत ज्यादा पोलाइट है, सारे काम ढंग से करती है और एकदम ओसीडी वाली बंदी है, यानी कि सारे काम परफेक्ट चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि ये अभी तक अपने यहाँ पे कल्टीवेशन को रोक नहीं रही है। बेसिकली स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी से बह रही है तो वो उसे रोक नहीं रही। तभी लिन का फ्रेंड उसे कॉल करता है तो फंग वहाँ से बाहर निकल जाता है ये कहते हुए कि मैं रूम में जा रहा हूँ। इसके बाद लिन अपने फ्रेंड के साथ बात करती है तो वो बताती है कि वो 3 बजे वहाँ पे पहुंच जाएगी, बेसिकली वही टाउन जहाँ पे कई सारी चीजें उल्टा सीधे हो रही है। वहाँ पे फंग खिड़की पे खड़ा था और ये सब कुछ सुन रहा था। मेरा सवाल यही है कि लोग इसे देख नहीं सकते क्या? बाय द वे रात हो रही तो चांस कम है। फंग उनकी बातों से पता चल जाता है कि ये लोग गैंग हाउ टाउन जाने वाले हैं जो कि इतनी समय एनोमलीज के लिए काफी ज्यादा फेमस है। वहाँ पे फंग को महसूस होता है कि उसकी बहन यहाँ पे पहले ही 2 स्टार घोस्ट एक्स एरिया में पहुंच चुकी है और बहुत ही जल्दी वो शायद से 3rd ब्रेक थ्रू के पास पहुंच जाएगी। फंग दोबारा हमें यही बताता है कि उसकी बहन यहाँ पे टाउन में जाने के लिए बहाना बना के आई है। दोबारा वही बात है, लेकिन फंग हमें बताता है कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे किस लिए आई है, मैं टाउन जा रहा हूँ पहले। वहाँ का एट्रीब्यूट मेरे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकता है। वहाँ पे लिन को भी महसूस हो रहा था कि कोई उसके ऊपर नजर बनाए हुए है, लेकिन उसे गारंटी नहीं थी। इसके बाद अगला सीन टाउन का होता है जहाँ पे फंग पहले ही पहुंच जाता है। कुछ देर में यहाँ पे फंग की उसकी कजिन भी आ जाती है जिसके साथ वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड भी थी। नाम नहीं बताया इन लोगों ने, इनके नाम बहुत ही भयानक है, मैं बता दूंगा तुम घबरा जाओगे। अभी बताता हूँ। ये वाली फ्रेंड लिन से पूछ रही थी कि तुम अपने कजिन के साथ रह रही हो ना, वो कैसा है, हॉट वॉट है क्या? लिन आगे से बताती है कि दिखने में ठीक ठाक है, एवरेज सा बंदा है, तुम्हारे इन्फ्लुएंसर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है जो इंटरनेट पे घूमते फिरते हैं। जिसपे वो लड़की थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाती है। तब यहाँ पे एक और लड़की आती है और इसका नाम जानते हो क्या है? 81 साल की आर वर्ड औरत। हाँ यही है। खैर वो लोगों से ये कहती है कि यहाँ पे लिन भी तो एकदम ऑर्डिनरी ही है। इसके बाद यहाँ पे बाकी 3 मेंबर्स और थे जो कि उन लोगों से कहते हैं कि सीधा साइड पे ही चलते हैं। और उनकी एक और मेंबर थी जो यहाँ पे नहीं आई थी, लेकिन ये लोग उसे यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो हमेशा से ऐसे ही करती है, लेट आती है, मिस्टीरियस टाइप की है, इसलिए इन्हें आदत लग गई है। जब ये लोग जा रहे थे तो फंग इनके ऊपर ही नजर बनाए हुए था, ऊपर बैठ के नहीं देख रहा था। वो हम लोगों को बताता है कि उसकी कजिन की टीम के जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर वीक ही है। सबसे वीकेस्ट इनमें 2 स्टार के घोस्ट एक्स रियलम के हैं और सबसे स्ट्रॉन्गर यहाँ पे 3 स्टार रियलम का है। इन लोगों ने ये भी कहा है कि यहाँ पे इनके पास एक और पावरफुल मेंबर है जो मुश्किल से ही दिखाई देता है, यानी कि उस लड़के की बात हो रही है जो अभी तक आया नहीं है। वह फंग का सारा फोकस इतने समय एट्रीब्यूट के ऊपर ही था क्योंकि उन लोगों को बहुत ही जल्दी माउंटेन के ऊपर जाना है। और सबसे अजीबोगरीब चीज यहाँ पे ये हो रही थी कि आसमान से एक बहुत बड़ी वेन यानी कि जड़ नीचे आ रही थी। और तुमने एक वो फेरी टेल तो देखी ही होगी ना, सुनी होगी उसके बारे में, डोरेमोन में देखा होगा कि बीज को जमीन में गाड़ दो तो वो साला इतना बड़ा हो जाता है कि आसमान तक चला जाता है, जिसके बाद तुम पत्तों का इस्तेमाल करते हुए ऊपर तक जा सकते हो। बाय द वे उस फेरी टेल का नाम यहाँ पे जेक एंड दी बीन स्टॉक है। बचपन में भी सोचता कि 1-2 बीज मिल जाए आसमान में तो चला ही जाऊंगा, बाद में पता चला ऑक्सीजन मार देगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे कई सारे लोग आए थे रिसर्च करने के लिए, लेकिन उन्हें घंटा कुछ पता नहीं चला, इसलिए वो लोग कल्टी मार लिया यहाँ से। और ऊपर से एनोमली यहाँ पे किसी तरीके का खतरा नहीं दिखाती है, इसलिए कई सारे लोग इसे यहाँ पे खतरा नहीं समझते और आसपास आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। जिसके बाद ये लोग उस बीन स्टॉक के पास में पहुंच जाते
पूछते हैं तो रेड हेयर वुमन आगे से कहती है कि अगर उसने यहाँ पे अपनी आंखों से ये देखा ना होता तो वो कभी भी बिलीव ना करती। तभी भूरे बाल वाली लड़की आगे से कहती है कि उन लोगों को आगे नहीं जाना चाहिए। वो लोग पूछते हैं क्यों, तो वो आगे से बताती है कि उसे महसूस हो रहा है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, उसकी बॉडी पूरी तरीके से ठंडी पड़ चुकी है। और उन लोगों ने ऑनलाइन र्यूमर्स के बारे में भी तो सुना है ना कि यहाँ पे उनसे पहले भी एक पावरफुल टीम आई हुई थी जिसने यहाँ पे इस बेन स्टॉक के सामने कॉन्टैक्ट किया था, जो कि उन लोगों से ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन अचानक से वो गायब हो गया और कभी दोबारा मिले ही नहीं। इसलिए वो लड़की काफी ज्यादा घबराई हुई थी और यही कह रहे थे कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए, उनका भी हाल उनके जैसा हो सकता है, इन लोगों की तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी दफनाने के लिए। ये ओवर एक्टिंग कर रही है, ये चिक चिक कह रहे थे कि इसे लग रहा था कि यहाँ पे इस रास्ते को ये संभाल लेगी, भले इसमें चाहे मौत का सामना करना पड़े लेकिन वो जीत के वापस आ जाएगी। लेकिन जब वो सामने मौत को देख रही है तब इसकी फटके चार है। उसके अंदर से आत्मा कह रही है कि ये काफी ज्यादा अजीब चीज है, उन लोगों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए और ये तुरंत के तुरंत यहाँ से वापस जाना चाहती थी। जिस पे लिन और वो लड़की आगे से कहती है कि तुम्हारी बात सही है, उन सभी लोगों को भी ये फील हो रहा है। इस बिन स्टॉक के अंदर से सच में अजीबोगरीब तरीके की फीलिंग बाहर निकल रही है जिसको वो लोग डिस्क्राइब तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि ये रियर ऑफ टाइम के साथ जुड़ चुकी है और इसके अंदर जो भी जिंदगी और वाइटलिटी बची हुई थी वो जा चुकी है। ऐसे लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा इनविजी और अजीबोगरीब की फीलिंग आ रही है, जैसे कि वो लोग कब्रिस्तान में खड़े हो जहाँ से कभी भी खुशी और गर्माहट महसूस नहीं होती, सिर्फ दुख और निराशा महसूस होगी, जैसे कि ये उनके अंदर से उनकी लाइफ स्पैन को चुराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे लिन उसे समझाते हुए कहती है कि इसीलिए तो वो लोग यहाँ पे मार्शल पॉइजनर्स बने हैं ताकि वो लोग इस रास्ते के ऊपर चल सके। हम लोग फैंग को देखते हैं जो ऊपर ही खड़ा हुआ था, यहाँ तक कि फैंग को भी इतनी दूर से यहाँ पे वो खतरनाक एनर्जी महसूस हो रही थी जो काफी ज्यादा सफोकेटिंग थी, एकदम घुटने वाली। फैंग ने अभी तक जितने भी यहाँ पे एनोमली देखी थी ये वाली सबसे ज्यादा खतरनाक लग रही थी। डार्क एट्रीब्यूट को छोड़ के इन जड़ों के अंदर से निकलने वाली जो खुशबू है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अगर तुम यहाँ पे कल्टीवेट करने के बारे में सोच रहे हो तो फिर तुम्हारे अंदर सच में काफी ज्यादा गुदा होना चाहिए। नॉर्मल तौर पर यहाँ पे पेड़ों को एक तरीके से सिंबल ऑफ वाइटलिटी यानी कि जिंदगी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ये वाला प्लांट पूरी तरीके से लाइफलेस है, जिंदगी इसके अंदर है ही नहीं। जैसे कि एक मरा हुआ पेड़ है जो कि और भी ज्यादा मरी हुई चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। हम लोग लिन को देखते हैं जो कि यहाँ पे सभी लोगों को मोटिवेट करती है, ये कहते हुए कि डेंजर डेंजर होता है, हम लोगों को थोड़ा सा दूरी पे रह के यहाँ पे कल्टीवेट करना चाहिए ताकि खतरे को हम लोग अवॉइड कर सके। इसलिए वो सभी लोग थोड़ा सा दूर होकर बैठ जाते हैं और वहाँ पे कल्टीवेट करना शुरू करते हैं। लिन को ये लग रहा था कि इतनी दूर काफी होगी सेफ रहने के लिए, जिसके बाद वो बैठ जाती है और कल्टीवेट करना शुरू कर देती है। फैंग भी उनकी इस स्ट्रेटेजी की तारीफ करता है कि बढ़िया तरीका है इस तरीके से बैठ के खतरे को अवॉइड करना। अब एक टॉप स्टूडेंट से क्या ही उम्मीद रखोगे जो यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप करती हो। हालांकि लिन जब वहाँ पे कल्टीवेट कर रही थी तो वो डायरेक्ट ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही थी। इस पे फैंग को यकीन हो जाता है कि उसके कजिन सच में यहाँ पे गिफ्टेड है। वहाँ पे लिन के जितने भी दोस्त थे वो सभी भी खुश थे कि यहाँ पे लिन ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब लिन ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही थी तो फिर यहाँ पे जो वेन्स थी वो अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाती है और उनकी तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ने लगती है। तो फिर लोग जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वो वेन्स यहाँ पे दो लोगों को पकड़ लेती है जो सबसे ज्यादा वीकेस्ट थे। वहाँ पे वो लड़के जो काफी ज्यादा घबराए हुए थे और वो पर्सन जो कि यहाँ पे लीडर था, एक तरीके से उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे 3 स्टार की थी, वो दोनों तेजी के साथ यहाँ पे भागने लगते हैं और ये सब कुछ यहाँ पे लिन के ब्रेक थ्रू करने की वजह से हो रहा था। इसलिए ये लोग लिन को छोड़ के यहाँ से तेजी के साथ भाग रहे थे, नहीं तो ये लोग भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। तभी जो रेड वुमन थी वो उनमें से एक को पकड़ लेते हैं और उनसे कहती है कि वो लोग लिन को ऐसे छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकते हैं। जिस पे भूरे बाल वाली लड़की आगे से कहती है कि क्या चाहती हो हम लोग यहाँ पे रोक के लिन को बचाएं, उसने यहाँ पे कल्टीवेट करने के बारे में फैसला किया था, हम लोग तो जाने वाले थे और अगर हम उसे बचाते हैं तो फिर हमें क्या मिलेगा, हम लोग मारे जाएंगे और वो लेवल अप कर लेगी। बाद में पूरी तरीके से पॉइंट है, सर्वाइवल सबसे बड़ी चीज है दुनिया के अंदर। वह 3 स्टार का लीडर भी आगे से यही कहता है कि लाइफ एंड डेथ इन सभी चीजों के बीच में सेम ही रहती है, अगर जिंदा रहना है तो फिर हम लोगों को जिंदा रहना पड़ेगा और उसे छोड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो हम सभी लोग भी उसके साथ यहीं पे ही मर सकते हैं। और वो उससे कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, इतना ज्यादा इमोशनल ना हो। लेकिन वो लड़की आगे से थप्पड़ मार देती है, ये कहते हुए कि वो अपने टीममेट्स को छोड़ के कभी भी नहीं भागती है। इसलिए वो यहाँ पे उन्हें छोड़ के लिन की तरफ आगे बढ़ने लगती है उन्हें बचाने के लिए। फैंग हम लोगों को यही बता देता है कि उसके कजिन को पता भी नहीं कि वो कितना ज्यादा खतरे में है। फैंग को भी गारंटी नहीं है कि वो यहाँ पे उसे बचा सकता है अपने करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से, लेकिन उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। उसने अपनी आंटी से वादा किया था कि वो यहाँ पे कजिन का ख्याल रखेगा तो वो ऐसा ही करेगा। हम लोग उस रेड हेयर वुमन को देखते हैं जो कि आगे से अपने बाकी टीममेट्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वेंस उसे भी पकड़ लेते हैं। जिसके बाद एक वेन यहाँ पे लिन का जो क्रिस्टल था उसे तोड़ के अंदर घुसने वाला था, उससे पहले ही फैंग यहाँ पे आता है और अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए वेंस के ऊपर अटैक करता है और एक झटके के अंदर ही उन्हें यहाँ पे जला देता है। फैंग की एंट्री मारने की वजह से जो भी वेंस थी वो आगे बढ़ना रुक जाती है और पीछे की तरफ बढ़ने लगती है। फैंग का यंग एटीट्यूड इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो यहाँ पे इजीली सभी वेंस को जलाने लगता है और वो सभी वेंस एक झटके के अंदर ही जल के पीछे हटने लगती है। जिसके बाद हम लोग 3 स्टार वॉरियर को देखते हैं। वो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि वो खुद को यहाँ पे टैलेंटेड समझता था, लेकिन वो इतनी जल्दी यहाँ पे 3 स्टार घोस्ट एक्स रियलम पे आ गया। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे उससे भी कोई इतना ज्यादा पावरफुल होगा, जबकि यहाँ पे लिन ही सिर्फ उसके टैलेंट को मैच कर पाती है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे एक मॉन्स्टर है जो कि एक झटके के अंदर ही उन लोगों को आसानी के साथ क्रश कर सकता है। जिसके बाद हम लोग फैंग को देखते हैं और सिस्टम उसे बताता है कि यहाँ पे वुड एट्रीब्यूट डिटेक्ट किया गया है, जिसके बाद यहाँ पे उसकी प्रोग्रेशन शुरू होती है और काफी जल्दी खत्म हो जाती है। हमें इस वुड एट्रीब्यूट के बारे में बताया जाता है जो कि एंडलेस वाइटलिटी को गेन करता है, जो काफी जल्दी यहाँ पे सभी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और बहुत ही तेजी के साथ में जितनी भी चोटें हैं उन्हें यहाँ पे ठीक कर सकता है। फैंग भी आगे से ये कहता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल एट्रीब्यूट है। जब तक उसके आसपास यहाँ पे लाइफ फोर्स रहेगा, बेसिकली कोई भी जिंदा चीज, पेड़, मकड़ी, कुत्ता, बिल्ली, इंसान जो चाहे वो बस जिंदा होना चाहिए। उसके पास यहाँ पे एक तरीके से लाइफ एनर्जी भरी पड़ी है, जब चाहे तब वो उन्हें एब्जॉर्ब कर सकता है खुद की एनर्जी बढ़ाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है और फैंग अपनी आंखें खोलता है और हमें बताता है कि इसीलिए ये जड़ यहाँ पे इतनी ज्यादा बड़ी हो गई थी क्योंकि ये आसपास के जितने भी पेड़ पौधे थे वहाँ पे उनकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करके खुद को बड़ा कर रहे थे। अगर ये पेड़ कहीं और या फिर सिटी के बीच में उगा होता तब तक ये कई सारा बड़ा हो चुका होता और मिलियंस किलोमीटर दूर फैल चुका होता। इसके बाद यहाँ पे रेड हेयर वुमन फैंग के पास आती है और उसे शुक्रिया कहती है उन सभी लोगों की मदद करने के लिए। वो लोग उसे कहते हैं अगर तुम ना होते तो फिर हम सभी लोग आज यहीं पे अपना दम तोड़ देते। और वो फैंग से पूछती है कि क्या वो लोग उसे कैसे तैसे रिपे कर सकते हैं, तो फैंग आगे से मना कर देता है, यही सोचते हुए कि उसे यहाँ पे इन लोगों की इन्फॉर्मेशन की वजह से इतने पावरफुल एट्रीब्यूट को पाने का मौका मिला, तो वो उनसे यहाँ पे कुछ भी नहीं मांग सकता है। और रही बात इन दोनों की जो कि यहाँ पे छोड़ के सभी को भागने के बारे में सोच रहे थे, फैंग हम लोगों को बताता है कि मैं इन्हें पूरी तरीके से ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि सर्वाइवल सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, लेकिन यहाँ पे एक साथ रहा भी तो नहीं जा सकता है। टीम का मतलब ही एक दूसरे का साथ देना होता है, न कि छोड़ के भागना। खतरे के समय ये सभी लोग अपना असली रंग दिखा ही देते हैं। वो लड़की यहाँ पे 3 स्टार लीडर से पूछती है कि वो तो चला गया, अब हम लोग क्या करेंगे। इस पे लीडर आगे से कहता है पछतावा करेंगे और क्या, कि हम लोगों ने यहाँ पे लिन की मदद नहीं की। और वो लोगों से कहता है कि खतरा चला गया है, यहीं पे ही रुकते हैं, लिन बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाली है। कुछ ही देर के अंदर लिन अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेती है और अपनी आंखें खोलती है। फिर 3 स्टार लीडर उन लोगों से कहता है कि लिन के ऊपर फोकस
न करके उन लोगों को यहाँ पे उस बंदे के ऊपर फोकस करना चाहिए जिसने यहाँ पे इन लोगों की जान बचाई है। लिन ब्रेक थ्रू कर रही थी, उसे कुछ भी नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ, तो वो उन लोगों से पूछती है कि यहाँ पे क्या हुआ। साथ में लिन को भी यहाँ पे एक पावरफुल यंग एटीट्यूड महसूस हो रहा था जिसको वो दूर से ही महसूस कर पा रहे थे। इसके बाद 3 स्टार लीडर आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे सभी चीजों को एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था। इसके बाद लिन घर पे आ जाती है और लीडर ने यहाँ पे लिन को बताया था कि वो बंदा एक तरीके से मॉन्स्टर ही था। वो लोग यहाँ पे जितनी भी कोशिश करते इसके बावजूद वो वेंस को काट नहीं पा रहे थे, लेकिन उसने यहाँ पे बस एक झटके के अंदर ही, एक स्लैश के अंदर ही सभी वेंस को वापस लौटा दिया और उन्हें जला दिया। यहाँ तक कि वो पूरी वेंस अब यहाँ पे उन लोगों को अवॉइड कर रही है, वो आसमान में ही लटकी हुई है, नीचे तक नहीं आ रही ताकि फेंग उसे दोबारा कुछ कर ना पाए। हालांकि वो बंदा यहाँ से चला ही गया, लेकिन इसके बावजूद वेन वहाँ पे लटकी हुई है एक मुर्गे की तरीके, कहीं वो बंदा वापस ना आ जाए। इसके बाद लिन घर के अंदर जाती है तो फेंग उसे वेलकम बैक करता है और उससे कहता है कि थकी हुई लग रही हो। तो लिन यही कहती है कि वो पढ़ाई करके थक गई है। तो फेंग उससे कहता है काफी ज्यादा मेहनत करती हो, आराम कर लिया करो थोड़ा। इसके बाद लिन अपने कमरे में आके लेट जाती है, यही सोचते हुए कि अगर वो खुद को यहाँ पे पुश नहीं करेगी तो वो दुनिया के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाएगी, क्योंकि बहुत ही जल्दी वर्ल्ड चेंज होने वाला है। एक नॉर्मल लाइफ जो कि उसके भाई के तरीके यानी कि फेंग के तरीके है वो उसके लिए कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। इसके बाद यहाँ पे एक बंदा मैसेज करता है, ये नाम किसी का भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो यहाँ पे लिन से यही कहता है अगर वो बंदा कहीं तुम्हें दोबारा दिखे तो फिर मुझे जरूर बताना। लिन इस चीज के लिए मान जाती है, लेकिन वो एक सवाल ये भी पूछती है कि जिसने हमें बचाया अगर वो सेम पर्सन है जो कि यहाँ पे डार्क रिवर फेमस ड्रैगन साइड का है तो फिर वो हमारी मदद क्यों ही करेगा। बेसिकली फेंग काफी ज्यादा फेमस है अपने यंग एटीट्यूड की वजह से, वो कई सारी जगहों पे दिखाई देता है, तो सभी लोग उसे यहाँ पे ब्लेजिंग सन कह के बुलाने लगे हैं। हम लोग फेंग को देखते हैं और ये बंदा भाई अपनी साइकिल उठाता है और यहाँ से बाहर जाने लगता है, यही सोचते हुए कि लिन पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, अब फेंग को बार बार उसे यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो खुद का ख्याल रख लेगी छोटी मोटी चीजों से। अभी के लिए फेंग को यहाँ पे वुड एटीट्यूड के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिसको यहाँ पे डिसोलेशन एटीट्यूड बोला जा रहा है। डिसोलेशन का मतलब होता है उजड़ा हुआ। डिसोलेशन एटीट्यूड ज्यादातर प्लांट्स के करीब ही रहता है, लेकिन एक तरीके से काफी ज्यादा पापी एटीट्यूड है। इसका नेचर कॉसेसिव के तरीके बेसिकली तुम्हें अपने अंदर निगल लेना, घुला लेना, इसलिए फेंग की बॉडी के ऊपर भी कई सारे नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। हालांकि अभी तक सिस्टम ने उसे कुछ बताया नहीं है, और साथ में उसके थंडर एटीट्यूड के साथ में कुछ बवाल दिखा सकता है। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका यही रहेगा कि फेंग यहाँ पे कुछ स्ट्रेंज घोस्ट वेंस की तरीके इस्तेमाल करे, जिसके अंदर वो यहाँ पे एटीट्यूड को हार्नेस कर पाएगा। वो भी नीचे इसीलिए गिरी होगी क्योंकि उसने यहाँ पे एक पावरफुल एनर्जी को महसूस किया होगा, तभी वो नीचे आई थी, जिसके बाद वो चीज यहाँ पे डिसोलेशन एटीट्यूड के अंदर बदल गई। इसलिए फेंग को बस यहाँ पे किसी चीज की जरूरत है जिसके अंदर वो यहाँ पे डिसोलेशन एटीट्यूड डाल सके, तो वो उसकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगा। इसके बाद फेंग एक फॉरेस्ट पार्क में आ जाता है जहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं, और फेंग को यहाँ पे एक ऐसा प्लांट चूज करना था, एक ऐसा पौधा जो कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ में यहाँ पे मेल खाए। इसके बाद फेंग अपने दोनों हाथों को हिलाता है, फैलाता है और आगे से जस्ट लाइक अ फेरी की तरीके हवा में उड़ने लगता है, डिसोलेशन एटीट्यूड को रिलीज करते हुए। जो प्लांट जो पौधा यहाँ पे उसकी एनर्जी के साथ मेल खाएगा वो आगे से रिएक्ट करने लगेगा। इसके बाद फेंग अपनी आंखें खोलता है और उसे दिखाई देता है कि एक छोटा सा सफेद फूल उसकी एनर्जी के साथ में रिएक्ट कर रहा है। फेंग उसकी तरफ अपनी उंगली करता तो वो साला उसकी उंगली पपी की तरीके अपने मुंह के अंदर भर लेता, और थोड़ी सी एनर्जी लेने के बाद वो एकदम खुश भी हो जाता है। फेंग को समझ में आ जाता है कि लौंडे के अंदर दम है। भले ये एक नॉर्मल सा पौधा है, लेकिन स्पेशल एनर्जी के एक्सपोजर में आने के बाद ही एक छोटे से पिल्ले की तरीके एनर्जी को यहाँ पे चूसने लग रहा है। फेंग उसे कहता है कि पूरे फॉरेस्ट के अंदर तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हो यहाँ पे डिसोलेशन एटीट्यूड को हार्नेस करने के लिए। इसके बाद फेंग यहाँ पे सिस्टम की मदद लेता है और उस पेड़ के अंदर यहाँ पे अपने डिसोलेशन एटीट्यूड को इम्बेड कर देता है, यानी कि जोड़ देता है, जैसा कि उसने अपने हाथ और शॉट के साथ में किया था। प्रोग्रेशन कंप्लीट होने के बाद पेड़ पूरी तरीके से बदल जाता है। पहले सिर्फ 4 ही 5 पंखुड़ियां थी, अब पूरी 12-13 हो गई थी। पेड़ भी पहले से घना हो गया था। साथ ही में ये अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए आसपास के जो भी पेड़ थे उनसे यहाँ पे लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था और अपने लाइफ फोर्स को बढ़ाते जा रहा था, बिल्कुल एक डीमन के तरीके। इसने 3 सेकंड्स के अंदर ही आधे से ज्यादा फॉरेस्ट को यहाँ पे सूखा कर दिया था, लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। साथ में ये अपने साइज को भी छोटा बड़ा कर पा रहा था। फेंग उसे ऊपर उखाड़ लेता है, कहते हुए कि साले तेरे को मैंने 2 मिनट के लिए क्या छोड़ा, तो पूरे जंगल को ही उजाड़ देगा। और साथ में फेंग यहाँ पे इसे ये सब कुछ करने में नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने पास ही में यहाँ पे कुछ कैमरास देखे थे, और ये खास तरीके के कैमरास है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी को डिटेक्ट कर सकते हैं हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन पे भी। इसलिए अगर फेंग इस पेड़ को ज्यादा उड़ने देगा तो फिर यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी को डिटेक्ट कर लेगा और कई सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे। और फेंग को जिस बात का डर था वही होता है, कुछ देर के अंदर यहाँ पे एबनॉर्मल वैल्यू डिटेक्ट कर ली जाती है और एसोसिएशन को इस बारे में बता दिया जाएगा। इसलिए फेंग तुरंत यहाँ से निकल लेता है। जिसके बाद हम लोग रिसर्च डिपार्टमेंट को देखते हैं जो कि यहाँ पे पेड़ों के ऊपर नजर बनाए हुए थे। उन्हें जैसे ही यहाँ पे हल्का फुल्का एनर्जी वैल्यू ऊपर नीचे दिखता है तो वो लोग तुरंत अपना सामान लेके जंगल के पास आ जाते हैं। जो लोग अपने डिवाइस को चेक करते हैं तो फिर यहाँ पे रेटिंग 30 के ऊपर दिखा रहे थे, यानी कि ये जगह पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई है। हालांकि जब वो लोग यहाँ पे जमीन की ह्यूमिडिटी सभी चीजों को चेक करते हैं, टेम्परेचर को चेक करते हैं, तो वो सब कुछ नॉर्मल हो चुका था बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही। तो फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ से एट्रीब्यूट एनर्जी महसूस हो रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे एक सीनियर रिसर्चर आता है जो कि उन लोगों से कहता है कि ये डिसोल्यूशन एट्रीब्यूट है, उसे छूना नहीं। उन लोगों को बताता है कि तुम्हें वो जड़ याद है ना जो आसमान से लटक रही थी, ये उसी के तरीके है। और ये लोग उसे डिमोनिक वेन कहते थे, जो कि ए लेवल की म्यूटेशन की वजह से बनी है। उसके लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब करने की वजह से उसे यहाँ पे ए लेवल का डेंजर घोषित कर दिया गया था। अगर तुम उसके टच में आ जाते हो तो ये तुम्हारी बॉडी से सारा लाइफ फोर्स खींच लेगा और तुम्हें एक सूखी लकड़ी की तरीके छोड़ देगा। इसके बाद ये चाचा हम लोगों को यहाँ पे डिसोल्यूशन प्लेंट और सब कुछ के बारे में बताते हैं जो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, लेकिन उसी टाइम में यहाँ पे कैप्टन हान आ जाते हैं। तो कैप्टन चाचा उन लोगों को यहाँ पे सारे इक्विपमेंट देते हैं ताकि वो लोग यहाँ पे डिसोल्यूशन प्लांट से दूर रहे। इसके बाद ये लोग सोर्स को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे, इसलिए वो लोग यहाँ पे सुकिंग को बुलाते हैं। वहीं पे वो दोनों अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इन्हें पता चलता है कि वो सोर्स कहाँ से आ रहा था। लेकिन जब वो जगह को चेक करते हैं तो सोर्स पहले से ही निकाल लिया गया था। अब कौन सा फेंग पेड़ को उखाड़ लेगा तो फिर सोर्स कहाँ से ही मिलेगा। वहीं पे जो चाचा थे वो आगे से कहते हैं कि प्लांट को उखाड़ना काफी ज्यादा नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है, कोई ऐसा निकाल ही नहीं सकता है। इस पे कैप्टन हान आगे से कहता है कि कोई तो यहाँ पे आया था, तभी वो यहाँ पे इस पेड़ को उखाड़ के लेके गया है। पेड़ अपने आप तो भाग नहीं पाएगा, उसके पैर थोड़ी ना है। इसके बाद वो लोग सिक्योरिटी डेटा को यहाँ पे एनालाइज करते हैं तो फिर उन्हें यहाँ पे फेंग का नाम दिख जाता है और सारा बायो डेटा भी। इसलिए कैप्टन हान सुकिंग से कहते हैं कि इसकी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी, बाकी इसके साथ तुम्हें कैसे प्रोसीड करना है ये तुम्हारी एसोसिएशन को अच्छे से पता है। इसके बाद अगला सीन 2 घंटे के बाद का होता है और फेंग ने यहाँ पे उस पेड़ को गमले के अंदर लगा दिया था। वहीं पे फेंग को मजा आ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक नॉर्मल पेड़ पाल रहा है। भाई वो जानवर है एक नंबर का, चिड़िया इसके ऊपर बैठेगी तो वो मर जाएगी। वहीं पे फेंग अपने मन के अंदर सोच रहा था कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर वो इसका इस्तेमाल बैटल के अंदर करेगा तो ये कई सारे अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट डाल सकता है एनिमी के ऊपर। वहीं पे फेंग ने इसके और सब कुछ को बदल दिया तो और ऊपर से ये दिखने में तो क्यूट लग ही रहा था, इसलिए यहाँ पे लिन भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। और फेंग अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि ताकत से ज्यादा उसे छुपाना जरूरी रखता है, क्योंकि कॉम्बैट के अंदर कब तुम सरप्राइज अटैक कर दो वही जीत को यहाँ पे निर्धारित कर सकता है। उसी टाइम पे फेंग के पास उसका पुराना बड़ी फोन करता है। फेंग हमें बताता है
है कि ये उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है जो 3 साल पहले ही आर्मी के अंदर चला गया है। ये लोग एलिमेंट्री से लेकर मिडिल स्कूल तक साथ ही थे, लेकिन हाई स्कूल के दौरान में इसने अचानक से स्कूल छोड़ दिया और मिलिट्री को ज्वाइन कर लिया। फिर उसका फोन उठाता है और उससे पूछता है यो बड़ी क्या हाल चाल है। तो वैंग उसे कहता है कि आज दो जाम लगाया जाए होटल के पास में, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सीक्रेट है बताने को, जिसके लिए फैंग तुरंत ही मान जाता है। तो फिर हम लोगों को पता चलता है कि वैंग ने यहाँ पे फैंग को कॉल सुकिंग और मिलिट्री लीडर के कहने पे किया था। उन लोगों से ये कहता है कि मैंने आपका कहना तो मान लिया, लेकिन फैंग वैसा बंदा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसकी सेफ्टी की गारंटी दें। इस पे हम लोग फीमेल जनरल को देखते हैं और सीने के ऊपर लूफी वाला डिजाइन है। खैर वो यहाँ पे वैंग से कहते हैं कि अपना मिशन पूरा करो, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की सोचना भी नहीं। तुम्हारा दोस्त अगर वो बंदा नहीं है जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो फिर एक दोस्त के तौर पे अच्छी खासी एडवाइस दे देना कि मिलिट्री वाली कमर कैसे तोड़ देते हैं ट्रेनिंग करवा करवा के। अगले दिन ये दोनों दोस्त मिलते हैं और एक साथ ड्रिंक करते हैं। और फैंग वैंग को देख के बिल्कुल हैरानी हो गया था, क्योंकि वो बिल्कुल अलग सा लग रहा था, एकदम बिल्डअप मैन, एकदम मैच्योर बॉडी सॉडी वाली। यहाँ तक कि वैंग भी आगे से कहता है कि इन 3 सालों में समझ गया कि मिलिट्री का मतलब क्या होता है, कमर तोड़ देना लेकिन इज्जत भी मिलना। इस पे फैंग आगे से कहता है कि मुझसे तो बढ़िया ही होगी, कम से कम नोट्स बुक में छापना तो नहीं पड़ता एक ही चीज को 10 बार। और फैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने अपनी पास्ट लाइफ में वैंग के बारे में दोबारा कभी भी नहीं सुना था। अब जाहिर सी बात है, एक दुनिया जहाँ पे सब कुछ खत्म है, बर्बाद हो रही है, वहाँ पे एक सोल्जर की क्या ही चीज होगी। किसी भी जगह पे, किसी भी अननोन जगह पे वो यहाँ पे मर सकता है एक सोल्जर के तौर पे, और ये एक सोल्जर का फेट होता है। इसके बाद वैंग अपने प्लान को यहाँ पे प्रोसीड करता है और वैंग से पूछता है कि तुमने आजकल कुछ अजीब नोटिस किया, जैसा कि मूवीज में होता है ज़ॉम्बीज़ और मॉन्स्टर वाली चीजें। वैंग को ये बात थोड़ी सी गड़बड़ लगती है कि मिलिट्री वाली इन सभी चीजों के ऊपर ज्यादा यकीन नहीं करते हैं, और वैंग उससे अचानक से ये सभी चीजें क्यों पूछ रहा है, वो उसे क्या जानना चाहता है। इसलिए वैंग से सीधा कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। इसके बाद वैंग यहाँ पे फैंग को सब कुछ साफ साफ बता देता है कि वो यहाँ पे उससे मिलने के लिए नहीं, बल्कि उसको एक वार्निंग देने के लिए आया है। उसे बताता है कि फ्यूचर के अंदर कुछ ही महीने या फिर साल के अंदर चीजें सब कुछ बदल जाएंगी, एजुकेशन पूरी तरीके से बेकार रह जाएगी, पैसा सब कुछ पूरी तरीके से बदल जाएगा। वैंग को कोई भी हैरान नहीं थी, लेकिन उसे इस बात से हैरान होती है कि वैंग जैसे ऑर्डिनरी सोल्जर्स को यहाँ पे ऑर्डर दिए जाते हैं कि उन्हें हमेशा शांत रहना है, कोई भी फॉरबिडन चीज किसी को भी पता चलने नहीं देती है, खासकर स्पिरिचुअल एनर्जी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं। वैंग को समझ में आ जाता है कि उसको यहाँ पे सस्पेक्ट की तरीके देखा जा रहा है, इसलिए मिलिट्री ने उसके यहाँ पे ट्रैक को टारगेट किया और उन्हें पता चला कि जैसे ही फैंग उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो फिर उन लोगों ने फैंग को यहाँ पे चेक करने के लिए भेजा कि फैंग सही में एक ऑर्डिनरी बंदा है या फिर कोई पॉइजनर है। वैंग फैंग से कहता है कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया उसके बारे में किसी को बताना नहीं, तुम ठीक रहोगे। वह मिलिट्री को यकीन हो जाता है कि फैंग अपना ऑर्डिनरी बंदा ही है, उसने बेवकूफ यहाँ पे बनाया था इन लोगों को, लेकिन इसके बावजूद फैंग ने यहाँ पे वैंग ने उसे एक जानकारी दे दी कि तुम्हें सावधान रहना है। इसके बाद वैंग के पास उसकी मिलिट्री की तरफ से फोन आता है और उसे कहते हैं कि तुम तुरंत बेस पे पहुंचो। इसलिए वैंग भागते हुए यहाँ से जाने लगता है, लेकिन फैंग उसे रोकता है ये कहते हुए कि तुम यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हो ना, मुझे भी तुम्हारे साथ आने दो। यहाँ तक कि वो वैंग से ये भी कहता है कि तुम्हें ये भी पता है ना कि ये ऑर्डर तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे सुपीरियर से मिले थे कि तुम मुझसे बातचीत करो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे ऑफिसर्स ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन चिंता न करो, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा, मुझे अपने साथ आने दो। वो फैंग यही चेक करना चाहता था कि मिलिट्री इस समय क्या कर रही है, क्या वो बदलाव करने वाली है, क्योंकि दुनिया बहुत ही जल्दी चेंज होने वाली है। शुरुआत तो उन लोगों ने कर ली है, लेकिन कई सारी चीजें अभी तक यहाँ पे ठीक नहीं है। ऊपर से जिस स्टेशन के अंदर सोकिंग काम करती है उसको भी यहाँ पे लीड करने वाले मिलिट्री ही है। इसके बाद अगला सीन मिलिट्री जोन का होता है, जहाँ पे वैंग को अपने साथ लेके आता है। और फैंग को समझ में आ जाता है कि ये जो बेस यहाँ पे बना हुआ है वो एक तरीके से पॉल्यूटेड जोन के ऊपर ही बना हुआ है। यहाँ पे स्पेशल एनर्जी बहुत ही ज्यादा घनी है। फिर इसके बाद वैंग को एंटर होने दिया जाता है और साथ में फैंग को भी, लेकिन जैसे ही वो दोनों एंटर होते हैं तो फिर यहाँ पे एक बीस्ट अनलॉक हो गया था, जिसके साथ कई सारे सोल्जर्स यहाँ पे फाइट करने की कोशिश कर रहे थे स्पेशल वेपन्स और एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन इसके बावजूद वो लोग उसे हैंडल नहीं कर पा रहे थे, वो काफी ज्यादा पावरफुल था। फैंग आगे से पूछता है कि ये सभी चीजें एट्रीब्यूट के साथ फ्यूज है ना, तभी यहाँ पे वही फीमेल जनरल आती है जिसका नाम यहाँ पे जी फैंग है, और ये भी यहाँ पे 3 स्टार रियलम पे है। वो फैंग को बताती है कि ये डॉग यहाँ पे डार्कनेस एंड फ्लेम एट्रीब्यूट के साथ मिलकर फ्यूज हुआ है, तो ये काफी ज्यादा गुस्सा हो गया है और उसने कई सारे सोल्जर्स को पहले ही गंभीर तरीके से घायल कर दिया है। इसके बाद वैंग की फील्डिंग सेट हो जाती है और यहाँ पे जिलन वैंग के ऊपर चिल्लाने लगती है कि वो एक नॉर्मल सिविलियन को यहाँ पे बेस पे कैसे लेके आ सकता है बिना किसी परमिशन के। वैंग आगे से बताने ही वाला था कि ये वही बंदा है, लेकिन उससे पहले जिलन उसे बंद कर देती है कि वो लोग यहाँ पे अर्जेंट सिचुएशन में है, उन्हें यहाँ पे उस फॉक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। हालांकि जिलन को पता था कि ये फैंगी है, भाई फोटो देखी थी उसने, पता होगा, और उसे यहाँ पे फैंग के अंदर कुछ खास स्पेशल एनर्जी की एक्टिवेशन दिख नहीं रही थी, नॉर्मल तरीके से ही वो एक्टिव थे। इसलिए जिलन को यकीन हो जाता है कि फैंग अपना कोई पावरफुल बंदा नहीं है, लिटिल टायरन के तरीके। हालांकि वो जिलन से ये कहती है कि तुम वैंग के फ्रेंड हो, उसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, मैं तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस बेस के अंदर जिंदगी और मौत तो तुम्हारे हाथों में है, कोई भी तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेने वाला है। इसके बाद वो अपने सोल्जर्स को यहाँ पे ऑर्डर देने लगती है, तो वो सभी सोल्जर्स एक एक करके यहाँ पे उस वुल्फ के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वुल्फ को कुछ भी नहीं हो रहा था और उस टाइम पे जिलन अपनी मशीन गन का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर यहाँ पे यांग एनर्जी से शूट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वुल्फ को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो और भी ज्यादा भड़क जाता है। फिर वो एक सोल्जर के ऊपर हमला करने वाला था, तो फिर जिलन दोबारा अपनी यांग गन का इस्तेमाल करती है और वुल्फ के ऊपर शूट करती है, जिससे वो यहाँ पे उस सोल्जर को प्रोटेक्ट कर लेती है और उन लोगों से कहती है कि ध्यान वुल्फ के ऊपर ही रहे, अपने डिस्टेंस से हटता नहीं। मैं अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि मिलिट्री के अंदर हर एक सोल्जर यहाँ पे एक टीममेट के तरीके है, जिसपे वो बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं और एक साथ मिलकर वो काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ को यहाँ पे अनलेस कर सकते हैं, जितना वो अकेला नहीं कर सकते। लेकिन उसी टाइम पे फैंग को महसूस होता है कि वुल्फ पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, इसलिए वो उन सभी लोगों से कहता है कि वहां से हटो, तुम उसका अकेले सामना नहीं कर सकते। लेकिन उसी के बाद यहाँ पे वुल्फ के जो एनर्जी लेवल थे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एक्सट्रीम लेवल पे। इसको देखो तो जिलन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो मिलिट्री के ऊपर हाई अलर्ट को यहाँ पे जारी कर देती है और सभी लोगों से कहती है कि कोई भी रिट्रीट नहीं करेगा जब तक हम लोग यहाँ पे वुल्फ के ऊपर कंट्रोल नहीं कर लेते हैं। लेकिन वुल्फ अब यहाँ पे इवॉल्व होकर एक हेलहॉर्न के अंदर बदल गया था, जो पूरी तरीके से डार्क एट्रीब्यूट के साथ में फ्यूज हो गया था। तभी उस हेलहॉर्न की नजर यहाँ पे वैंग के ऊपर पड़ती है, तो वो वैंग के ऊपर एक जोरदार क्लॉ मारता है। वैंग गंदे से जंप करके उसे डॉस तो करता है, लेकिन फोर्स की वजह से उसकी पसलियां टूट गई थी और वो सीधा फैंग के पास आके गिरता है और उसके मुंह से खून निकल रहा था। वैंग फैंग को बताता है कि चिंता की बात नहीं, उसने यहाँ पे स्पेशल एनर्जी को अपने आसपास इकट्ठा कर लिया था, इसलिए उसे सिर्फ यहाँ पे ब्लैक लाइट्स लगे हैं, जो कि पूरी तरीके से ठीक है। वैंग फैंग से कहता है कि तुम चिंता न करो, हम लोग यहाँ पे हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड एंटी जोन है, अगर उन लोगों को कुछ हो भी जाता है तो ये वुल्फ बाहर नहीं निकलेगा। तो फिर अपने सोल्जर से कहते हैं कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या करेंगे, भले उन्हें अपनी जिंदगी देनी पड़े, लेकिन वो लोग किसी भी कीमत पे इस वुल्फ को यहाँ से जाने नहीं दे सकते हैं, तो ये बाहर जाके बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। तो फिर फैंग को यहाँ पे मदद करने के लिए आगे बढ़ना ही पड़ता है। जिलन उसको देखते उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो भाई, बलिदान की शुरुआत तो तुमसे ही होगी क्या। लेकिन फैंग आगे से लाइट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ता है और हेलहॉर्न के ऊपर एक गड़ाम से घूंसा देके मारता है मुंह के ऊपर, जिससे हेलहॉर्न का मुंह जमीन पे जा टकराता है और वहाँ पे जमीनें टूट जाती हैं। इसको देख के सोल्जर हैरानी हो जाते हैं कि ये बंदा कौन है भाई, एक बी लेवल का म्यूटेशन क्रिएचर है जिसको यहाँ पे जिलन भी हैंडल नहीं कर सकती है। इससे वैंग और
और जीलन को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे फेंग ही असल में एक टायरेंट है जो कि यहाँ पे थंडर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता है। हेलहाउंड अभी तक मारा नहीं था तो फिर फेंग उसे कहता है ठीक है फिर थोड़ा सा तुम्हें और चिढ़ा लेता हूँ। वह जीलन अपने मन के अंदर यही सोच रहे थे कि यहाँ पे एक बी लेवल के म्यूटेशन क्रिएचर को हैंडल करने के लिए उन्हें एक और मिशन लगती है और कुछ तो अपने जान में गवा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद फेंग अकेले ही यहाँ पे एक बी लेवल के म्यूटेशन क्रिएचर को हैंडल कर ले रहा है। वो मन के अंदर यही सोचते हैं कि इसके पास ये पावर कैसे है। हालांकि उसे पता है कि थंडर पावर की जो स्ट्रेंथ होती है वो लाजवाब होती है, लेकिन इसके बावजूद फेंग की स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही है। कहता कि उनके पूरे मिलिट्री बेस और पूरे किंगडम के अंदर भी कोई इतना पावरफुल नहीं है जो कि इस तरह की पावर को रिलीज कर सके। हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि अपना हाथ ऊपर करके किसी मूव का इस्तेमाल करने वाला था तो फिर आसमान से बहुत ज्यादा बिजली इकट्ठा होने लगती है, जिसको देख के जीलन बहुत ज्यादा हैरान थे कि ये किसी तरीके का टॉर्नेडो या फिर तूफान लाने वाला है क्या। लेकिन हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि थंडर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए एक थंडर स्ट्राइक सीधा हेलहाउंड के ऊपर गिरा देता है, वो भी एकदम पूरी ताकत के साथ में, और वहीं पे हेलहाउंड का खेल खत्म कर देता है। तो फिर फेंग भागते हुए फेंग के पास आता है और उसके ऊपर घुसा मार देता है। ये कहते हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने पावरफुल होगे, मुझे लगा कि तुम्हारी लाश को मुझे एक कंधा देना पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों हल्की फुल्की बातें करते हैं अपने पास्ट के बारे में और उसे टाइम पे जीलन यहाँ पे आ जाती है जो कि फेंग को शुक्रिया कहती है मदद करने के लिए। फेंग उसे कहता है कि वो ये सब कुछ अपने दोस्त के लिए कर रहा था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद जीलन अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। फिर जीलन फेंग से कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाएंगे, और फेंग को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो फेंग को बड़ा मजा आ रहा था कि उसकी दोस्त की यहाँ पे इतनी ज्यादा इज्जत हो रही है। इसके बाद जीलन में फेंग से वही बात कहती है कि उसे यहाँ पे कई सारे पॉइजनर्स की जरूरत होती है और कई सारे पॉइजनर्स यहाँ पे फेंग की स्ट्रेंथ का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो यही चाहेगी कि फेंग यहाँ पे जिया किंगडम की मिलिट्री को ज्वाइन करे। हालांकि वो बस एक छोटी सी गार्ड है रिस्ट्रिक्टेड जोन की, तो फिर ये वर्दी नहीं होगा फेंग के लिए। तो फिर जीलन को यही लग रहा था कि फेंग की स्ट्रेंथ अभी यहाँ पे सिर्फ स्पिरिट क्रिएशन लेवल की ही होगी। हालांकि फेंग सिर्फ 3 स्टार है, वो हमें पता है, इन लोगों को ज्यादा ही लग रहा था। तो फिर फेंग जीलन से पूछता है कि आपका क्या मतलब है कि आप क्वालिफाइड नहीं है क्या मुझे इनवाइट करने के लिए। इस पे जीलन आगे से कहती है कि हाँ, इसमें कोई भी गलत बात नहीं और ना ही कोई शर्म की बात है। वो लोग बस ऊपर के ऑर्डर्स को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। उन लोगों का काम यहाँ पे सिर्फ फेंग को पहचानना था और समझना था, बाकी इन सभी चीजों के अंदर खींचना। ऊपर के जो ऑफिसर्स होंगे वही यहाँ पे आके फेंग को पर्सनली इनवाइट करेंगे। फेंग आगे से ये कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सभी लोगों को एक ही नजरों से देखता है और वो उनसे ये भी कहता है अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा मदद करने के लिए। आखिर तुम्हें तो वो लोग जो कि ऑर्डिनरी जैसे लोगों को प्रोटेक्ट करते हो। बस फेंग की एक ही कंडीशन थी कि वो लोग फेंग के कल्टीवेशन में कोई भी उगल नहीं करेंगे और ना उसके ऊपर कोई पाबंदी लगाएंगे कि तुम वहाँ पे नहीं जाओगे। जीलन को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता और फेंग तुरंत यहाँ से चला जाता है। तो फेंग को यहाँ पे मिलिट्री बेस के बारे में हल्का फुल्का समझ में आया था कि मिलिट्री बेस की जो भी रेंज रहती है उसके आसपास में स्पेशल एनर्जी काफी ज्यादा हाई रहती है, जिसकी मदद से यहाँ पे सोल्जर ज्यादा कॉम्बैक्ट और कल्टीवेट कर पाते हैं, जिससे उनके कॉम्बैक्ट पावर बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे खतरा भी काफी ज्यादा रहता है और बेसिक तरीके से यहाँ पे एक लाइन के तरीके काम करता है जो कि एनोमलीज को सिविलियन से दूर रखता है। वह जीलन वैंग से कहती है, हाँ वैंग से कहती है कि तुम्हारा दोस्त बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। आज उसने हम लोगों को यहाँ पे दिखाया है बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो इतनी जल्दी यहाँ पे इतना पावरफुल पॉइजनर बन गया है कि वो यहाँ पे साफ दिखाता है कि उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, चाहे वो किस्मत हो, करेज हो, एबिलिटी हो या फिर मेहनत हो। इस पे वैंग यहाँ पे जीलन से कहता है कि क्या हम लोग अपने ऑफर को यहाँ पे नहीं बढ़ा सकते हैं? अगर हम उसे यहाँ पे अपने पास रख ले तो फिर ये हमारे लिए अच्छी चीज रहेगी। इस पे जीलन उससे कहती है कि जो कुत्ता मरा है पहले उसे साफ करो जाके। इसके बाद हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि कल्टीवेट कर रहा था और इसने लाइट बंद रखी है, लेकिन इसके बावजूद रोशनी निकल रही है। फेंग हमें यही बताता है कि इस बार उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। मिलिट्री को पता चल गया है कि उसके पास थंडर एट्रीब्यूट है, लेकिन जो थंडर एट्रीब्यूट होता है ये डार्क एट्रीब्यूट के खिलाफ में काफी अच्छा काम करता है। एक तरीके से यहाँ पे डार्क एट्रीब्यूट को पूरी तरीके से खत्म ही कर देता है, इसलिए जो मिलिट्री होती है वो थंडर एट्रीब्यूट को काफी ज्यादा वैल्यू देती है। इसलिए वो लोग यहाँ पे उसके खिलाफ कुछ करेंगे तो नहीं, लेकिन उसे ऑफर बहुत ही ज्यादा देंगे उसे इन्वाइट करने के लिए, फिर वो चाहे पावर हो, एडवांस इंटेल हो या फिर कई सारे एक्सेस हो। साथ ही में फेंग को यहाँ पे मिलिट्री और स्पिरिट की एसोसिएशन के बारे में भी समझ में आ गया है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। मिलिट्री एक तरीके से यहाँ पे वाइल्ड गार्ड के तरीके है जो कि यहाँ पे सिविलियंस को प्रोटेक्ट करते हैं लेकिन अंधेरे में रह के। वहीं पे स्पिरिट की एसोसिएशन एक तरीके से यहाँ पे उस गैप को फिल करता है जो यहाँ पे मिलिट्री नहीं कर पाती। वो सिटीज के अंदर रहते हैं और इस बात को पक्का करते हैं कि किसी भी सिविलियन को कोई भी दिक्कत ना हो और वो लोग स्टेबल लाइफ जीते रहे। और दूसरे साइड पे गवर्नमेंट यहाँ पे जो पोल्यूटेड जोन रहते हैं उन्हें पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड कर देती है सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ ही में वो लोग प्रीसियस टाइम को भी यहाँ पे खरीद रहे हैं ताकि ऑर्डिनरी लोगों को समय मिल सके खुद को ढालने का, लेकिन एनोमली एक झटके के अंदर ही सब कुछ खत्म कर सकती है और कई सारी चीजें यहाँ पे बर्बाद हो जाएंगी, फिर वो चाहे जिंदगियां हो या फिर शहर हो। तो जब मिलिट्री बेस से होके आया था तो फिर वो वहाँ पे स्पेशल एनर्जी को काफी ज्यादा इकट्ठा कर लिया था, इसलिए उसे महसूस हो रहा था कि वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने वाला है। जिसके बाद हम लोग लिन को देखते हैं जो कि खाना बनाने के लिए ग्रोसरी लेने के लिए गई हुई थी, लेकिन जब वो वापस आ रही थी तभी उसकी नजर यहाँ पे फेंग के ब्रेक थ्रू के ऊपर पड़ जाती है जो बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा था। उसे भी देख के समझ में आ जाता है कि ये यंग एट्रीब्यूट है जो कि यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के लिए रेडी हो रहा है और ये स्पिरिट क्रिएशन रियलम के लिए ब्रेक थ्रू है। ऑफ कोर्स जब यहाँ पे ब्रेक थ्रू होता है तो फिर ये गोल्डन लाइट की एक्स दिखाई देती है। इसके बाद हम लोग एक और कमाल की चीज के देखते हैं कि जब यहाँ पे जो एक्स बनी हुई थी अब उसको चेंज करके यहाँ पे स्पिरिट क्रिएशन रियलम पे एक सुनहरी मुट्ठी आ जाती है। ये सुनहरी मुट्ठी दिखा के क्या साबित करना चाहते हो ऑथर? खैर ऑफ कोर्स यहाँ पे फेंग के ब्रेक थ्रू करने की वजह से जो एनोमली लेवल था वो हाई पे जा चुका था, 99 हो गया था, इसलिए सभी लोग एकदम हाई अलर्ट हो जाते हैं। कैप्टन आगे से कहते हैं जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को वहाँ पे भेज दो। कहता कि सुकिंग में हैरान थे कि इतना ज्यादा हाई लेवल कैसे हो सकता है। इसके बाद लोग उस एरिया को इंटरटेट करते हैं और वहाँ पे कई सारे लोगों को भेज देते हैं हाईली स्केल्ड वेपन के साथ में और पूरे एरिया को यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। लेकिन तभी दूसरा सोल्जर भागते हुए आता और बताता है कि ये अलार्म लिमिटेड है, बेसिकली कोई ब्रेक थ्रू कर रहा है। इसके बाद हम लोग फेंग को देखते हैं जिसने ब्रेक थ्रू कर लिया था और उसे कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रहा था, बस हल्का फुल्का फिजिकल लाइट होने की वजह से। इसके बाद वैंग यहाँ पे फेंग के पास मैसेज करता है और उसे बताता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक मैसिव फायर ब्रेकआउट हुआ है, इसे एनोमली समझा जा रहा है। इसलिए यहाँ पे वैंग चाहता है कि फेंग में यहाँ पे जीलैंड के साथ में वहाँ पे जाए ताकि वो लोग उस जगह को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर पाए, जिसके लिए फैंग मांग जाता है। और फिर फैंग ने फेंग से ये भी कहा था कि तुम ज्यादा हीरो न बनना वहाँ पे, नहीं तो उसे कोई भी कवर नहीं कर पाएगा। और फेंग को पहले से ही पता था कि ज्यादा हीरो बनना काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर सकता है, मिलिट्री वाले तुम्हें पकड़ के तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देंगे। इसलिए फेंग ने वहाँ पे अपने यैग और फ्लेम एट्रीब्यूट को दिखाया ही नहीं था, सिर्फ उन्हें यही बताया कि वो एक थंडर एट्रीब्यूट यूजर है। इसके बाद वहाँ पे लिन भी आ जाती है जो कि फेंग से कहती है खाना खाओगे बना दो। फेंग आगे से कहता है अगले घंटे में खाऊंगा। तो लिन अपने मन के अंदर सोचती है कि उसका कजिन एक नंबर का आलसी है, कोई गंदी आदत नहीं है, बस वो आलसी एक नंबर का है, घर में पड़ा रहता है, यहाँ तक कि स्कूल के वेकेशन को भी एंजॉय नहीं करता और अपने फोन में सारा दिन लगा रहता है। और उसके अलावा यहाँ पे जो पॉइजनर्स रहते हैं उन्हें यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग एनोमली को ढूंढना पड़ता है और बैठ के कल्टीवेट करना पड़ता है, जिसके बाद ब्रेक थ्रू भी करना पड़ता है। अगर कोई एनोमली आसपास होगी तो फिर यहाँ पे सिविलियंस की भी जान खतरे में आ जाती है। जो भी है वो अपने कजिन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगी, बस उसे यहाँ पे रहने देने के गिफ्ट के तौर पे। तो फिर उस यूनिवर्सिटी वाले इंसिडेंट
को चेक कर रहा था तो फिर उसे पता चलता है कि हाई टेम्परेचर है, फायर भी और साथ में यंग एटीट्यूड भी। वहाँ पे आग काफी ज्यादा भड़की हुई थी और फेंग यही सोच रहा था कि इन लोगों ने बहुत ही जल्दी वहाँ से कैमरा वैमरा सब कुछ हटा दिया और ये वाला मामला नॉर्थ गेट से काफी ज्यादा सीरियस है, जहाँ पे फेंग को यंग एटीट्यूड मिला था। और फेंग इसी बारे में सोच रहा था कि ये वाली चीज यंग एटीट्यूड से अलग कैसे हो सकती है, इसलिए फेंग को ये जगह चेक करनी थी। इसलिए वो यहाँ पे जीलैन को फोन करता है और उससे कहता है कि जगह को मैं भी यहाँ पे साथ में चलना चाहूंगा। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटी का होता है, जहाँ पे वो फायर ब्रेकआउट हुआ था। सील कर दिया गया था इस जगह को, लेकिन रिपोर्टर अभी भी पूछ रहे थे कि यहाँ पे फायर कैसे लगी, या किसी को पता है कोई कैजुअलिटी हुई और अभी तक इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट क्यों नहीं आई है, स्टूडेंट के बारे में क्या, उनकी सेफ्टी के बारे में क्या, और इसी तरीके के सवाल पूछे जा रहे थे। तब यहाँ पे जीलन और फेंग आते हैं तो फिर वो सभी सोल्जर्स उन्हें अंदर जाने देते हैं बिना किसी दिक्कत के। और रिपोर्टर आगे से कहते हैं कि इन्हें अंदर जाने क्यों दिया गया भाई और हमें क्यों नहीं। ये दोनों जब उस फायर वाली जगह पे पहुंचते हैं तो वो आग अभी तक जल रही थी और ये लोग इस आग को यहाँ पे हेवेंस फायर कहकर बुलाते हैं। जीलन आगे से बताती है कि इसे इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि यहाँ पे ना ही तो किसी जलने के निशान थे, बेसिकली यहाँ कैसे लगी कोई भी निशान नहीं थे और ना ही ये साली बुझ रही है। पानी, बर्फ, नाइट्रोजन, हवा, तुम कुछ भी मार दो ये बुझने का नाम नहीं ले रही है। अगर ये बात चलना शुरू हुई तो ये सब कुछ कंज्यूम कर लेगी जो इसके रास्ते के बीच में आएगा और ये तभी रुकेगी। इसके बाद जीलन फेंग से कहती है कि मैं जाके प्रिंसिपल से बात करती हूँ, तुम यहीं पे ही रुको। इसके बाद फेंग आगे बढ़ता है और जगह को थोड़ा बहुत चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है यहाँ पे कोई भी एनर्जी लेवल नहीं और ना ही किसी एटीट्यूड के नामो निशान है। या तो वो लेट हो चुका है या तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं। लेकिन उसी टाइम में यहाँ पे चुलिंग आ जाती है। बेसिकली ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पे चुलिंग पढ़ती है और फेंग की यूनिवर्सिटी अलग है। बेसिकली फेंग लोकल क्लास में पढ़ता है सरकारी स्कूल और चुलिंग की यूनिवर्सिटी हाई यूनिवर्सिटी है। कई चुलिंग के साथ में उसकी फ्रेंड थी और वो यहाँ पे फेंग को पहचान लेती है क्योंकि चुलिंग ने उसे फेंग के बारे में बताया था कि ये मेरा एक्स हुआ करता था और हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था। अब इसलिए चुलिंग की फ्रेंड को यहाँ पे गलतफहमी हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि फेंग यहाँ पे चुलिंग के ऊपर दोबारा लाइन मारने के लिए आया है ताकि उन दोनों का पैचअप हो सके। फेंग को पैचअप का ही मतलब नहीं पता था। वो आगे से पूछता है ये क्या होता है। खैर स्कूल के जितने भी लोग थे वो सभी भी फेंग को यही कह रहे थे कि यहाँ पे लाइन मारने के लिए ही आया होगा। पहली बात तो इसे अंदर घुसने किसने दिया। खैर चुलिंग की फ्रेंड आगे बढ़ती है और वो फेंग से यही कहती है कि यहाँ पे उसकी दाल नहीं करने वाली, उसे तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए इससे पहले कि वो सिक्योरिटी को बुला ले। मुझे चुलिंग के रिएक्शन से नहीं पता कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, बस उसने यही बोला कि फेंग को यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। अगर उसने बोल दिया था कि उसे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। अब उसी टाइम में यहाँ पे जीलन आ जाती है जो कि फेंग से पूछती है कि चश्मुद्दीन कौन है, तुम्हारी दोस्त है क्या। फेंग आगे से बताता है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, ना ही कोई दोस्त है। वहाँ पे जीलन का और कुछ ज्यादा ही डोमिनेटेबल था। बेसिकली उसको देख के ये दोनों ही घबरा जाती है कि ये कौन है और फेंग इसे कैसे जानता है। इसके बाद जीलन फेंग को बताती है कि वो प्रिंसिपल के साथ बात कर चुकी है और जितना वो लोग सोच रहे थे ये सिचुएशन उससे कई ज्यादा मुश्किल है। प्रिंसिपल कुछ ही देर में यहाँ पे आएगा जिसके बाद वो लोगों को बताएगा कि जहाँ पे जलने की शुरुआत हुई थी वो जगह पे कौन सी है। जिसके बाद वो लोग आगे कुछ पता कर पाएंगे। जिसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल आते हैं और प्रिंसिपल का और गजब का था। यहाँ पे 10-12 बॉडीगार्ड सिर्फ प्रिंसिपल के लिए ही थे और मेरा वाला भाई क्लास में लेक्चर देता है। वहीं पे चुलिंग हम लोगों को बताती है कि उनका प्रिंसिपल एक नंबर का बिजी आदमी है। उसको देख पाना बिल्कुल तुम ऐसा ही मान लो कि तुमने 7 जन्म में रिम्बो देख लिया। अतः कि स्कूल में कभी उसे किसी ने देखा ही नहीं था, वो यहाँ पे क्यों आया हुआ है। इस पे चुलिंग के फ्रेंड को ये लग रहा था कि प्रिंसिपल पर्सनली यहाँ पे उन दोनों को धक्के मार के यहाँ से निकालने वाला है। लेकिन प्रिंसिपल आगे बढ़ता है, फेंग के साथ हैंडशेक करता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पे चीजें चेक करने के लिए उसके लिए शुक्रिया। मुझे चिंता हो रही थी कहीं स्टूडेंट को कुछ हो ना जाए। इसके बाद उन्होंने चेक के फेंग को यहाँ पे शुक्रिया भी कहता है इन सभी चीजों के लिए। इसको देख के चुलिंग के हाव भाव उड़ जाते हैं। और जो बॉडीगार्ड थे वो आगे से भाई पोसंपा खेलने लगते हैं। ये कहते हैं भाग जाओ यहाँ से, दिखाई ना देना, ये जगह इतनी समय पॉल्यूटेड है, कोई भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और सभी लोग इसी बारे में सोच रहे थे कि यहाँ पे प्रिंसिपल एक बंदे को जो कि उनसे कम उम्र में है कैसे झुक क्यों सकते हैं। और ये बंदा तो चुलिंग का बॉयफ्रेंड है ना, अब चुलिंग इसके पीछे तो नहीं भागेगी ना। लेकिन मुझे लगता है कि वो बंदा चुलिंग को पहचानता भी है। उसने अभी तक चुलिंग को हाय तक नहीं बोला। जिसके बाद प्रिंसिपल उन लोगों को जगह पे लेके जा रहा था जहाँ से ये सब कुछ शुरुआत हुई थी। वो लोगों को बताता है कि अचानक से उस जगह पे आग लग गई। उन लोगों ने यहाँ पे उसे बुझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि फायर ट्रक वालों ने भी कोशिश की, लेकिन वो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। अच्छी बात ये थी कि उस टाइम पे वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं था, इसलिए किसी को भी कोई चोट नहीं लगी और उन लोगों ने उस जगह को सील कर दिया और तब से वो सीली है। लेकिन अचानक से अब वहाँ पे धमाके होने लगे और 3-4 बार तो वहाँ से फायर भी निकली है। इसलिए प्रिंसिपल को काफी ज्यादा चिंता हो रही है कहीं वहाँ पे कुछ और ना हो जाए, इसलिए वो यहाँ पे उन लोगों को बुलवाया है। वो लोग जैसे उस जगह पे पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पे जलने की वो इतनी ज्यादा आ रही थी कि उन लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। प्रिंसिपल उन लोगों को बताता है कि इस बास्केटबॉल हुप के ऊपर यहाँ पे शुरुआत हुई थी आग लगने की और ये इनिशियल पॉइंट है और ये वो जगह है जहाँ पे कोई भी फायर ट्रक इस आग को बुझा नहीं पा रहा है। जीलन अपने पास से वो एनर्जी लेवल वाला डिवाइस निकालती है तो फिर यहाँ पे एनॉमली 11% थी, जिससे लोगों को समझ में आ जाता है कि जगह पे स्पिरिचुअल पावर का कुछ तो झोला है, लेकिन वो भी नॉर्मल है। जो पॉइजनर्स होते हैं उनके लिए 11 लेवल कुछ भी नहीं है, लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनकी लाइफ काफी ज्यादा फ्रजाइल यानी कि कमजोर रहती है। इसलिए अगर लेवल यहाँ पे 11 या फिर 10 से ऊपर है तो फिर समझ लो कि ये उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए जगह को सीली रखा जाए। लेकिन अचानक से लेवल यहाँ पे 11 से 60 पे पहुंच जाता है। इसलिए वो प्रिंसिपल से कह देती है कि तुम लोग तुरंत यहाँ से निकलो, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुक सकते हैं, हमें इस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा। 3 स्टार का पॉइजनर यहाँ पे सभी चीजों को रोक सकता है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे फेंग उस बास्केटबॉल के अंदर घुस जाता है। ये कहते हैं कि वो सभी चीजों को देखेगा और तभी यहाँ पे लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाता है जो 110 पे पहुंच जाता है, जिसको यहाँ पे एस ग्रेड की एनोमली बोला जाता है, जिसको कोई भी इजीली हैंडल नहीं कर सकता है। इसलिए जीलन काफी ज्यादा हैरान थे कि फेंग अकेले से कैंसल हैंडल करेगा, भले ही वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसके बावजूद लेवल कुछ ज्यादा ही हाई है। लेकिन हम लोग फेंग को देखते हैं जो इजीली यहाँ पे चले जा रहा था। जैसे कि यंग एटीट्यूड ने उसे यहाँ पे थंडर माउंटेन पे भी प्रोटेक्ट किया था थंडर से, वैसे ही यहाँ पे इस फायर से भी यंग एटीट्यूड उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। हालांकि प्रोटेक्ट करने टाइम पे यहाँ पे वो फेंग को स्पिरिचुअल एनर्जी से बिल्कुल आइसोलेट कर देता है। जैसे कि एक तरीके से वो एक कपड़ा पहन लेता है जिससे वो यहाँ पे दूसरी चीजों को टच नहीं कर सकता। जैसे सिस्टम यहाँ पे ओरिजिन फ्लेम को टच नहीं कर पाएगा और उसके एट्रीब्यूट को कॉपी नहीं कर पाएगा। इसलिए फेंग को ओरिजिन फ्लेम के पास ही पहुंचना पड़ेगा, तब जाके वो यहाँ पे उसे कॉपी कर पाएगा। ओरिजिन फ्लेम यही ड्रैगन है। वो ब्लू फ्लेम जैसे ही फेंग को दिखता है तो उसके ऊपर धावा बोल देता है। तो फेंग यंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लेम कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो जैसे यहाँ पे फेंग के कांटेक्ट में आती है तो सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसके यहाँ पे कोडिंग शुरू कर देता है। अब बस फेंग को कुछ देर के लिए होल्ड बैक करना था, जिसके बाद सिस्टम यहाँ पे उसे एक टेक्निक बना के दे देगा, जिसके बाद वो ओरिजिन फ्लेम के ऊपर आराम से कंट्रोल हासिल कर पाएगा। कुछ देर के अंदर अपना सिस्टम काम खत्म भी कर देता है और उसे यहाँ पे हेवनली फायर एट्रीब्यूट ग्रांट कर देता है, जिसकी टेक्निक का नाम 9 ड्रैगन्स हेवनली फायर सीलिंग टेक्निक था। इसका इस्तेमाल करके वो यहाँ पे ओरिजिन फ्लेम को इजीली कंट्रोल कर सकता है, जिसको हेवनली एट्रीब्यूट बोला गया है। फेंग तुरंत ही उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके इस्तेमाल से वो यहाँ पे सभी के सभी ड्रैगन्स को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। और पता नहीं क्यों मुझे इसको देख के नारुतो की याद आ रही है, क्योंकि तभी फेंग के अंदर से कई सारी चेन्स बाहर निकलती हैं जो कि उन सभी ड्रैगन्स को पकड़ लेती है और उन्हें यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है। तो फिर फेंग जब इन सभी चीजों को सील कर रहा था तो फिर जीलन को पता चल जाता है और जीलन ने अपनी आंखों से किसी एक मिलिट्री सोल्जर या फिर पॉइजनर को देखा था जो कि एक फॉरबिडन जोन को यहाँ
यहाँ पे सील ऑफ करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी टेक्निक फेंग से पूरी तरीके से अलग थी, लेकिन फेंग की टेक्निक यहाँ पे काफी ज्यादा सिंपल है। बेसिकली जब ये लोग जगह को सील कर देंगे तो फिर यहाँ पे नॉर्मल लोग आके कल्टीवेट कर सकते हैं दूरी से थोड़ा सा। हम लोग फेंग को देखते हैं जो सील का इस्तेमाल करते हुए ओरिजिन फ्लेम को यहीं पे ही सील कर देता है और ऊपर लटका देता है, जिसके बाद वो प्रिंसिपल से कहता है कि उसने यहाँ पे हेवनली फायर को सील तो कर दिया है, लेकिन इस जगह को सील रखना कोई भी आसपास ना है, क्योंकि फ्यूचर में पता नहीं कभी आगे बढ़ जाए। इसके लिए प्रिंसिपल मान जाता है और जब फेंग प्रिंसिपल के साथ बात ही कर रहा था तभी जीलन आगे बढ़ती है और वो फेंग से पूछती है कि तुम क्या छुपा रहे हो और तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो। इस पे फेंग आगे से कहता है कुछ भी तो नहीं, बस वो यही कहता है कि हेवनली फायर स्ट्रांग थी और उसके साथ निपटना इजी नहीं था। इस पे जीलन उससे कहती है कि मैं इस बारे में नहीं बात कर रही, तुम अपनी कल्टीवेशन और टैलेंट को काफी अच्छे से हैंडल कर रहे हो और उन्हें छुपा रहे हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पॉइजनर्स यहाँ पे अपने सीक्रेट को छुपाते हैं, खासकर तुम्हारे जितना पावरफुल को तो ये करना ही चाहिए। इसके बाद वो फेंग से कहती है कि तुम मेरी बातों को जरा अच्छे से सुनो। जब यहाँ पे जरूरत का समय आएगा तो फिर कई सारे लोग यहाँ पे उसके जैसे टॉप टैलेंट्स को रिक्रूट करने की कोशिश करेंगे, ताकि उस टाइम पे तुम्हें यहाँ पे सभी चीजों को संभालने के लिए लायक रहोगे। यहाँ तक कि मिलिट्री कई सारी चीजों को तुम्हें ऑफर भी कर सकती है और इस बात की भी चांस रहेगी कि फॉरेन पावर्स में यहाँ पे तुम्हें रिक्रूट करने की कोशिश करें, कुछ खतरनाक ऑफर से देखे। वहाँ पे जीलन को कोई भी दिक्कत नहीं अगर वहाँ पे किसी भी मिलिट्री जोन को ज्वाइन करता है, क्योंकि इससे यहाँ पे उनके नेशन को ही फायदा होगा। इसलिए वो फेंग से यही चाहती है कि वो अभी से ही सोचना शुरू कर दे कि वो किसे ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि जब समय आएगा तो फिर बहुत ज्यादा बवाल होगा उसकी वजह से। जिस पे फेंग आगे से कहता है कि तुम लोग मुझे यहाँ पे इन्विटेशन क्यों नहीं भेज रहे हो ताकि मैं तुम्हारे जोन को यहाँ पे ज्वाइन कर लूं, या कोई प्रॉब्लम है क्या। जिस पे जीलन आगे से बताती है कि लेजेंडरी डिस्ट्रिक्ट कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, यानी कि इनसे भी ऊपर कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे फेंग को अच्छे ऑफर दे सकते हैं उनके मुकाबले में। हालांकि जीलन ने उन्हें कभी भी कुछ करता हुआ नहीं देखा, वो सारे कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं आजकल। जिससे फेंग को समझ में आ जाता है कि जो इलाइट मिलिट्री यूनिट है वो अभी भी यहाँ पे पीछे रह के सारे काम कर रही है, वो अभी तक सामने नहीं आई है। इसके बाद जीलन फेंग से कहती है कि चलो चल के कुछ लंच कर लेते हैं, प्रिंसिपल ने हमें खास करके इनवाइट किया है। वहाँ पे फेंग अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि मिलिट्री साइड से कुछ सीरियस ट्रबल्स का सामना कर रही होगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कई सारी टेरिफाइंग एनोमलीज हैं जिनको यहाँ पे पावरफुल पॉइजनर्स भी हैंडल नहीं कर सकते हैं। और फेंग को जीलन की बातों से समझ में आ जाता है कि यहाँ पे मिलिट्री के पास में या फिर कहीं और भी कई ऐसे पॉइजनर्स हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ स्पिरिट क्रिएशन रियलम पे होंगे और कुछ उससे भी ऊपर के रियलम पे हो सकते हैं, और स्पिरिचुअल की सबके सामने आने वाला दिन बहुत ही जल्दी करीब आने वाला, और फेंग अभी तक पूरी तरीके से तैयार भी नहीं हुआ है। वहाँ पे फेंग अब इस बारे में सोचने लगता है कि वो हेवनली फायर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कैसे करेगा, क्योंकि हेवनली फायर एट्रीब्यूट काफी ज्यादा अजीब है। वो रुकता नहीं है, जिसके सामने जो भी आएगा वो उसे जला के राख कर देगा, ऐसा बताता है वो एट्रीब्यूट के बारे में। वहाँ पे फेंग को ख्याल आता है कि वो इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल यहाँ पे अपनी क्रिम्सन फ्लेम ब्लेड टेक्निक के साथ में कर सकता है। अगर वो उसको अपने ब्लेड के अंदर मर्ज कर दे तो फिर ये उसके ब्लेड के लिए परफेक्ट एट्रीब्यूट रहेगा। इसके बाद हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि अपने माउंटेन पे आ जाता है, जहाँ पे वो अक्सर आया करता है, और यहाँ पे पहले ही नोटिस लगा दिया गया था कि नॉर्मल लोग आगे ना जाए, खतरा हो सकता है। फेंग को समझ में आ जाता है कि ये शूटिंग नहीं किया होगा, उसे यहाँ पे मौका दिया जा रहा है ताकि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और कोई उसे परेशान नहीं ना करे। जिस पे फेंग थोड़ा सा जैसे ही आगे जाता है तो फिर उसे महसूस होता है कि आसपास कोई क्रिएचर है, उसे ऑरा डिटेक्ट हो जाता है। तो फिर हम लोग फेंग के पीछे एक मंकी को देखते हैं और ये साला लटक रहा था। और फेंग को समझ में आ जाता है कि ये मंकी वैसे टाइप के एनिमीज है, सॉरी क्रिएचर्स है, जो कि पहले चेक करते हैं कि सामने वाला कितना स्ट्रॉन्ग है, लड़ना चाहिए या फिर नहीं लड़ना चाहिए। इसलिए फेंग बड़े आराम से रुकता है। सबसे पहले वो यहाँ पे हेवनली फायर एट्रीब्यूट को अपनी शॉट के साथ इनफ्यूज करता है, और उसे फ्यूज करने के बाद में वो यहाँ पे टेक्निक को मैं नहीं बताऊंगा भाई, बहुत ज्यादा टेक्निक बता रहे हैं। बस इतना जान लो कि ये शॉट अब दो एट्रीब्यूट के साथ फ्यूज हो चुकी है। पहला वो फ्लेम एट्रीब्यूट था और दूसरा ये अपना हेवनली फायर। बस इसके बाद फेंग पीछे मुड़ता है और शॉट का इस्तेमाल करता है उस मंकी के ऊपर, जिससे दो ड्रैगन बाहर निकलते हैं और उसके ऊपर धावा बोल देते हैं। बेचारे को भागने तक का मौका नहीं मिलता और वो तुरंत जल के नीचे गिर जाता है। फिर फेंग अपनी शॉट को छूता है तो फिर उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं थे। बेसिकली फेंग को कोई भी गर्माहट महसूस नहीं हो रही थी, तो उसके एट्रीब्यूट उसके खिलाफ काम नहीं करेंगे। इसके बाद तुम कुछ यूट्यूबर्स को जानते होगे जिनसे कहा जाए कि ये काम ना करो तो साले वो वही काम करते हैं, या फिर कोई लौंडे में। उसी तरीके से हम लोग एक ब्लॉगर को देखते हैं जो कि माउंटेन के ऊपर थे और इससे बोला गया था कि अंदर ना जाओ। नीचे कमेंट में लोग भी कह रहे थे कि ऊपर ना जाओ चाची मर जाओगी, लेकिन ये नहीं मान रही थी। ये कह रही थी कि हम तो अब पूरे माउंटेन को चढ़ेंगे। और तभी उसके ऊपर एक मंकी हमला करता है और उसका टेटुआ दबोच लेता है। वहाँ पे फोन में ऐसे एंगल से गिरा था कि वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा था, सब कुछ स्ट्रीम हो रहा था। लोग आगे से कह रहे थे कि वाओ क्या सीन है। वहाँ पे कुछ लोग आगे से कह रहे थे कि सीजीआई अच्छा है, बढ़िया सीजीआई है, कैपकट में एडिट किया या फिर आफ्टर इफेक्ट में। लेकिन उस ब्लॉगर की आंखें बाहर आ रही थी क्योंकि मंकी उसे खत्म ही करने वाला था। उससे पहले फेंग उसके ऊपर अटैक करता है तो वो मंकी तुरंत भागता है। ये कहते हैं भागो रे, अमिताभ बच्चन वाला मीम याद आ रहा है। और अचानक से व्यू यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ऐसे नहीं बढ़ेंगे, किसी की फट रही हो तो फिर लोगों को मजा ही आता है देखने में। खरी लड़की उठती है तो सबसे पहले अपना फोन ही संभालती है, ये नहीं कि भागे। एवरेज मोटो राइडर्स हैबिट, फोन ही पकड़ेंगे, कैमरा ऑन नहीं इनका हमेशा। खैर ये सबसे पहले उस जगह को कैप्चर करती है जहाँ पे फाइट हो रही थी, और वहाँ पे फेंग की थोड़ी बहुत फोटो दिख जाती है। सभी लोग आगे से ये कह रहे थे कि ये कोई भगवान का रूप है। लोग नीचे कमेंट कर रहे थे कि ये भगवान का आग रूपी अवतार है। ये वीडियो कुछ ज्यादा ही ऊपर जा चुकी थी भाई, 13 मिलियन के व्यूज थे इस पे। तब हम लोग चुलिंग को देखते हैं और उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि जरा ये देखो यार, ये कुछ ज्यादा एकदम हाई फाई चल रहा है इस समय। तब चुलिंग जब उस चीज को देखती है तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये फेंग की रग रग से वाकिफ थी। तब वो ये कह रहे थे कि ये सब कुछ स्पेशल इफेक्ट है, नकली सीजीआई है, और वो मन के अंदर सोचते हैं कि ये फेंग हो ही नहीं सकता, ये बंदा फेंग हो ही नहीं सकता, ये अब तक जल के राख हो जाना चाहिए था। इसके बाद हम लोग रेड हेयर वुमन को देखते हैं और लिन को भी, जहाँ पे वे दोनों उसी वीडियो को देख रहे थे जहाँ पे फेंग का फेस रिवील हो गया था। तब लिन ने अपने भाई को नहीं पहचाना था, जिसमें कोई भी गलती नहीं, ये स्पेशल साइड इफेक्ट होता है मन के अंदर। अगर तुम किसी चीज के ऊपर बिलीव कर लेते हो तो वो बंदा तुम्हारे सामने भी आ जाना तो भी तुम नहीं मानोगे। इसलिए लिन ने फुल यकीन कर लिया है कि उसका कजिन यहाँ पे एक ऑर्डिनरी बंदा है। इसलिए जब तक फेंग इसके सामने आके इसे बोलेगा नहीं कि मैं तुम्हारा कजिन हूं, तब तक ये बिलीव नहीं करेगी। हम लोग उस ग्रुप को भी देखते हैं जहाँ पे लिन ने उनके साथ एक फिल्म ओरिजिन को हासिल किया था, जहाँ पे उसने ग्रुप को भगा दिया था। वो भी लोग ये कह रहे थे कि ये अपना फेंग ही है। इसके बाद हम लोग मिलिट्री और साथ में एसोसिएशन वाले लोगों को एक साथ देखते हैं। उन्होंने यहाँ पे चाहिए थी सप्लाई पॉइजनर्स की, वो भी पावरफुल पॉइजनर्स की। तो ये लोग यहाँ पे फेंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें सुकिंग को यकीन था कि फेंग उनकी मदद करेगा अगर वो लोग उससे यहाँ पे किसी काम के लिए बोलेंगे तो। जीलन भी यहीं पे थी, वो भी यहाँ पे फेंग के बारे में यही कह रहे थे कि वो एक तरीके से मॉन्स्टर ही है, या कि नॉर्मल जो एनोमलीज रहती है वो उनके सामने कांपने लगती है। पता नहीं उसके पास कितने सारे हाई लेवल के एट्रीब्यूट्स होंगे। जिस पे कैप्टन आगे से कहते हैं कि 3 से तो ज्यादा ही होंगे हमारे हिसाब से। ऐसा पोटेंशियल हमारे लिए खतरा ना बने तो फिर इसे बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम उसे यहाँ पे अपने साथ जोड़ ले। जीलन कैप्टन हाथ से पूछते हैं कि तुम्हारा मतलब है कि हायर अप्स ने डिसाइड कर लिया कि वो लोग यहाँ पे फेंग को रिक्रूट करें और उसके लिए वो अप्रोच करेंगे। कैप्टन आगे से बताता है कि हाँ, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। दरअसल मिलिट्री के पास और भी पावरफुल पॉइजनर्स है फेंग के मुकाबले में, इसलिए वो लोग यही सोच रहे हैं कि फेंग अभी तक पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुआ है, मींस मैच्योर। और ऊपर से मिलिट्री ने कई सारे वेपन्स के प्रोटोटाइप बनाए हैं जो कि यहाँ पे सुटेबल है नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए भी। ये सभी वेपन यही सोच रहे थे कि ये सब कुछ फेंग के पास पहुंचा देंगे और
सब कुछ चेक करेंगे कि वो इन सभी चीजों के लायक है या नहीं। इस पे सोकिंग और जीलन अपने मन के अंदर यही सोचते हैं कि फेंग ने यहाँ पे सभी लोगों का फोकस अपनी तरफ कर ही लिया है, अब पता नहीं वो आगे क्या चूज करेगा। जिसके बाद हम लोग एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे हम लोग एक लड़की को देखते हैं और जो बंदा लेटा है वो उसको टीचर बुला रहे थे, ये कहते हुए कि अब नेशन के पास में एक और नहीं हो पा चुकी है। इतने पावरफुल बंदे के साथ में अब यहाँ पे उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो दोबारा कभी जागेगा। जिसके बाद हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे आराम से बैठ के ब्रेड खा रहा था। इसे हल्की फुल्की चिंता थी कि वो साला स्टीमर बच के निकल गया और उसने वीडियो डाल दी। हालांकि उसे ज्यादा चिंता नहीं थी क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही वीडियो हटा दिया है पूरे इंटरनेट से, सब कुछ बंद हो चुका है और उसे पता था कि ये सब कुछ मिलिट्री या फिर एसोसिएशन का ही काम होगा। लेकिन तभी फेंग नोटिस करता है कि लिन अभी तक वापस नहीं आई थी। उसे पता था कि अगर ये मिशन भी होता तब भी इतनी देर नहीं लगनी थी, उसे वापस आ जाना चाहिए था। इसके बाद वो उसे कॉल लगाने की कोशिश करता है तो वो फोन में पिकअप नहीं करती है, तो फेंग उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम लोग लिन और उस रेड रिवर वुमन को देखते हैं और ये दोनों उसी माउंटेन के ऊपर आ गए थे जहाँ पे फेंग आया था। दरअसल ये उसे ढूंढने के लिए आए थे लेकिन रास्ता भटक गए थे और यहीं पे ही फंस गए थे और पिछले कई घंटों से यहीं पे ही घूम रहे थे। सॉरी, ये फेंग को ढूंढने के लिए नहीं बल्कि किसी शैडो रात नाम के क्रिएचर को हंट करने के लिए आए थे, लेकिन उसके चक्कर में ये भटक गया और ऊपर से यहाँ पे रेड रिवर वुमन घायल हो चुकी थी। वो बंदा पावरफुल निकल गया। लिन आगे से ये कहते हैं कि उसकी गलती नहीं, उसने फैसला किया था कि वो उसके साथ आएगी और ऊपर से वो इतनी स्ट्रांग भी नहीं है कि वो किसी शैडो रात को हरा सके। इस पे लिन यही सोच रही थी अगर वो यहाँ पे फेंग जितनी स्ट्रांग होती तो फिर उन्हें ये सब कुछ झेलना पड़ता। तभी इनके पीछे से शैडो रात बाहर निकलता है जो उनके ऊपर स्ट्राइक कर देता है। लेकिन लिन को पता चल जाता है तो वो जल्दी से पीछे पलटती है और अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए उसके सर के ऊपर निशाना लगाती है और उसके सर के 2 टुकड़े कर देती है। हालांकि जिसको इन लोगों ने एलिमिनेट किया था वो एक चलता फिरता मुर्दा ही था। यहाँ पे कोई दूसरी एंटिटी थी जो कि यहाँ पे मरे हुए क्रॉप्सेस को कंट्रोल कर रही थी इनको हंट करने के लिए। जब तक ये लोग उस एंटिटी को एलिमिनेट नहीं करेंगे तब तक इनका पीछा किया जाएगा। और साथ में यहाँ पे ये जो काले धुंध है वो इनका पीछा लगातार करते जा रहे हैं और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म कर रही है। वो एंटिटी इनके साथ खेल रही है। जब ये लोग कमजोर हो जाएंगे तब वो बाहर निकलेगी और उनका शिकार करेगी। इसके तुरंत बाद ही वो एंटिटी बाहर आ जाती है जो कि एक तरीके से आग की तरीके थी जो मल्टीप्लाई होकर और भी ज्यादा आग के अंदर बदल जाती है। रेड हेयर वुमन अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसे खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन ये सारी क्लोन बना ले रही थी अपने जेरोक्स कॉपी। लेकिन यहाँ पे अपने दोस्त से कहती है कि सावधान रहो, अपने गार्ड को लूज ना करना, यहाँ पे इनपेशेंट होती जा रही है। तभी वो एंटिटी पावरफुल बंदे यानी कि लिन के ऊपर हमला करती है, उसे चारों तरफ से घेर लेती है जो कि एक तरीके से आइसोलेशन की दीवार बना देती है जहाँ से लिन को बाहर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। और जिसके बाद वो एंटिटी लिन को डिवोर करने की कोशिश करने लगती है। जिसके बाद लिन यही सोच रही थी कि उसे आना ही चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। अब उसका क्या होगा? क्या उसे कोई ढूंढ भी पाएगा? क्या किसी को उसकी लाश में मिलेगी? क्या इसी तरीके से पॉइजनस का अंत होता है? जिसके तुरंत बाद ही फेंग वहाँ पे एंट्री मारता है सीधा थंडर एटीट्यूड का इस्तेमाल करते हुए और वो डायरेक्ट एनोमली के ऊपर स्ट्राइक मारता है। वह पहले भी फेंग को देख के हैरान थी कि उसका कजन यहाँ पे क्या कर रहा है। फेंग ने जो स्ट्राइक मारी थी उसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लॉग थी वो पूरी तरीके से हट गई थी। बेसिकली धुंध, मैं शब्दों को गलत बोल सकता हूँ, मेरी नाक बंद है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि लिन को यकीन नहीं है कि उसका कजन एक पॉइजनर हो भी सकता है, इसलिए लिन उसके सामने खड़ा था, लेकिन इसके बावजूद वो यकीन नहीं कर रही थी। वो ये कह रही थी कि ये उसका कजन नहीं हो सकता। लेकिन तभी फेंग के पीछे से वो एनोमली बाहर निकलती है जो कि इन सभी चीजों को कंट्रोल कर रही थी। तो फेंग अपने फायर एटीट्यूड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे ये करना चाहता था कि उसका हेवनली फायर यहाँ पे डार्क एटीट्यूड के खिलाफ में कैसा काम करता है। इसलिए वो यहाँ पे हेवनली फायर एटीट्यूड का इस्तेमाल डार्क एटीट्यूड के खिलाफ करता है और उसके ऊपर एक तगड़ी स्ट्राइक मारता है। और उसका हेवनली फायर एटीट्यूड यहाँ पे डार्क फायर एटीट्यूड के खिलाफ में काफी ज्यादा कमजोर था, इसलिए वो इजीली उस एंटिटी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर इसके बाद रेड हेयर वुमन को होश आता है तो उसे यही लगता है कि वो लोग मर चुके हैं और नर्क के अंदर है क्योंकि उसके चारों तरफ आग घूम रहे थे। लेकिन उसे शांत करते हुए उसे बताती है कि वो लोग जिंदा है और मरे नहीं है। इसके बाद फेंग उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों का हो चुका हो तो फिर हम लोग खाने के लिए चले, मैंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है। लेकिन रेड हेयर वुमन जैसे फेंग को देखती है तो वो उसे पहचान जाती है। ये कहते हुए कि तुम तो वहीं पे ही थे ना, तो मैंने हमारी जनता वेन से बचाई थी और तुम्हें हम सबको बचाया था। फेंग उससे कहता है कि बड़ी जल्दी पहचान लिया यार, मुझे तो लगा पहचान ही नहीं पाओगे। वह पेलेंट भी उस लड़की से पूछती है कि क्या ये वही बंदा है जिसने यहाँ पे फायर एटीट्यूड का इस्तेमाल किया था डेथ वेंस को हराने के लिए और हम सभी लोगों की जान बचाई थी। जिस पे तो वो रेड हेयर वुमन भी हैरान हो जाती है। ये कहते हुए कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कजिन एक नंबर का आम आदमी है, एकदम मेडियोर सा, ये तो एक पावरफुल बंदा निकला। जिसके बाद वो यहाँ पे लिन को उन सभी चीजों के बारे में बताने लगती है जो फेंग ने अभी तक किया है, भले ही वो चाहे थंडर एटीट्यूड को पार करना हो, नॉर्थ गेट पे बवाल मचाना हो या फिर डेथ वेंस को हराना हो। और तब जाके यहाँ पे लिन को समझ में आ जाता है कि जो उसके घर के पास में ब्रेक थ्रू हुआ था, सुनहरी मुट्ठी जो सामने आई थी वो यहाँ पे फेंग की वजह से ही हुआ था। वो फेंग उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुम्हें पहले से ही पता है कि डार्क एटीट्यूड नॉर्मल नहीं रहते हैं, उनके साथ भिड़ने के लिए एक स्पेशल टीम लगती है और ज्यादा लोग चाहिए होते हैं, तो फिर तुम दोनों अकेले यहाँ पे क्यों आए? इस पे रेड हेयर वुमन यहाँ पे अपने टीममेट्स को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है कि वो दोनों अपने पर्सनल वजह से नहीं है, उनके पास उनके पर्सनल रीजन है, इसलिए वो लोग यहाँ पे टीम नहीं बना पाए। पहले इनको लग रहा था कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो यहाँ पे उन्हें अच्छे से हैंडल कर सकती है। फेंग को समझ में आ जाता है कि रेड हेयर वुमन ने यहाँ पे अपने टीममेट्स को यहाँ पे बचाया है, उनके पास उनके पर्सनल एजेंडा थे, इसलिए वो लोग टीम को यहाँ पे नहीं जोड़ सकते हैं। फेंग को समझ में आ जाता है रेड हेयर वुमन काफी अच्छी टीम है क्योंकि वो लॉयल है, इसलिए फेंग उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को पहले ही पता है कि मैं क्या क्या हूँ, इसलिए हम लोग एक टीम को नहीं बना लेते हैं, बस किसी को बताना नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ चुका हूँ। इस पे रेड हेयर वुमन को कोई भी दिक्कत नहीं थी, वो तुरंत इस चीज के लिए मान जाती है। और पेलिन को समझ में आ जाता है कि फेंग को शुरुआत से ही पता था कि वो एक पॉइजनर है, लेकिन इसके बावजूद उसने यहाँ पे उसको रोका नहीं और साइलेंटली उसका प्रोटेक्ट कर रहा था। इसके बाद लिन भी इस चीज के लिए तुरंत मान जाती है और उसी टाइम पे इन लोगों को यहाँ पे एक नया मिशन मिल जाता है जहाँ पे एक डार्क जोन के बारे में बताया जाता है, एक पॉल्यूटेड जोन के बारे में जहाँ पे डार्कनेस एट्रीब्यूट क्रिएचर रहते होंगे और इन्हें वार्निंग दे दी जाती है कि अगर जा रहे हो तो फिर सोच समझ के जाना क्योंकि मामला खतरनाक हो सकता है। फिर जैसे यहाँ पे डार्क एट्रीब्यूट के बारे में सुनता है तो उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है और वो लिन से पूछता है कि जरा पूछो कि इसमें क्या डिटेल है। लिन फेंग को बताती है कि ये जो डार्क एट्रीब्यूट वाली जगह है ये नेशन के एकदम बॉर्डर पे है, जिसको यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल जगह मानी जाती है, ताकि पावरफुल पॉइजनर्स भी उस जगह पे मुश्किल से ही जा पाते हैं और उसे अवॉइड करते हैं। दरअसल ये जगह एक तरीके से बॉर्डर के तरीके और यहाँ से ही कई सारी एनोमलीज निकलती है जो सिटी के अंदर फैल जाती है, जैसे कि माउंटेन वाली जगह हो गई और भी कई सारी जगह। यहाँ तक कि सरकार भी इस जगह को पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाई है और उन्हें भी नहीं पता है कि अंदर क्या क्या छुपा हो सकता है। तो फिर फेंग आगे से कहता है कि तो फिर तो हम लोगों को यहाँ पे इसे ट्राई करना चाहिए और वो लिन से कहता है कि क्या ये रिप्लाई देगी, हमें मिशन की डिटेल दे सकती है। जिस पे रेड हेयर वुमन आगे से बताती है कि सिस्टर जिया लैंड बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करती, वो सिर्फ मिशन देती है और भूल जाती है। तो फेंग को समझ में आ जाता है कि इस तरीके के मिशन से यहाँ पे कोई भी एरा गिरा बंदा बिल्कुल भी नहीं देगा, या तो वो कोई पहुंची हुई चीज यानी कि पावरफुल यानी अमीर बंदा है या फिर किसी मिलिट्री या फिर सर्विस की तरफ से आया है, लेकिन ऐसे मिशन देना नामुमकिन होता है एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए। इसलिए वो लिन को फोर्स करता है ये कहते हुए कि इसे पूछो मिशन की डिटेल के बारे में। तो फेलिन बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो पूछती है कि उन लोगों को वैसे मिशन करना और कुछ डिटेल मिल सकती है क्या।
इसमें जियालैंड इस बार यहाँ पे मैसेज करती है और डिटेल्स देती है पूरी तरीके से कि मिशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी वहाँ पे हो सकती है, इसलिए इकट्ठा होना और 4 बार सोचना जिसके बाद साइन अप करना मिशन के लिए। इसको देख के तो लिन और रेड हेयर वुमन वो भी दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये पहली बार था जब जियालैंड ने यहाँ पे रिप्लाई दिया था। इसके बाद हम लोग जियालैंड को भी देखते हैं और इसे पता था कि यहाँ पे फेंग है वो पर्सन जो कि यहाँ पे डिटेल्स के बारे में पूछ रहा है। वहाँ पे फेंग को भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जो जियालैंड है वो कुछ पावरफुल पॉइजनर्स को ढूंढ रही है और वो एक तरीके से चैलेंज दे रही है, अगर ले सकते हो तो फिर ले लो। तो फिर तुरंत ही फेंग इस चीज के लिए मान जाता है और वो यही सोच रहा था कि पता नहीं उसको इस ट्रिप से क्या फायदा मिलेगा। मतलब ये बंदी है जो हॉस्पिटल के पास हमें दिखी थी और ये अपने टीचर को ठीक करना चाहती है। इसके जो असिस्टेंट है वो आगे से कहते हैं अगर ये टीम जिसमें जियालैंड आगे से कहती है कि अगर ये बंदा वर्दी हुआ हमारे नेशन के टेस्ट के लिए तो ही वो आएगा। बेसिकली फेंग की बात हो रही है। असिस्टेंट पूछते हैं अगर वो नहीं आया तो फिर ये बैच पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो लोग अपनी जान भी गवा सकते हैं। इस पे जियालैंड आगे से यह कहती है अगर वो नहीं आएगा तो फिर टाइमिंग सही नहीं है और सेक्रीफाइस होके रहेंगे। और वो दोनों से कहती है कि तुम दोनों को यही लगता है कि ये मिशन सिर्फ यहाँ पे उन फ्लावर्स को कलेक्ट करने के लिए दिया जा रहा है ताकि पावरफुल पॉइजनर्स वहाँ पे जाके अपनी मौत का इंतजार कर सके और मारे जाए। इस तरीके का डेंजरस टास्क देना सिर्फ एक फ्लावर को कलेक्ट करने के लिए, ये काम बिल्कुल उसका अपोजिट है जितना ये दिखाई देता है। ये जरूरी है ताकि वो लोग यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रेंथ को बना सके नेशन के लिए तो यहाँ पे उन फ्लावर्स को लेके आ सके जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे और भी ज्यादा पॉइजनर्स को बचा पाएंगे। ऐसा क्यों मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फेंग और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि यहाँ पे उस मिशन के लिए जा रहे थे। जिसके बाद जियालैंड हम लोगों को बताती है कि जो पावरफुल टॉप टायर की फोर्सेस रहती है वो यहाँ पे एक तरीके की डिसीज या फिर फॉर्मूला या फिर किसी चीज के अंदर फंस जाती है जिससे वो बॉडी उनकी कमजोर हो जाती है। इसका एग्जांपल यहाँ पे जियालैंड का टीचर है जो यहाँ पे पावरफुल कल्टीवेटर तो था जो यहाँ पे डायमंड रियलम पे था, लेकिन अचानक से किसी वजह से उसकी बॉडी यहाँ पे कमजोर पड़ गया और वो किसी बीमारी के जरिए ग्रस्त हो गया जिसको ठीक करने के लिए यहाँ पे वो फ्लावर की जरूरत है, ग्रेस फ्लावर। एक डायमंड रियलम का पावर हाउस पूरी चीज के लिए काफी ज्यादा पावरफुल है। ये एक तरीके से एक न्यूक्लियर वेपन के बराबर है। अगर वो लोग यहाँ पे इसी तरीके की कई सारी चीजों को खोते रहे तो फिर वो लोग कभी भी अपने नेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर वो लोग कुछ सेक्रीफाइस को यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ स्कॉट्स को गवा रहे हैं सिर्फ एक डायमंड लेवल के पावर हाउस को जिंदा करने के लिए तो ये वर्थ इट है। लेकिन तभी असिस्टेंट आगे से कहती है कि मिशन भले ही जरूरी है लेकिन उसकी बॉडी भी यहाँ पे, लेकिन जियालैंड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसे यहाँ पे वो फ्लावर किसी भी कीमत पे चाहिए थे क्योंकि जियालैंड की जिंदगी भी यहाँ पे उसके टीममेट की बदौलत ही बनी हुई है। इसके बाद जियालैंड हमें यहाँ पे अपने टीममेट्स के बारे में बताती है। इसके भी कुछ टीममेट्स थे और ये भी लोग यहाँ पे उस फ्लावर को लेने के लिए डार्कनेस जोन के अंदर गए हुए थे उस फ्लावर को लेने के लिए, लेकिन इनकी टीम कमजोर पड़ गई और जियालैंड को छोड़ के जितने भी टीममेट थे वो सभी यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। लेकिन वो लोग मरने से पहले यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर या फिर स्पिरिचुअल स्पिरिट जो भी कह लो उसे इकट्ठा करते हैं और जियालैंड को दे देते हैं। यह कहते हुए कि तुम अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे, वापस जाके किसी भी कीमत पे टीचर को जिंदा करने के बारे में सोचो। जियालैंड आगे से ये भी कहती है कि उन लोगों ने यहाँ पे उनकी स्पिरिट पावर जियालैंड को दे तो दी लेकिन ये यहाँ पे खून से बंधी हुई है या फिर ये बिना फ्लावर के यानी कि ग्रेस फ्लावर के इसे हार्वेस्ट नहीं किया जा सकता। मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग फूल की मदद से उस बुड्ढे को जिंदा करेंगे या फिर फूल की मदद चाहिए स्पिरिट पावर को हार्नेस करने के लिए जिससे बुड्ढा दोबारा जिंदा होगा। आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे उन लोगों के साथ में उस जगह पे पहुंच जाता है। तो फिर उन लोगों से कह रहे थे कि यार मुझे उड़ा के ले चलो यार, तुम लोग तो उड़ सकते हो ना, मेरे चलते चलते पैर में छाले पड़ गए हैं। और तभी ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जैसे डार्कनेस जोन शुरू होगा। तो फेंग बस उसके दूर से ही खड़ा था और उसे महसूस हो रहा था कि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, काफी भयानक और वहां से रिलीज हो रहा था। ताकि रेड हेयर आगे से कहती है कि उसका आगे जाने का मन नहीं कर रहा है, अगर वो लोग अंदर जाएंगे तो फिर बहुत कुछ बुरा हो सकता है। फेंग उन लोगों से कहता है कि ज्यादा ना सोचो, थोड़ा सा आगे देखो। बेसिकली यहाँ पे और भी कई सारे पॉइजनर्स आए हुए थे उस फ्लावर को लेने के लिए, लेकिन जो रिवार्ड था वो काफी ज्यादा हाई था, काफी ज्यादा हाई रिवार्ड लोगों को दिया जा रहा था। तो ऑफ कोर्स कई सारे पॉइजनर्स आएंगे यहाँ पे उस रिवार्ड को लेने के लिए। वह पहले हम लोगों को डार्क एट्रिब्यूट के बारे में बताती है कि ये काफी ज्यादा ट्रिकी होता है और इंसानों से इनकी कुछ खास बनती नहीं है, ये हमेशा इंसानों के प्रति गुस्से में ही रहते हैं। इसलिए यहाँ पे कई सारे मल्टीपल आउटब्रेक हुए और कई सारे डार्क एट्रिब्यूट एनोमलीज सिटी के अंदर जा चुके हैं। फिर आगे से बताता है कि उसका भी यहाँ पे 2-3 एनोमली से सामना हो चुका है, हालांकि उसने यहाँ पे उन दोनों को पेल दिया था। पहला वो रैबिट था और दूसरा वाला स्नेक था। फिर उन लोगों को ये बताता है कि डार्क एट्रिब्यूट क्रिएचर्स यहाँ पे बुद्धि भी बना लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा संभल के रहना, वो एक साथ भी काम कर सकते हैं तुम्हें फंसाने के लिए। हमें नहीं पता कि वो कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। खैर जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पे फेंग की मुलाकात सुकिंग से हो जाती है और वो भी यहाँ पे इस जोन को एक्सप्लोर करने के लिए आई हुई थी। सुकिंग जैसे ही फेंग को देखती है तो अपना चेहरा छुपा लेती है, वो उसे मिला नहीं चाहती थी, लेकिन फेंग उसे नोटिस कर लेता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे आई हुई हो क्या। इस पे सुकिंग आगे से बताती है कि हाँ वो यहाँ पे इस जोन को एक्सप्लोर करने के लिए आई हुई है। तो फिर रेड हेयर वुमन फेंग से पूछती है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। तो सुकिंग उन्हें बताती है मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ भी नहीं। तो फेंग उन्हें बताता है कि ये स्प्लिट की एसोसिएशन की एक कैप्टन है, वो दोनों बस एक दूसरे को काम के जरिए ही जानते हैं और ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे कुछ दूसरे पॉइजनर्स आते हैं जो कि यहाँ पे फेंग और सुकिंग को डांटने लगते हैं। ये कहते हैं कि ये देखो आजकल के जितने भी पॉइजनर्स हैं उन्हें तो तमीज नहीं कि अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उन्हें तो ये तक नहीं पता होगा कि ये कौन सी जगह और वो लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हुए हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे रेड हेयर वुमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो हाथापाई करना चाहते थे, लेकिन फेंग उसे शांत कर देता है। तो वो बड़े प्यार से उस पॉइजनर से कहती है कि अंकल अपना दिमाग थोड़ा सा ध्यान में रखो, इससे पता चलता है कि आपकी बुद्धि खराब है, आपको घुटनों में दर्द है। लेकिन उसी टाइम यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स आ जाते हैं। बेसिकली जो गेट खोलेंगे एक गाड़ी खुलती है और उसके अंदर से जियालैंड बाहर निकलती है। वहाँ पे जियालैंड का ऑरा कुछ ज्यादा ही हाई था। सभी लोग कह रहे थे कि ये कौन है, इतने सभी गार्ड्स को अपने साथ लेके क्यों आई है, मरीज है, ट्रॉमेटाइज है बेचारी। कह रहे जियालैंड चाबी का इस्तेमाल करती है और वहाँ पे दरवाजा खोल देती है पिच जोन का, जिसके अंदर से लाजवाब डार्क एट्रिब्यूट की एनर्जी बाहर निकलती है और सभी लोग दंग रह जाते हैं। दरवाजा खुलने के बाद जियालैंड उन लोगों को कुछ चीजों के बारे में बताती है कि जो वो लोग फूल लेके आएंगे वो पूरा खिला हुआ होना चाहिए और उस पे खरोच तक नहीं होनी चाहिए और ऊपर से उसके ऊपर इंसानों का खून नहीं लगा होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे फ्लावर पूरी तरीके से प्योर चाहिए। उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते हो तो फिर तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अब अगर कोई सवाल ना पूछना हो तो अंदर घुस जाओ। इस पे सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि ये हमें सीधा मरने के लिए भेजे दे रहे हैं और ऊपर से कोई कंपनसेशन भी नहीं दे रहे हैं। उस अंकल का आदमी उनसे कहता है कि हम लोगों को अंदर नहीं जाना चाहिए, ये लोग बहुत ज्यादा खराब है, ये हमें मरने के लिए भेजे दे रहे हैं और ना ही कुछ कंपनसेशन दे रहे हैं कि हमारे मरने के बाद हमारी फैमिली को ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अंकल आगे से कुछ भी नहीं कहते हैं। पैसों के से कहती है कि ये जो मिडिल एज्ड मैन है इसके रियलम की स्पिरिट तुम्हारे बराबर ही होनी चाहिए, स्पिरिट क्रिएशन रियलम की फर्स्ट स्टार। इसके अलावा और जितने भी लोग हैं वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो सभी लोग अपने टैलेंट को छुपाए हुए हैं और बाकी जो टीम है वो भी काफी ज्यादा सॉलिड कल्टीवेटर्स है। हर एक टीम के अंदर कम से कम 3 स्टार या फिर 4 स्टार के कल्टीवेटर तो है ही है। तो यही कहता है कि इन लोगों ने इलाइट पॉइजनर्स के स्क्वाड को यहाँ पे बनाया है, यानी कि मिशन सच में टफ है। तो वो मन के अंदर सोचता है कि अंकल से निकलता हुआ और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगा, हालांकि वो यहाँ पे सच में स्पिरिट क्रिएशन रियलम पे है। इसके बाद जियालैंड के जो असिस्टेंट थे वो उसे बताती है कि टोटल यहाँ पे
पे 37 एक्स रियलम के 2 स्टार कल्टीवेटर गए हुए हैं, 12 एक्स रियलम के 3 स्टार और 3 स्प्लिट केसन रियलम के 1 स्टार कल्टीवेटर्स। और एनोमली का लेवल यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बी या फिर एस क्लास हो सकता है। जिसपे जियालन आगे से कहते हैं कि उसने सारी तैयारी कर ली है, सबके ऊपर नजर बनाए रहो। इसके बाद हम लोग फंकी स्क्वाड को देखते हैं जहाँ पे रेड हेयर वुमन के हालात कुछ ज्यादा ही खराब थे। बेसिकली डार्क एटीट्यूड अपने अंदर से एनर्जी निकालता है और एक तरीके से यहाँ पे पोल्यूटेड जोन की तरीके है, पोल्यूशन की तरीके। इसलिए रेड हेयर वुमन खुद को रोक नहीं पा रही थी और उसे उल्टी हो रही थी। सो मुझसे कहती है कि तुम ज्यादा हैरान न हो, ये तुम्हारा पहली बार है ना। तो फिर कई सारे लोग यहाँ पे ऐसा महसूस करते हैं। जिसके बाद वो साइड में कुछ लोगों को दिखाती है जो यहाँ पे रेड हेयर वुमन से भी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें यहाँ पे एनर्जी फ्लक्चुएशन का सामना करना पड़ा था और वो भी लोग यहाँ पे वॉमिट कर रहे थे। सो उन्हें बताती है कि डार्कनेस एट्रीब्यूट यहाँ पे नेचुरली पॉइजनस के ऊपर असर डालता है, जिसको तुम एक तरीके से एलर्जी तुम समझ सकते हो। और ऊपर से एक्सट्रीम डार्क जोन्स के अंदर जो एनोमलीज होते हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं, जिनको यहाँ पे अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया जाता है। बी क्लास के जो एनोमलीज रहती है उनको एक्स रियलम का पॉइजनर समझा जाता है, जिनकी यहाँ पे जो डैमेज एनर्जी होती है उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। एक क्लास को यहाँ पे स्प्लिट केसन रियलम का समझा जाता है, जो कि अक्सर यहाँ पे झुंड में ही देखे जाते हैं। और जो एस क्लास के रहते हैं उन्हें वज्रा रियलम से भी ज्यादा समझा जाता है और इनको एक पावरफुल एनिमी समझा जाता है जो एक सिटी को एक पल में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन एक्सट्रीम डार्क जोन में होने के साथ में इनको कुछ एट्रीब्यूट बोनस पॉइंट भी मिलते हैं, जिससे यहाँ पे इनकी स्किल बढ़ जाती है। बेसिकली एक स्टार राइज हो जाएगा। वह पहले और रेड हेयर वुमन ने ये सब कुछ पहली बार सुना था। वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये सब के बारे में इतनी जानकारी कैसे है। जिस पे सुकिंग आगे से बताती है कि वो यहाँ पे इन्हीं सब कामों के अंदर तो बिजी रहती है, तो फिर उसके पास ये जानकारी होनी ही है। हालांकि सुकिंग और रेड हेयर वुमन का ऑरा कल्टीवेशन लेवल एकदम बराबर था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे रेड हेयर वुमन को इन सभी चीजों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो अभी तक यहाँ पे पोल्यूटेड जोन के अंदर कभी गई ही नहीं थी। जिसके बाद वो लोग बात बंद करते हैं अपने स्टन को बचाने के लिए, क्योंकि आगे कोई भी चीजें यहाँ पे उनके लिए सरदर्दी बन सकती है। वहीं पे फैंग अपने मन के अंदर सोच रहा था कि उसकी बॉडी के ऊपर जरा सा भी असर नहीं पड़ रहा है। हालांकि वो डार्क जोन्स के अंदर गया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उसे हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ रहा। ऑफ कोर्स ये फैंग के यंग एटीट्यूड की वजह से ही हो रहा था कि उसे यहाँ पे डार्क एटीट्यूड का कुछ भी असर नहीं मिल रहा है। और ऊपर से अब वो यहाँ पे एडवांस रियलम में भी तो जा चुका है, तो उसके लिए और भी ज्यादा चीजें इजी होती जा रही थी। जिसके बाद हम लोग अंकल को देखते हैं जो कि यहाँ पे एनोमलीज को डिफीट कर रहे थे और उन्हें ये वाली एनोमलीज ज्यादा टफ नहीं लग रही थी। इसलिए वो अपने ग्रुप से कहते हैं कि जल्दी चलो भाई, हमें उन बच्चों से ज्यादा जल्दी माल को लूटना है। फिर हम फैंग की स्क्वाड को दोबारा देखते हैं जहाँ पे अब लिन के ऊपर भी असर होने लगा था डार्क एट्रीब्यूट जोन का। इसलिए फैंग आगे से अपने ऑरा का इस्तेमाल करता है और लिन के ऊपर यहाँ पे यंग एट्रीब्यूट का हल्का सा बफ दे देता है। इससे लिन को महसूस होता है कि जो पहले वाली महक आ रही थी वो पूरी तरीके से जा चुकी है और उसे हल्की हल्की गर्माहट महसूस हो रही है। जिसपे सभी लोगों को यही लगता है कि यहाँ पे स्प्लिट केसन रियलम का पावर होगा। वहीं लिन को धीरे धीरे करके फैंग का ऑरा भी महसूस हो रहा था, जिसके अंदर यहाँ पे फायर भी था। इसमें फैंग आगे से बताता है कि वो कोई फायर नहीं, सन एट्रीब्यूट है। इसके बाद वो उन्हें बताता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो बास्केट कोर्ट के अंदर आग लगी हुई थी उसको मैंने ही बुझाया था, उसे मैंने ही सील ऑफ किया था। इसलिए वो दोनों ही एट्रीब्यूट अलग अलग है, सन अलग है, हेवनली फायर अलग है। इसमें सुकिंग आगे से कहती है इसका मतलब ये है कि तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास टोटल 3 रेयर टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें फैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसके पास यहाँ पे एक और है जिसको आइसोलेशन एट्रीब्यूट बोला जाता है, बेसिकली डार्क एट्रीब्यूट, और साथ में वुड वाला भी जिसको उसने यहाँ पे हिडन रखा हुआ है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे रेड हेयर वुमन को भी बफ चाहिए था, इसलिए वो फैंग से कहती है कि मुझे भी दे दो यार, मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है, मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारी बहन को। इसमें फैंग उसे कहता है ठीक है, जिसके बाद वो उसे भी यहाँ पे बफ दे देता है। वहीं पे सुकिंग के स्क्वाड के जो मेंबर थे वो आगे से पूछते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो भाई। तो फैंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग ले लो भाई। इसके बाद फैंग उन लोगों के ऊपर भी यहाँ पे बफ का इस्तेमाल करता है और उन्हें बफ दे देता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक कीचड़ आता है, तो फिर जल्दी से सुकिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है, जो कि एक वुल्फ था और ये एक क्लास का एनोमली था जो कि यहाँ पे रेड हेयर वुमन के ऊपर हमला करता है। तो सुकिंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल हाई होने की वजह से वुल्फ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था और साथ ही में साइड से भी कई सारे यहाँ पे एनोमलीज आ रहे थे, बेसिकली ज़ॉम्बी टाइप में, जो इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी फैंग अपने एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता है और वो बड़ी इजीली यहाँ पे उन सभी एनिमीज को डिफीट कर देता है अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए, और उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद फैंग उन लोगों से कहता है कि एनोमलीज खत्म हो चुकी है, हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है।